कहानी की शुरुआत किंग केंड्रिक एवारिस्तो से होती है, जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को जीत के रिवॉर्ड के तौर पर अपनी पसंद का मैरिज पार्टनर चुनने का अधिकार देकर एक तरह से चाल चलता है। एम्परर के नाम पर हुई इस अनाउंसमेंट को सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो ऐलान करता है कि वो जिस आदमी को चुनेगी वही तुरंत उसका हस्बैंड बन जाएगा। वहां मौजूद नोबल्स आपस में बातें करने लगते हैं। वे चिंता जताते हैं कि उसे विमेन कल्चर की ज्यादा समझ नहीं है और उन्होंने यह भी सुना है कि वो बचपन से एक बेहद ब्रूटल इंसान की तरह बड़ी हुई है, जो हमेशा खून की स्मेल के बीच रही है। वे इस बात से भी नर्वस है कि कहीं वो उनके बेटों में से किसी को अपना हस्बैंड न चुन ले। दूसरी तरफ हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट निराश हो जाती है, क्योंकि पूरी जिंदगी लड़ाइयां लड़ने के बाद उसे जो रिवॉर्ड मिला है वो सिर्फ हस्बैंड चुनने का मौका है। महान वॉरियर प्रिंस परवेज कभी इंपीरियल आर्मी के सबसे बड़े हीरो थे, जिन्होंने 30 साल पहले क्राउन प्रिंस की जान बचाई थी। लेकिन जेलसी में क्राउन प्रिंस ने उन्हें उत्तर की जमीन पर रहने वाली लोअर ट्राइब को खत्म करने के मिशन पर भेज दिया। यह मिशन लगभग मौत के रास्ते जैसा था। फिर भी हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट के पिता प्रिंस परवेज ने इसे स्वीकार कर लिया। वो जानते थे कि वहां से लौटना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, अपनी आखिरी सांस तक फाइट की, लेकिन आखिरकार बैटलफील्ड पर उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसके भाइयों ने हथियार उठाए और पूरी जान लगाकर लड़ते रहे, लेकिन एक एक करके वे सभी भी मारे गए। आखिर में उनकी जगह हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट ने संभाली और उसकी लीडरशिप में युद्ध खत्म हो गया। उस रात हर कोई जीत की खुशी में झूम उठा, लेकिन विक्ट्री की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि भयंकर विंटर खत्म होने से पहले ही उनके सामने भूख से मरने का खतरा खड़ा था। पुराने कैसल में सभी लोग यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इंपीरियल फैमिली से उन्हें रिवॉर्ड कब मिलेगा। डेकर उसे याद दिलाता है कि परवेज एक ऐसी जगह है जिसकी तरफ एम्परर नजर तक नहीं डालता। तब वो एम्परर द्वारा भेजे गए डिक्री की तरफ इशारा करती है और कहती है कि यही उनका प्रॉमिस है। उस डिक्री में लिखा था कि अगर वे लोअर ट्राइब को पूरी तरह परवेज से बाहर निकाल देंगे तो एम्परर उन्हें उसका बदला देगा। अगर वे युद्ध जीत गए तो उनकी मेहनत और सैक्रिफाइस का रिवॉर्ड मिलेगा। फीलिक्स टोनिन, रिचर्ड, अल्बन, डेल और बाकी सभी लोगों के नाम पर यह वादा किया गया था। डेकर पूछता है कि क्या एम्परर सच में अपना प्रॉमिस निभाएगा। वो जवाब देती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उसके लोग भूख से मर जाएंगे। फिर वो सोचती है कि कॉम्पेंसेशन इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वही एम्परर जिसने उसके पिता को मरने भेजा था वो आसानी से रिवॉर्ड नहीं देगा। अब वो कैपिटल लौट चुकी है। एम्परर उसके पिता की मौत पर दुख जताता है, फिर कहता है कि उसके सभी भाई मर चुके हैं, इसलिए अब परवेज की मार्की टाइटल एक महिला ने इनहेरिट की है, यानी अब वही उस जगह की नई मालिक और उत्तराधिकारी बन चुकी है। वो उसकी बात मान लेती है। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक ऐसी बुरी मुस्कान आ जाती है जिसके बारे में शायद उसे खुद भी पता नहीं था। फिर वो कहता है कि उसे लगा था कि वो जंगली प्रिंसेस आज इस बैंक्वेट में आएगी। उसके मुताबिक सैवेज प्रिंसेस का टाइटल उसी पर सबसे ज्यादा सूट करता है। आशा चुप रहती है और मन ही मन सोचती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे कितनी बार इंसल्ट करते हैं। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि परवेज के लोगों को इतना पैसा मिल जाए कि वे इस सर्दी में जिंदा रह सके। तभी एम्परर उसकी उम्र के बारे में पूछता है। वो अपना परिचय आशा परवेज के रूप में देती है और बताती है कि इस साल उसकी उम्र 22 साल है। यह सुनकर एम्परर कहता है कि 22 साल की उम्र में तो किसी लड़की को सोसाइटी में अपना डेब्यू कर लेना चाहिए। फिर वो बढ़ा चढ़ाकर चिंता जताते हुए कहता है कि उसके लिए अभी तक कोई अरेंज्ड मैरिज भी तय नहीं हुई। आशा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि अचानक यह बात कहां से आ गई। तभी एम्परर आगे कहता है कि उसने उसके लिए एक शानदार रिवॉर्ड तैयार किया है और वो रिवॉर्ड है अपनी पसंद का मैरिज पार्टनर चुनने का अधिकार, जिसे वो उसकी जीत के इनाम के रूप में देगा। इसके बाद उसका सर्वेंट उसे नोबल्स के नामों की एक लिस्ट थमा देता है ताकि वो अपनी पसंद का आदमी चुन सके। एम्परर साफ कहता है कि वो जिस किसी को चुनेगी उसी से उसकी तुरंत शादी कर दी जाएगी। फिर वो उसे सलाह देता है कि लिस्ट के सबसे ऊपर मौजूद नामों पर ध्यान दे, क्योंकि जितना ऊपर नाम होगा उतना ही ऊंचा उसके होने वाले हस्बैंड के फैमिली स्टेटस और रैंकिंग का स्तर होगा। ये कहते हुए कि सबसे अच्छा होगा अगर वो लिस्ट के सबसे ऊपर से देखना शुरू करे। आशा एक सवाल पूछती है, अगर वो जिस आदमी को चुने और वो उससे शादी ही नहीं करना चाहता हो तो क्या ये दोनों के लिए मुश्किल नहीं होगा? इस पर एम्परर जवाब देता है कि अगर किसी ने एम्परर के आदेश को ठुकराया तो उसके परिवार को इंपीरियल फैमिली और आशा दोनों को भारी रकम चुकानी पड़ेगी। ये बात सुनकर आशा हैरान रह जाती है। तभी उसे हिज मैजेस्टी की पूरी चाल समझ में आ जाती है। एम्परर असल में उसकी जीत का रिवॉर्ड
खुद नहीं देना चाहता था, क्योंकि जिस परिवार के बेटे को वो चुनेगी उसी परिवार को एलिमनी के नाम पर पैसा देना पड़ेगा, यानी एम्परर की जगह कोई और उसका खर्च उठाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वो आखिरकार अपना फैसला सुनाती है और कार्लाइल हेवन को चुन लेती है, जिसे फिलहाल पावर से हटा दिया गया था। वो पहले क्राउन प्रिंस था, लेकिन 4 दिन पहले हुई एक घटना की वजह से उसका पद छीन लिया गया था। इसी कारण उसका नाम नोबल्स की लिस्ट में मौजूद था और वो अब इंपीरियल फैमिली का एक्टिव मेंबर नहीं माना जा रहा था। आशा एम्परर को याद दिलाती है कि उन्होंने खुद कहा था कि उसे लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद आदमी को चुनना चाहिए और कार्लाइल ही सबसे ऊंची रैंक वाला नोबल था। ये सुनते ही एम्परर के चेहरे का रंग बदल जाता है और साफ पता चल जाता है कि वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। वहां मौजूद सभी नोबल्स उसे पागल कहने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने मैरिज पार्टनर के रूप में क्राउन प्रिंस कार्लाइल को चुन लिया था। वे आपस में कार्लाइल और उसके पिता के बीच हुए विवाद की बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका क्राउन प्रिंस वाला टाइटल छीन लिया गया था। लोग उसे गॉड ऑफ वॉर एंड स्लॉटर के नाम से भी जानते थे। सभी सोच रहे थे कि क्या ये औरत सच में मरना चाहती है, लेकिन आशा अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है और कहती है कि अगर वो शादी से इनकार करते हैं तो इंपीरियल डिक्री के अनुसार लड़के के परिवार को एलिमनी देनी होगी। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसने घुमा फिराकर एम्परर से ही एलिमनी मांग ली थी। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे जीत का वही रिवॉर्ड मिलने वाला था जो रॉयल फैमिली को देना चाहिए था, बस अब वो किसी और सोर्स से आने वाला था। लोगों को एम्परर की बातें याद आने लगती है जब उसने खुद कहा था कि वो सबसे ऊंची रैंक वाले आदमी को चुने। सभी को लगने लगा कि एम्परर ने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। तभी कार्लाइल जोर जोर से हंसने लगता है, जबकि बेवकूफ बन चुके एम्परर उसे एक बार फिर सोचने का मौका देने की कोशिश करता है। लेकिन आशा अपने फैसले पर अड़ी रहती है और साफ कहती है कि वो ड्यूक कार्लाइल हेवन से ही शादी करेगी। वो आगे ये भी कहती है कि अगर एम्परर उसे मैरिज पार्टनर चुनने के बजाय सीधे विक्ट्री बोनस दे दे तो वो अपना फैसला वापस ले सकती है। लेकिन तभी कार्लाइल बीच में बोल पड़ता है। वो पूछता है कि क्या वो हिज मैजेस्टी एम्परर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एम्परर का वादा इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। वो कहता है कि एम्परर के सबसे बड़े बेटे का किसी गांव की लड़की से शादी करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हिज मैजेस्टी के वादे की खातिर वो उसका मैरिज प्रपोजल स्वीकार करता है। ये सुनकर आशा पूरी तरह चुप रह जाती है। उसे लगने लगता है कि एम्परर के बाद अब उसने खुद भी अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। जैसे ही उसे पूरी सच्चाई समझ आती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे हस्बैंड नहीं पैसे चाहिए थे। लेकिन कार्लाइल इस पूरे मामले में काफी मजे लेना दिखाई देता है। वो उसे वाइफ कहकर बुलाता है और इंपीरियल रेजिडेंस में उसके साथ समय बिताने की बात करता है। बाद में कार्लाइल आशा को अपने पास बुलाता है और आगे आने के लिए कहता है। बहादुर मार्किस परवेज। आशा उसके चेहरे के भाव देखकर समझ जाती है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करता और सोचने लगती है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो औपचारिक तरीके से अपना परिचय देती है, लेकिन गलती से उसे क्राउन प्रिंस कहकर बुला देती है। फिर तुरंत याद आता है कि वो अब क्राउन प्रिंस नहीं है और उसे ड्यूक हेवन कहना चाहिए था। कार्लाइल उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसका क्राउन प्रिंस वाला टाइटल क्यों छीना गया। ये सुनकर आशा को वो समय याद आता है जब वो और उसकी टीम पहली बार कैपिटल पहुंचे थे। उस समय कार्लाइल पर आरोप लगाया गया था कि उसकी नजर एम्परर की पसंदीदा मिस्ट्रेस पर थी। यहां तक कि अफवाह थी कि वो उसकी प्राइवेट चेंबर तक पहुंच गया था। उसकी टीम ने उसे यह भी बताया था कि एम्परर और उसके बेटे के बीच असली समस्या हिज मैजेस्टी का महिलाओं के प्रति हद से ज्यादा झुकाव था। आशा को यह सब सुनकर अजीब लगा था, क्योंकि उसके हिसाब से महिलाएं कैपिटल की आबादी की तस्करी तक कर रही थी और फिर भी लोगों के पास दूसरी महिलाओं की जासूसी करने का समय था। उसने उसी दौरान कार्लाइल के बारे में आर्टिकल भी पढ़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उस आर्टिकल में लिखा आदमी एक दिन उसका हस्बैंड बन जाएगा। कार्लाइल वहीं बैठा रहता है और आशा बिना सोचे समझे उसे लगातार देखती रहती है, चाहे उसे उसकी असली ताकत का अंदाजा भी नहीं हो। तब कार्लाइल कहता है कि सिर्फ घूरने के बजाय उसके सवाल का जवाब भी दे। फिर मजाक में पूछता है कि क्या वो उसकी हैंडसमनेस पर फिदा हो गई है, और मन ही मन सोचता है कि बिना वजह उससे चिपकने वाले लोगों को संभालना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आशा जवाब देती है कि वो उसकी खूबसूरती से प्रभावित नहीं है, बल्कि सिर्फ जेलस है। ये सुनकर कार्लाइल चौंक जाता है। फिर वो उसके बड़े और ताकतवर शरीर के फायदे और नुकसान गिनाने लगती है। कहती है कि इतना बड़ा शरीर लड़ाई में जल्दी टारगेट बन सकता है, लेकिन उससे निकलने वाला दबाव और ताकत
काफी फायदेमंद भी है। कार्लाइल पूछता है कि क्या वो फाइट के नजरिए से बात कर रही है। आशा हाँ में जवाब देती है और कहती है कि काश उसका शरीर भी ऐसा होता, लेकिन उसकी मसल स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए वो ऐसा नहीं बन सकती। उसकी ये सीधी और ईमानदार बात कार्लाइल को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इसके बाद वो कहता है कि अब उन्हें अपने डील के बारे में बात करनी चाहिए। आशा हैरान होकर धीरे से डील दोहराती है। कार्लाइल उसे छेड़ते हुए कहता है कि कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करने लगी और इसी वजह से उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। उसकी टीजिंग देखकर लगता है कि वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर वो अपना असली मकसद बताता है। उसके पिता ने सिंहासन छोड़ने से पहले उसके सामने एक शर्त रखी थी और वो शर्त ये थी कि अगर वो 3 साल तक एम्पायर की सेवा करे, अपना ईगो किनारे रखे और खुद को साबित करे, तो क्राउन प्रिंस का टाइटल उसे फिर से वापस सौंप दिया जाएगा। कार्लाइल बताता है कि अगले 3 सालों तक वो परवेज की सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इलाका लंबे युद्ध से पूरी तरह थक चुका है। ये सुनकर आशा पूछती है कि सिर्फ 3 साल, उसके बाद क्या होगा? बिना किसी भाव के कार्लाइल सीधा जवाब देता है, डिवोर्स। ये सुनते ही आशा चौंक जाती है। फिर वो आगे समझाता है कि अगले 3 सालों तक उसे उसके कामों में दखल देने की जरूरत नहीं है और ना ही उससे एक असली पत्नी जैसा व्यवहार मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। वो साफ कहता है कि उसे उसके निजी मामलों में शामिल होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो इन शर्तों को मान लेती है तो वो परवेज को जितनी फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट चाहिए होगी सब देगा। आशा समझ जाती है कि इस शादी को स्वीकार करने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है, लेकिन वो परवेज को उस एम्परर के नियंत्रण में नहीं छोड़ सकती। इसलिए वो पूछती है कि उसका असली इरादा क्या है। साथ ही पहले ही चेतावनी दे देती है कि अगर उसकी योजना परवेज को नुकसान पहुंचाने वाली हुई तो वो कभी नहीं मानेगी। अगर वो नहीं मानेगी तो क्या अपने लोगों को भूख से मरने देगी? फिर वो साफ करता है कि उसका परवेज को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, उसे बस अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आशा की मदद चाहिए। आशा आखिरकार हामी भर देती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। कार्लाइल हैरान होकर कॉन्ट्रैक्ट दोहराता है। तब आशा उसे याद दिलाती है कि उसने रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरी मदद देने का वादा किया है, इसलिए वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चाहती है जिसमें हर बात साफ साफ लिखी हो। कार्लाइल को ये बात पसंद आती है कि वो बिना सबूत और साफ शर्तों के किसी वादे पर भरोसा नहीं करती। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इस हिसाब से तो वे दोनों एक कपल के रूप में काफी अच्छे से निभा लेंगे। आशा तुरंत जवाब देती है कि क्या उसका मतलब ऐसे कपल से है जो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का इस्तेमाल करें और फिर सामान्य तरीके से अलग हो जाए। कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि देखो तो सही, हमारी बातचीत कितनी अच्छी चल रही है। बाद में कार्लाइल का सबसे करीबी एड लायनल बेली कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और कहता है कि आशा ने इसे बहुत सावधानी से लिखा है। कार्लाइल जवाब देता है कि वो ऐसी महिला है जो एक सिक्का भी बेकार खर्च नहीं करती। लायनल पूछता है कि क्या वो सच में इतनी ब्रूटल महिला से शादी करने वाला है, जबकि क्राउन प्रिंस से शादी करने के लिए और भी बहुत सी महिलाएं तैयार हैं। कार्लाइल जवाब देता है कि ये सिर्फ 3 साल की बात है और उसे इससे बेहतर मौका कहाँ मिलेगा। लायनल उसकी बात नहीं समझ पाता। तब कार्लाइल कहता है कि ये उन बेकार लोगों को हटाने का मौका है जो अपनी सीमाएं भूल चुके हैं। इसके बाद कहानी कार्लाइल के अतीत की तरफ जाती है, जब वो सिर्फ 15 साल का था। उसकी असली माँ की मौत के बाद उसकी सौतेली माँ, जो बाद में एम्प्रेस बिएट्रिस बनी, चाहती थी कि वो युद्ध में जाए, इसलिए वो लगातार लड़ाइयाँ लड़ता रहा। एक युद्ध खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता और किसी तरह वो हर बार जिंदा लौट आता। लोग उसे गॉड ऑफ वॉर और मर्डर गॉड जैसे नामों से पुकारने लगे थे। जब भी वो जीत कर लौटता, जनता उसका स्वागत करती और उसके नाम के नारे लगाती। ये सब एम्प्रेस बिएट्रिस और दूसरा प्रिंस मार्शियस अपनी आंखों से देखते थे। बिएट्रिस समझ गई थी कि अगर उसे अपने बेटे मार्शियस को क्राउन प्रिंस बनाना है तो कार्लाइल को रास्ते से हटाना होगा। इसलिए उसने एम्परर की सबसे छोटी मिस्ट्रेस विवियाना लाउरी के साथ मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्लाइल रात के समय उसकी प्राइवेट रूम में घुस गया था। कार्लाइल ने सफाई दी कि उसे पता ही नहीं था कि वो महिला उस कमरे में थी और कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एम्परर ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कार्लाइल पर अपनी मिस्ट्रेस पर बुरी नजर रखने का आरोप लगाया और कहा कि उसका घमंड हद पार कर चुका है। उसी समय एम्परर ने घोषणा कर दी कि प्रिंस कार्लाइल एवरिस्टो को क्राउन प्रिंस के पद से हटा दिया जाता है। बिएट्रिस की रणनीति साफ थी, वो एक ही बार में अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हटाना चाहती थी। लायनल भी मानता है कि इसकी वजह से मार्शियस को
अस्थायी रूप से क्राउन प्रिंस जैसा दर्जा मिलने लगा और एम्प्रेस अपनी योजना में सफल हो गई। फिर दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि 3 साल बाद एम्प्रेस जरूर उसकी वापसी रोकने की कोशिश करेगी और मार्शियस को आधिकारिक क्राउन प्रिंस बनाना चाहेगी। लेकिन कार्लाइल आत्मविश्वास से कहता है कि सिंहासन उसी का है और जो भी उसे छीनने की कोशिश करेगा वो उसे खत्म कर देगा। उसका इरादा अपनी ताकत को इतना बढ़ाने का है कि एम्प्रेस भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। इसी वजह से परवेज उसके लिए सबसे सही जगह है। लाइनन सोचता है कि परवेज साम्राज्य की सीमा से काफी दूर है और वहां से ताकत इकट्ठा करना आसान होगा। कार्लाइल हंसते हुए कहता है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि उसकी होने वाली पत्नी खुद उसे अपने साथ वहां ले जा रही है। लेकिन लाइनल फिर भी पूछता है कि क्या वो सच में ऐसी महिला से शादी करेगा जिसे वो ठीक से जानता तक नहीं, क्या उसे पता भी है कि वो कैसी इंसान है। इस पर कार्लाइल बताता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने आशा को देखा है। वह उससे कुछ दिन पहले इंपीरियल कैपिटल में मिल चुका है। उस समय उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक क्लोक पहन रखा था। वह एम्प्रेस की साजिश और अपना टाइटल खोने की वजह से परेशान था और खुद को दोष दे रहा था कि वह पर्याप्त सावधान नहीं रहा। तभी उसे एक नए इन्फॉर्मेंट का लेटर मिला जिसने उससे डील करने की इच्छा जताई थी। कार्लाइल को लगा था कि शायद ये कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ और ही देखने को मिला। उसने उन अफवाहों का फायदा उठाया कि वह खुद को कमरे में बंद करके बैठा है और सीक्रेटली बाहर निकल आया। तभी कुछ गुंडे उसके पास आए और हथियार दिखाकर बोले कि वह नया चेहरा लगता है और उससे कुछ बातें करनी है अगर वह सुरक्षित जाना चाहता है। कार्लाइल जानता था कि अपनी पहचान छिपाने की वजह से वह ज्यादा हंगामा नहीं कर सकता। तभी अचानक एक लड़की की आवाज आई जिसने कहा कि 3 लोगों का एक आदमी पर हमला करना बिल्कुल अनफेयर है। वह आशा थी। उसने कहा कि संख्या बराबर करने के लिए वह दूसरी तरफ शामिल हो जाएगी। गुंडों ने उसे सिर्फ एक लड़की समझकर उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि उसके दिमाग में क्या खराबी है। लेकिन अगले ही पल आशा ने उनमें से एक के चेहरे पर इतना जोरदार पंच मारा कि वह सीधे पीछे जा गिरा। कार्लाइल ये देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या वह कोई वॉरियर है। घबराकर गुंडों ने बाकी लोगों को भी उस पर हमला करने का आदेश दिया। तभी डेकर पीछे से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे कावर्ड कहता है क्योंकि वह अपने छोटे भाई को आगे कर रहा था। फिर डेकर आशा से पूछता है कि क्या वह उन लोगों को मारने वाली है। आशा जवाब देती है कि असल में तो उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए बहुत दयालु सजा होगी। कार्लाइल तुरंत समझ जाता है कि वे लोग किलिंग की बात मजाक में नहीं कर रहे, वे सच में ऐसा कर सकते हैं। तभी डेकर उसे याद दिलाता है कि पैलेस में जाने से पहले उन्हें कैपिटल में कोई ट्रबल खड़ा नहीं करना है। इसलिए आशा आखिरकार उन्हें छोड़ने का फैसला कर लेती है और वे गुंडे जान बचाकर भाग जाते हैं। कार्लाइल उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि उनकी वजह से वह मुसीबत से बच गया। तब डेकर उससे किसी सस्ते और सुविधाजनक हॉस्टल का रास्ता पूछता है। वे बताते हैं कि उनकी टीम सड़क पर सोने की स्थिति में पहुंच गई है क्योंकि कैपिटल में रात बिताने का खर्च बहुत ज्यादा है। आशा बताती है कि उनकी टीम में कुल 5 लोग हैं और अगर नहाने की जगह मिल जाए तो वे सब एक ही कमरे में भी एडजस्ट कर लेंगे। कार्लाइल उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वर्तमान में लौटकर लाइनल पूछता है कि क्या इसी वजह से वह उस दिन देर से लौटा था। कार्लाइल कहता है कि अगर वह न होता तो शायद वे ना नहा पाते और न ही पैलेस तक पहुंच पाते, नहीं तो लोग उसे ब्रूटल प्रिंसेस की जगह चीफ बेगर कहने लगते। लाइनल ये सुनकर दंग रह जाता है कि आशा ने सिर्फ अपने मुक्कों से पूरे गैंग को पीट दिया था। वह कहता है कि अगर कोई उसकी ताकत को गलत समझ ले तो हिज हाइनेस जैसा आदमी भी हार सकता है। कार्लाइल जवाब देता है कि फिर भी एम्प्रेस के लिए इतने कम समय में असैसिन्स भेजकर उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। लाइनल मानता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। कार्लाइल आगे कहता है कि परवेज को दोबारा खड़ा करने के लिए आशा उसे कभी धोखा नहीं देगी और न ही अपने कामों से उसे परेशान करेगी। वह बताता है कि उसने आशा को अपने मैंशन में रहने का प्रस्ताव ही दिया था, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि वहां उसे असहज महसूस होगा और वापस हॉस्टल चली गई। कार्लाइल मानता है कि वह बेहद सावधान और समझदार महिला है, इसलिए वह बिना वजह उसके करीब नहीं आना चाहती। फिर वह लाइनन से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उससे बेहतर वाइफ कोई और हो सकती है? आशा अपनी टीम को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बताती है। ये सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं कि ये बहुत खतरनाक है और प्रिंस उसे अपनी साजिश में एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेकर उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस बार उसकी जान दांव पर लगी हुई है, लेकिन आशा शांत आवाज में कहती है कि अगर परवेज को बचाने के लिए उसे खुद को बेचना पड़े तो वो खुद को हजारों बार बेचने के लिए तैयार है। उसके हिसाब से इतनी बड़ी कीमत के बदले ये एक शानदार डील है। वो डेकर को समझाती है कि इस पैसे से इस सर्दी में परवेज का कोई भी इंसान भूख से नहीं मरेगा, घायलों का इलाज करा पाएंगे और खेतों में दोबारा बीज बो पाएंगे। फिर वो डेकर से कहती है कि एक बार उस सूखी और वीरान जमीन की कल्पना करो
जो फिर से हरे भरे खेतों से भर जाएगी। वो पूछती है कि अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या कोई दूसरा फैसला लेते। इस समय वो अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन उसकी टीम अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। फिर भी वे पूछते हैं कि शादी कब होगी। आशा जवाब देती है कि अच्छी बात यह है कि वे लंबी वेडिंग सेरेमनी को छोड़ देंगे और सिर्फ छोटे मैरिज वाउस के बाद सीधे परवेश के लिए निकल जाएंगे। यह सुनकर वे आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर मैरिज वाउस में कितना समय लग सकता है। अगर ये किसी नोबल की शादी भी हो तो इसमें महीनों लग जाते हैं, और जब तक वे यहाँ कैपिटल में रुके रहेंगे तब तक परवेज के लोग शायद भूख से मरने लगेंगे। ये सोचकर आशा तुरंत कार्लाइल के पास पहुंचती है और पूछती है कि वे अगले हफ्ते निकलेंगे या उसके अगले हफ्ते। कार्लाइल जवाब देता है कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, लेकिन ये एक शादी है, अगर सब कुछ इतनी जल्दी होगा तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा। फिर वो मजाक में पूछता है कि क्या परवेज में उसका कोई स्वीट हार्ट इंतजार कर रहा है जो उसे इतनी जल्दी लौटना है। आशा सीधा जवाब देती है कि उसके लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। कार्लाइल बताता है कि वो सारी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसे ड्रेस चुनने के लिए कहता है और बताता है कि जरूरत पड़ने पर उसे मॉडिफाई भी कर दिया जाएगा। इसके बाद वो मिसेस लोपर को तैयारी शुरू करने का आदेश देता है। आशा समझ भी नहीं पाती कि क्या हो रहा है और कुछ ही सेकंड बाद खुद को बाथटब में बैठा हुआ पाती है। तभी उसे समझ आता है कि तैयारी से उनका क्या मतलब था। चारों तरफ मेड्स उसे घेर लेती हैं और जल्दी जल्दी उसके बाल धोने लगती हैं। वे हैरानी से पूछती है कि क्या वो हमेशा अपने बाल ऐसे ही बांध कर रखती थी। उसके बालों की हालत देखकर मिसेस लोपर पूछती है कि क्या वो कभी परफ्यूम या हेयर ऑयल इस्तेमाल करती है। आशा हैरानी से जवाब देती है कि आखिर वो अपने बालों में ऐसी चीजें क्यों लगाएगी। फिर जब वे उसकी कमर पर कॉर्सेट पहनाने की कोशिश करती है तो पूछती है कि क्या उसने जिंदगी में कभी कॉर्सेट नहीं पहना, क्योंकि उन्होंने ऐसी कमर पहले कभी नहीं देखी। वे ये भी कहती है कि वो काफी लंबी है, उसके कंधे चौड़े हैं और बाजुओं में मसल्स हैं, इसलिए स्लीवलेस ड्रेस उसके लिए सही नहीं होगी। फिर वे पर्स स्टाइल और पफ स्लीव्स दोनों को भी मना कर देती है क्योंकि उससे उसके कंधे और चौड़े दिखाई देंगे। ये सब झेलने के बाद आशा सिर्फ एक ही बात सोचती है, काश वो अपने घर वापस जा पाती। आखिरकार जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो आशा कार्लाइल के सामने आती है। उसे देखते ही कार्लाइल की नजरें अपनी होने वाली पत्नी पर टिक जाती है। वो कुछ पल तक उसे देखता ही रह जाता है, फिर अचानक कहता है कि अगर कोई उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख ले तो उसे लगेगा कि वो कोई हारी हुई इंसान है। आशा तुरंत जवाब देती है कि वो सच में खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि किसी ने उसे अपनी ड्रेस में एक भी वेपन रखने नहीं दिया जिससे वो जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा कर सके। कार्लाइल फिर मिसेस लोपर से पूछता है कि क्या ये ड्रेस कुछ ज्यादा सिंपल नहीं है, आखिर ये एक इंपीरियल सेलिब्रेशन है। मिसेस लोपर जवाब देती है, मार्किस ने खुद इंसिस्ट किया था कि ड्रेस आरामदायक होनी चाहिए, लेकिन कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, उसने उसके लिए कुछ और तैयार किया है। फिर वह एक चीज निकालकर मिसेस लोपर को दिखाता है और पूछता है कि क्या ये काफी होगा। उसे देखते ही मिसेस लोपर की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसके सामने लेट क्वीन एवेलिना का बेहद कीमती और चमकदार डायमंड नेकलेस था। वह हैरानी से कहती है कि इतने शानदार नेकलेस के साथ सिंपल ड्रेस ही सबसे अच्छी लगेगी, और उसे विश्वास नहीं होता कि हिज हाइनेस इतनी कीमती चीज किसी को दे रहा है। आशा नेकलेस को देखकर पूछती है कि क्या ये रूबी है। ये सुनकर मिसेस लोपर लगभग बेहोश होने वाली हो जाती है और पूछती है कि क्या वह सिर्फ देखकर ही ऐसा सोच रही है। आशा मन ही मन सोचती है कि शायद उसे ज्वेलरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ कार्लाइल समझ जाता है कि जिसने पूरी जिंदगी युद्ध में बिताई हो उसे ज्वेलरी की कीमतों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। फिर वह उससे कहता है कि अगर वह इस नेकलेस को बेच दे तो करीब 100 आर्मी हॉर्सेस खरीद सकती है। ये सुनते ही आशा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह पूछती है कि क्या इसकी कीमत 10 लाख वेरोना से भी ज्यादा है। कार्लाइल खुद उसके गले में नेकलेस पहनाता है और कहता है कि इसे एडवांस पेमेंट समझ लो। आशा तुरंत हिसाब लगाने लगती है कि इतने पैसों से 100 घोड़े खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शायद पहले खाना खरीदना ज्यादा जरूरी होगा। तभी कार्लाइल उसके पास आकर उसकी खुशबू महसूस करता है और पूछता है कि उसने कौन सा परफ्यूम लगाया है। आशा बताती है कि मेड्स कई परफ्यूम्स लाई थीं जिनमें फूलों और फलों की खुशबू थी, लेकिन उसे घास जैसी खुशबू वाला परफ्यूम पसंद आया, इसीलिए उसने वही चुना। कार्लाइल कुछ पल तक उसे देखता रहता है। आशा पूछती है कि क्या हुआ, तब वह जवाब देता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यही खुशबू चुनेगी। फिर वह कहता है कि आखिरकार इस नेकलेस को उसका असली मालिक मिल गया। ये कहते हुए वह हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे को हल्के से छूता है और कहता है कि ये उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वह मिसेस लोपर को वाउ सेरेमनी की बाकी तैयारियां पूरी करने का आदेश देता है। कार्लाइल का हाथ महसूस करके आशा सोचती है
कि उसे लगा था क्राउन प्रिंस के हाथ नरम होंगे, लेकिन उसके हाथ किसी वॉरियर की तरह मजबूत और खुरदरे थे। इसी दौरान उसे महसूस होता है कि उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई है। वह समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर खुद को समझाती है कि इतने बड़े बैटलफील्ड कमांडर के हाथ ऐसे होना स्वाभाविक है, लेकिन अगले ही पल उसके विचार फिर से घोड़ों और पैसों की तरफ लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद कार्लाइल और आशा की शादी के दिन मेहमान आपस में फुसफुसाने लगते हैं और चर्चा करते हैं कि हिज हाइनेस ने आशा से शादी क्यों की। कई लोग कहते हैं कि अगर कार्लाइल दोबारा क्राउन प्रिंस बन गया तो वह तुरंत उसे छोड़ देगा, और वैसे भी क्राउन प्रिंस की संभावित दुल्हनों में से एक सिसिलिया कभी चुप बैठने वाली नहीं है। सिसिलिया खुद सोचती है कि कार्लाइल ने मार्किस परवेज से शादी इसीलिए स्वीकार की क्योंकि परवेज साम्राज्य की मुख्य सीमा से बाहर एक तरह का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र है जहां जो भी हो रॉयल फैमिली सीधे दखल नहीं दे सकती। वह ये भी मानती है कि शायद कार्लाइल इस शादी के जरिए अपने लिए सही पत्नी की परीक्षा ले रहा है। भले ही बहुत से लोग अब उस पद की उम्मीद छोड़ चुके हों, लेकिन सिसिलिया के लिए अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। सिसिलिया को पूरा भरोसा था कि हालात उसके पक्ष में है, क्योंकि गोल्डन आइज इंपीरियल फैमिली का प्रतीक मानी जाती थी। रॉयल कंसॉर्ट बनने के लिए गोल्डन आइज होना एक बड़ा एडवांटेज था। यही वजह थी कि सिर्फ एम्परर ही नहीं बल्कि उसकी पसंदीदा मिस्ट्रेस विवियाना के भी गोल्डन आइज थे। सिसिलिया मानती थी कि मार्किस परवेज जैसी किसी लड़की से कहीं ज्यादा वह क्राउन प्रिंस के योग्य है और वह जल्द ही सबको ये बात साबित करके दिखा देगी। तभी हिज मैजेस्टी और एम्परेस ग्रैंड हॉल में प्रवेश करते हैं। उनके साथ टेम्पल के चीफ प्रीस्ट गैब्रियल नॉक्स भी मौजूद होते हैं। मेहमानों की नजर तुरंत उन पर जाती है और वे आपस में बातें करने लगते हैं। गैब्रियल खुद इस शादी की सेरेमनी कराने वाला है। कुछ लोग सिसिलिया और गैब्रियल को कैपिटल का सबसे सुंदर पुरुष और महिला कहकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे यह भी कहते हैं कि दुल्हन चाहे जितनी सज जाए फिर भी कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। उनके हिसाब से वे हमेशा किसी बारबेरियन रूलर जैसी ही दिखाई देगी। इसलिए आज कार्लाइल के लिए सबसे बड़ी किस्मत यही होगी कि उसे उसकी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। तभी प्रिंस कार्लाइल केंड्रिक और मार्किस आशा की घोषणा होती है। सभी मेहमान उनकी तरफ देखने के लिए मुड़ते हैं और दुल्हन को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो इतनी अलग दिख रही थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। तभी उनकी नजर उसके गले में पड़े लेट क्वीन एवेलिना के लेजेंडरी नेकलेस पर जाती है, जो एम्परर ने कभी क्वीन एवेलिना को शादी के समय गिफ्ट किया था। एक महिला हैरानी से कहती है कि क्या हिज हाइनेस ने सच में क्वीन एवेलिना की विरासत तक दे दी। दूसरी जवाब देती है कि नहीं, यह सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। सिसिलिया यह सब देखकर खुश नहीं होती, खासकर जब वो नेकलेस आशा के गले में देखती है। इसके बाद गैब्रियल सबको बैठने के लिए कहता है और घोषणा करता है कि वे एम्पायर के फर्स्ट प्रिंस और मार्किस आशा की शादी के गवाह बनने वाले हैं। फिर वो वाउस पढ़ना शुरू करता है और दोनों को रिंग्स एक्सचेंज करने के लिए कहता है। जैसे ही कार्लाइल उसकी उंगली में रिंग पहनाता है, वो धीरे से सलाह देता है कि अगर कभी वो इसे बेचना चाहे तो किसी ज्वेलर को नहीं बल्कि ऑक्शन हाउस में बेचे, क्योंकि वहां इसकी कीमत कई गुना ज्यादा मिलेगी। आशा उसकी बात को गंभीरता से सोचने लगती है। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि शायद यहाँ मौजूद किसी को नहीं पता कि ये रिंग उसके लिए सिर्फ एक इमरजेंसी फंड की तरह है। फिर वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर सोचता है कि उसके अंदर एक अलग ही रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है जो उसे और आकर्षक बनाती है। गैब्रियल दोनों को मैरिज प्लेज पर साइन करने के लिए कहता है और जब वे साइन कर देते हैं तो वो रॉयल इंपीरियल और डिवाइन लॉ के तहत उन्हें पति पत्नी घोषित कर देता है। कार्लाइल मन ही मन संतुष्ट होता है, क्योंकि अब कोई भी इस रिश्ते को नकार नहीं सकता। गैब्रियल आगे कहता है कि अब उन्हें इस रिश्ते को जिम्मेदारी और सच्चे प्रेम के साथ निभाना होगा। कार्लाइल सोचता है कि उसने ये शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन अपने पिता और एम्प्रेस के नाराज चेहरे देखकर उसे अजीब सी तसल्ली मिल रही है। तभी गैब्रियल घोषणा करता है कि अब हस्बैंड और वाइफ के रूप में उन्हें अपना पहला किस करना होगा। आशा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि यह भी खत्म हो जाए ताकि वो घर लौट सके, लेकिन कार्लाइल उसके चेहरे का भाव पढ़ लेता है और समझ जाता है कि वो बस जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती है। इसलिए वो तय करता है कि उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और गहराई से किस करता है। किस खत्म होने के बाद वो उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। आशा उसे घूरती है और कहती है कि कम से कम आराम से तो कर सकता था। कार्लाइल मजाक में जवाब देता है कि अगर उसका बोर्डम दूर करने का यही तरीका हो तो। गैब्रियल उसका व्यवहार देखकर शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड लापेल को उसका शरीर और मन दोनों शुद्ध करने की जरूरत है, लेकिन कार्लाइल हंसकर कहता है कि लॉर्ड लापेल जरूर न्यूलीवेड कपल की पैशन को समझेंगे। दूसरी तरफ डेकर को याद आता है कि आशा ने तुरंत
परवेज लौटने से मना कर दिया था क्योंकि कुछ जरूरी काम बाकी थे। उसने उसे पहले वापस भेज दिया था ताकि सप्लाईज पहुंचाई जा सके और कार्लाइल के रहने के लिए कैसल में उचित व्यवस्था की जा सके। रास्ते भर डेकर यही सोचता रहता है कि वो लोगों को कैसे समझाएगा कि क्राउन प्रिंस अब परवेज में रहने आने वाला है। जब वो वहां पहुंचता है तो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसके साथ आए नाइट्स को देखकर सवाल पूछते हैं। तब डेकर बताता है कि आशा ने क्राउन प्रिंस से शादी कर ली है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं और एक साथ सवालों की बारिश कर देते हैं। क्या उनकी लेडी अब क्राउन प्रिंसेस बन गई है? क्या क्राउन प्रिंस सच में यहाँ रहने आएगा? क्या 3 साल बाद उनका डिवोर्स हो जाएगा? और क्या डेकर ने ये सब अपनी आंखों से देखा है? डेकर उन्हें समझाता है कि हिज हाइनेस का कुछ पर्सनल बिजनेस एम्पायर की सीमाओं के बाहर है, इसलिए इलाके को दोबारा खड़ा करने के लिए सप्लाईज की जरूरत है। वो यह भी कहता है कि फिलहाल दोनों के इंटरेस्ट्स एक जैसे हैं, इसलिए लोग मानते हैं कि वे सिर्फ 3 साल साथ रहेंगे। ये सुनकर एक महिला निराश होकर कहती है कि उन्होंने खाने का सामान मंगवाया था, क्राउन प्रिंस नहीं। तभी टीम का एक सदस्य बताता है कि उसे आशा की चिंता हो रही थी क्योंकि रास्ते में उन पर कई बार हमला हुआ था। उसे याद आता है कि कार्लाइल ने उनके साथ नाइट्स भेजे थे और उसने सोचा था कि शायद वो उन पर भरोसा नहीं करता। लेकिन तभी रास्ते में बैंडिट्स ने हमला कर दिया था। हमला शुरू होने से पहले ही कार्लाइल के नाइट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और डिफेंसिव फॉर्मेशन बना ली। तब सबको लगा कि शायद हिज हाइनेस को पहले से पता था कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए उसने सुरक्षा के लिए नाइट्स भेजे थे। डेकर गंभीर होकर कहता है कि अब आशा एक खतरनाक स्थिति में फंस चुकी है क्योंकि इंपीरियल फैमिली के मेंबर बनते ही उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है और अब उसकी जान को कई तरह के खतरे हैं। लेकिन फिर वो खुद ही कहता है कि अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। वो उम्मीद करता है कि जैसा आशा ने कहा था, ये रिश्ता सिर्फ पैसे और जरूरतों पर आधारित रहेगा, इसलिए कम से कम उन्हें उस जगह को ठीक कर लेना चाहिए जहां हिज हाइनेस रहने वाला है। वो सबको याद दिलाता है कि कार्लाइल को पहुंचने में करीब 1 महीना लगेगा, इसलिए सबको मेहनत करनी होगी। फिर भी डेकर के मन में चिंता बनी रहती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि कार्लाइल सच में उनका साथी है या आशा के लिए एक नया खतरा। कुछ दिनों बाद इंपीरियल पैलेस में कार्लाइल मार्टियस से कहता है कि अब उसे एम्पायर के दक्षिणी हिस्से की रक्षा करनी होगी और पूछता है कि क्या उसे कोई सवाल है। मार्टियस पूरी तरह उलझाता है और पूछता है कि आखिर उसे दक्षिण की रक्षा क्यों करनी चाहिए। कार्लाइल तुरंत जवाब देता है कि अब जबकि उसे उत्तराधिकारी जैसा दर्जा दिया जा रहा है तो उसे वही काम भी करने होंगे जो अब तक क्राउन प्रिंस करता आया है। वो याद दिलाता है कि सालों से वो बैटलफील्ड में घूम घूम कर एम्पायर की रक्षा करता रहा है। फिर व्यंग्य करते हुए कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस साल में 2 या 3 बार आने वाले विशाल मॉन्स्टर्स से लड़ना होता है और छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स संभालने होते हैं। मार्टियस के चेहरे का डर देखकर साफ समझ आता है कि वो पहले ही घबरा चुका है। वही एम्परर भी निराश दिखाई देता है। कार्लाइल मन ही मन उन्हें मूर्ख कहता है और सोचता है कि अब शायद उन्हें असली जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा होगा। पहले वो मार्टियस को सिर्फ आसान काम देने वाला था, लेकिन अब जब वो परवेज जाने वाला है तो सारी जिम्मेदारियां उसी के सिर पर छोड़ देगा। इसके बाद एम्परर मिलिट्री पावर और बजट की बातें छेड़ता है जो उसने कार्लाइल को दी है। कार्लाइल मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो उसके डाउरी और मूविंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। एम्परर मजबूरी में हाँ कह देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि नाम का प्रिंस होते हुए भी उसका बेटा अब परवेज जा रहा है और एक दामाद की तरह डाउरी लेकर जा रहा है। एम्परर मजबूरी में मान जाता है और कहता है कि अगर कार्लाइल इसे मूविंग कॉस्ट कहना चाहता है तो ठीक है, लेकिन वो पूछता है कि क्या परवेज जैसी जगह के लिए 50 मिलियन वरोना कुछ ज्यादा नहीं है। मार्टियस भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहता है कि परवेज के लिए इतनी बड़ी रकम देना बेकार है और उसे समझ नहीं आता कि 50 मिलियन वरोना वहां की कौन सी समस्या हल कर देगा। यह सुनते ही कार्लाइल उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि ऐसी बातें करने से पहले उसे थोड़ा सोच लेना चाहिए। फिर वो सीधे पूछता है कि क्या वो कभी किसी युद्ध में गया भी है और उसे याद दिलाता है कि परवेज को लोआरे ट्राइब के खिलाफ युद्ध जीतने में पूरे 28 साल लग गए थे। इतने लंबे समय में न जाने कितने शहर, गांव और खेत बर्बाद हो चुके हैं और उन्हें दोबारा खड़ा करने में कितना पैसा और समय लगेगा इसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं है। कार्लाइल उसे डांटते हुए कहता है कि अगर उसे सच में लगता है कि 50 मिलियन वरोना बहुत ज्यादा है तो उसे और पढ़ाई करनी चाहिए। बाद में अपने चेंबर में लौटकर कार्लाइल कहता है कि उसके पिता को मार्टियस को अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां एक ही रात में उसके सिर पर डाल दी गई हैं। फिर उसे एम्परर और मार्टियस के चेहरे याद आते हैं और वो हंसने लगता है। वो आशा और वाइकाउंट जाइल्स लपेल से कहता है कि काश वे दोनों भी
उनके बेवकूफ चेहरे देख पाते। उन्हें मिलिट्री अफेयर्स की बुनियादी बातें तक नहीं पता थी। यह सुनकर आशा पूछती है कि क्या मिलिट्री पावर कोई खास अथॉरिटी नहीं होती, और अगर होती है तो मार्टियस उसे लेने से इतना डर क्यों रहा था। कार्लाइल समझाता है कि जिस मिलिट्री अथॉरिटी की बात की जा रही है वो सिर्फ बैटलफील्ड कमांड अथॉरिटी है, जो एम्परर के आदेश पर युद्ध में भाग लेने के बाद मिलती है। असली अधिकार तो सिर्फ एम्परर के पास होता है, जो सेना भेज सकता है या युद्ध घोषित कर सकता है। वो आगे कहता है कि अगर सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप होने के कारण हार की जिम्मेदारी भी उसी पर आती है, तो सोचो अगर वो अपने किसी भी युद्ध में हार गया होता तो लोग उसे कब का दोषी ठहरा चुके होते। वाइकाउंट जाइल्स मन ही मन समझ जाता है कि एम्परर असल में कार्लाइल को इंपीरियल पैलेस से दूर करना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियां और अथॉरिटी फिर भी उसी के सिर पर छोड़ दी गई थी। वो आशा की तरफ देखकर कहता है कि ये बात तो किसी गाँव की लड़की तक समझ सकती है। फिर मजाक में पूछता है कि क्या उससे नहीं लगता कि उसका हस्बैंड बहुत महान है। आशा जवाब देती है कि उसकी जिंदगी तो किसी जलते हुए नर्क जैसी रही होगी, लेकिन इतने अन्याय सहने के बाद भी उसने कुछ गलत नहीं किया। ये बात अपने आप में काबिले तारीफ है। कार्लाइल तुरंत पूछता है कि वो उसकी तारीफ कर रही है या इंसल्ट। आशा पूरी गंभीरता से कहती है कि ये एक सच्ची तारीफ है। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि अगर यही बात कोई और कहता तो शायद उसे खोखली लगती, लेकिन आशा की बात दिल से निकली हुई लग रही थी, इसलिए वो अलग महसूस हुई। तभी वाइकाउंट जाइल्स कहता है कि अगर वे एक ही नाव में सफर करना चाहते हैं तो उनके गोल्स भी एक जैसे होने चाहिए। लेकिन मार्किस परवेज को देखकर लगता है कि उसे अभी बहुत कम जानकारी है। फिर वो कहता है कि अगर लॉर्ड लपेल ऐसा सोचते हैं तो वो इस पर विचार करने को तैयार है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि ये उनकी पहली मुलाकात है और उन्होंने अभी तक ठीक से परिचय भी नहीं किया। कार्लाइल आशा से वाइकाउंट जाइल्स लपेल का परिचय कराता है और बताता है कि वो उसका टीचर, मेंटर और रोल मॉडल है, साथ ही ऐसा इंसान है जिसे उसके दुश्मन सबसे पहले खत्म करना चाहते हैं। कार्लाइल ये भी कहता है कि अगर किसी को उसकी शादी का सबसे ज्यादा विरोध करना चाहिए था तो वो यही आदमी था। लेकिन वाइकाउंट जाइल्स जवाब देता है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि एम्प्रेस की साजिश में फंसकर कार्लाइल क्राउन प्रिंस का पद खो चुका है, इसलिए अब उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। इसके बाद वो आशा से पूछता है कि वो कार्लाइल के बारे में कितना जानती है। आशा जवाब देती है कि वो बस इतना जानती है कि कार्लाइल जन्म से क्राउन प्रिंस रहा है और एम्पायर का सबसे शक्तिशाली नाइट माना जाता है। ये सुनकर वाइकाउंट जाइल्स बताता है कि कार्लाइल का जन्म एजे रेजाई यानी वॉर एंड विक्ट्री के गॉड के ब्लेसिंग के साथ हुआ था। उसकी प्रतिभा बचपन से ही हर तरह की कॉम्बैट टेक्निक में दिखाई देने लगी थी। आशा हैरानी से पूछती है कि क्या सच में किसी गॉड का ब्लेसिंग जैसी कोई चीज होती है। वाइकाउंट जाइल्स बताता है कि कार्लाइल के जन्म के समय टेम्पल से एक प्रोफेसी आई थी और बाद में कार्लाइल ने अपनी उपलब्धियों से साबित कर दिया कि वो प्रोफेसी झूठी नहीं थी। वो आगे कहता है कि एम्पायर में शांति बनाए रखने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति भी कार्लाइल ही था, क्योंकि वो लगातार एक बैटलफील्ड से दूसरे बैटलफील्ड तक जाता रहता था। वाइकाउंट जाइल्स बुक जताते हुए कहता है कि इतने महान इंसान को क्राउन प्रिंस के पद से हटाना बहुत बड़ी गलती थी। उसे समझ नहीं आता कि लोग इतनी सस्ती चाल चलकर क्राउन प्रिंस की पोजीशन तक को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। कार्लाइल उसे शांत रहने के लिए कहता है और मजाक में बोलता है कि शायद यह भी किसी ब्लेसिंग का हिस्सा हो, लेकिन जाइल्स तुरंत जवाब देता है कि उसे तो यह ब्लेसिंग से ज्यादा कर्स लगता है। फिर वो गंभीर होकर कहता है कि अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो उन्हें कुछ करना होगा। वो कार्लाइल को याद दिलाता है कि उस पर अपने पिता के सिंहासन पर नजर रखने का झूठा आरोप लगाया गया था और वे इस मामले पर चुप नहीं रह सकते। आशा यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि क्या वो आरोप सच में झूठा था। वाइकाउंट जाइल्स जोर देकर कहता है कि बिल्कुल झूठा था। फिर वो बताता है कि परवेज की बॉर्डर टेरिटरी भी इस पूरी लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आशा पूछती है कि फिर उसे क्या करना चाहिए। तब वाइकाउंट जाइल्स समझाता है कि एम्प्रेस और प्रिंस मार्टियस आने वाले समय में कार्लाइल की रेपुटेशन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए जब वो समय आए तो उसे कार्लाइल की रक्षा करनी होगी और उसके नाम को बदनाम होने से बचाना होगा। आशा हैरानी से पूछती है कि क्या उसे सच में दिन रात प्रिंस कार्लाइल की रक्षा करनी होगी। यह सुनकर कार्लाइल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि अपनी शारीरिक सुरक्षा वो खुद कर सकता है, इसलिए उसे उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक पत्नी के रूप में उसकी ढाल बनना होगा। तभी वाइकाउंट जाइल्स समझाता है कि इंपीरियल फैमिली अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को लेकर बहुत संवेदनशील है। इसी वजह से कार्लाइल पहले खुलकर कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब आशा की वजह से उसे एम्पायर से दूर एक रिमोट रीजन में जाने का मौका मिल गया है, जहां वो इंपीरियल फैमिली की नजरों से दूर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि एम्प्रेस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। यह सुनकर आशा सोचने लगती है कि क्या कार्लाइल ने शादी का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था ताकि वो परवेज में अपनी शक्ति बढ़ा सके। वाइकाउंट जाइल्स उसे चेतावनी देता है कि एम्प्रेस जरूर उसे डिवोर्स के लिए उकसाने की कोशिश करेगी और हालात के अनुसार
बहुत गंभीर घटनाएं भी हो सकती हैं। यह सुनकर आशा मन ही मन सोचती है कि यह स्थिति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिर वो सीधे कार्लाइल से पूछ बैठती है कि क्या सच में वो परवेज में जाकर हाई ट्रीजन जैसी चीज की तैयारी करने वाला है। कार्लाइल हंस पड़ता है और स्वीकार करता है कि उसे भी थोड़ी चिंता है। वो समझाता है कि जब वो लगातार बैटलफील्ड में था तब एम्प्रेस ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी, इसलिए अब उसे एक जगह टिककर अपनी शक्ति इकट्ठा करनी होगी। वाइकाउंट जाइल्स भी जोड़ता है कि आम जनता अभी भी चाहती है कि कार्लाइल दोबारा क्राउन प्रिंस बने। कुछ देर बाद आशा कार्लाइल से कहती है कि परवेज पहुंचने तक वो अपना ख्याल रखे और वादा करती है कि वहां पहुंचने के बाद वो उसके कामों में दखल नहीं देगी। वो यह भी कहती है कि जितना उसके बस में होगा वो उसकी ढाल बनेगी ताकि उनकी शादी बनी रहे और समय आने पर वे शांति से अलग हो सके। कार्लाइल जवाब देता है कि वो अपना ध्यान खुद रख लेगा और चाहता है कि वे दोनों जितना हो सके सुरक्षित रहे। आशा कुछ पल के लिए सोचती है कि क्या वो सच में उसकी चिंता कर रहा था। फिर वो उसे पहले ही बता देती है कि परवेज पहुंचने के बाद उसे अपनी जरूरत की हर चीज साथ लानी होगी। कार्लाइल मजाक में पूछता है कि क्या वो उसे एक सुई तक उधार देने को भी फिजूल खर्च समझती है। आशा तुरंत जवाब देती है कि बात वैसी नहीं है, बल्कि परवेज में सचमुच कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि जरूरत पड़े तो वो उसे एक सुई जरूर दे सकती है, लेकिन उसकी क्वालिटी इंपीरियल पैलेस वाली चीजों जैसी नहीं होगी। कार्लाइल हंसकर कहता है कि चिंता मत करो, उसने अपनी जरूरत की हर चीज पहले ही लिस्ट में लिख रखी है। फिर मजाक करते हुए कहता है कि अगर वो अपनी किसी चीज से ऊब गया तो उसे फेंक देगा और आशा चाहे तो उसे उठाकर इस्तेमाल कर सकती है। आशा पूरी गंभीरता से झुककर उसका धन्यवाद करती है, लेकिन कार्लाइल को उसका इतना फॉर्मल व्यवहार पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उससे जरूरत से ज्यादा दूरी बनाए रखती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार परवेज के लिए रवाना होने का दिन आ जाता है। वहां पहुंचकर आशा हैरान रह जाती है क्योंकि चारों तरफ खाने और सामान से भरे अनगिनत बक्से रखे हुए थे। कार्लाइल मुस्कुराकर पूछता है कि क्या उसे यह सब पसंद आया। आशा कहती है कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। कार्लाइल भी मानता है कि शायद उसके पिता ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। आशा उन बक्सों को देखकर सोचती है कि अगर उनका थोड़ा सा हिस्सा भी परवेज पहुंच गया तो उनका इलाका बहुत समृद्ध हो जाएगा। उसे यकीन हो जाता है कि उसने सही फैसला लिया था, क्योंकि इस मौके के बिना परवेज शायद कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद कार्लाइल सबको चलने का आदेश देता है। रास्ते में लोग उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं और क्राउन प्रिंस के लिए जोर जोर से खुशियां मनाने लगते हैं। यह देखकर आशा सोचती है कि कार्लाइल लोगों के बीच उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। फिर वो लाइनर से कहती है कि लगता है हिज हाइनेस सच में लोगों से प्यार करता है। लाइनर तुरंत पूछता है कि क्या वो व्यंग्य कर रही है। आशा जवाब देती है कि उसका एक हिस्सा इस बात पर विश्वास करता है और दूसरा हिस्सा नहीं करता। लाइनर समझाता है कि यह सब योजना का हिस्सा है। कार्लाइल को जनता का भरोसा जीतना होगा ताकि वो दोबारा क्राउन प्रिंस बन सके और शांति से सिंहासन हासिल कर सके। फिर वो आशा से कहता है कि उसे भविष्य में हिज हाइनेस कार्लाइल की सेवा करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यह सुनकर आशा सोचती है कि क्या कार्लाइल सच में अपने हर कदम की गणना करता है। कुछ देर बाद कार्लाइल कैरेज में बैठता है और थके हुए अंदाज में कहता है कि वो बहुत थक गया है। आशा उसे देखती रहती है। तब वो पूछता है कि अब वो अगला नाटक कहाँ करने वाला है। लाइनर जवाब देता है कि अगला पड़ाव ओंडम होगा और वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। फिर कार्लाइल आशा से पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। आशा जवाब देती है कि लोगों और उसके बीच की दूरी बहुत कम थी, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उनके बीच बहुत लंबी दूरी मौजूद हो। कार्लाइल पूछता है कि क्या वो कहना चाहती है कि वो कुछ गलत कर रहा है। फिर वो कहता है कि लोग उसे जितना दूर समझते हैं उतना ही वो उनके लिए एक देवता बनने को तैयार है। आशा सोचती है कि शायद वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह सब करता है। पहली नजर में यह उसे एक नाटक जैसा लगता है, ऐसा नाटक जिसे देखने के लिए कोई पैसे भी न दे। लेकिन फिर भी उसे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता, क्योंकि कैपिटल के लोग दुनिया को शायद इसी नजर से देखते हैं। रात होने पर काफिला रुक जाता है और सब लोग कैंप लगाकर आराम करने की तैयारी करते हैं। गार्ड्स को आग जलाने, लकड़ियां इकट्ठा करने और बारी बारी से पहरा देने का आदेश दिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक नाइट आकर बताता है कि उनका सामान टेंट में रख दिया गया है और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वे बेझिझक बुला सकते हैं। आशा हैरान होकर पूछती है कि उनका सामान से उसका क्या मतलब है। नाइट उल्टा पूछता है कि क्या उसने गलती से किसी और का सामान रख दिया। तभी कार्लाइल मुस्कुराता है और उसे याद दिलाता है कि उसने अलग टेंट में सोने का फैसला किया था। फिर वो नाइट को जाने का आदेश दे देता है। आशा कार्लाइल से कहती है कि उसे लगता है सर्वेंट्स गलती से उसका सामान उसके टेंट में रख गए हैं। कार्लाइल जवाब देता है कि वो सुन सकता है, इसलिए उसे एक ही बात 2 बार समझाने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछता है
कि क्या वो सच में अलग टेंट में सोना चाहती है। आशा झिझकते हुए कहती है कि बात वैसी नहीं है। कार्लाइल कहता है कि अगर ऐसा है तो बेवजह सर्वेंट्स को परेशान न करें और उसके टेंट में ही सो जाए। वो याद दिलाता है कि वो सिर्फ कागज पर पति पत्नी है। आखिरकार आशा मान जाती है और कहती है कि अगर उसे कोई परेशानी नहीं है तो वो भी ठीक है। लेकिन कार्लाइल उसके जवाब पूरा करने से पहले ही बाहर निकल जाता है। अकेले में आशा को वे सारी अफवाहें याद आने लगती है जिनमें कहा जाता था कि कार्लाइल बैटलफील्ड में भी महिलाओं की तलाश करता था। वो सोचती है कि शायद उसके लिए उसके जैसी लड़की के साथ एंड शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर वो खुद को समझाती है कि वे सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। एक ही टेंट में सोना आखिर इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बाद में वो कार्लाइल को उसकी शर्ट देते हुए माफी मांगती है कि उससे थोड़ी लापरवाही हो गई। कार्लाइल उसे आश्वस्त करता है कि कोई समस्या नहीं है। उसी दौरान आशा अपने पुराने दिनों को याद करती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि बैटलफील्ड में उसने कई बार दूसरे सैनिकों के साथ खुले आसमान के नीचे रात बिताई है, इसलिए अब एक ही टेंट में सोना कोई असामान्य बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी वह महसूस करती है कि यह अलग है क्योंकि अब वह किसी दूसरे परिवार के पुरुष के साथ एक टेंट में है, भले ही यह शादी सिर्फ नाम की हो। वह खुद को डांटती है कि वह इतनी छोटी बातों को लेकर क्यों परेशान हो रही है, क्योंकि वह कैपिटल की उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें बहुत सावधानी से पाला गया था। उसे याद आता है कि बचपन में खेलते खेलते वह अक्सर अपने भाइयों के कमरे में ही सो जाती थी, लेकिन बड़ी होने के बाद उसने कभी किसी पुरुष के साथ एक कमरा साझा नहीं किया। वह सोचती है कि अगर आज उसका परिवार उसे देख पाता तो क्या सोचता। वह इस बात के लिए आभारी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से परवेज में बेहिसाब धन और संसाधन पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में चिंता बनी रहती है क्योंकि परवेज का भविष्य और उसकी किस्मत अब काफी हद तक लॉर्ड कार्लाइल के हाथों में थी। आशा मन ही मन परवेज की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। वो खुद से कहती है कि वही परवेज की सबसे आगे खड़ी रहने वाली वॉरियर है और उसी की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे। फिर वो खुद को डांटते हुए कहती है कि उसे ऐसी कमजोर बातें नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि कार्लाइल के साथ ये डील उसी ने अपनी मर्जी से की थी। वो अपना चेहरा ठंडे पानी में डुबो देती है और खुद को शांत रहने के लिए समझाती है क्योंकि उसने जो रास्ता चुना है उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उसी की है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कार्लाइल पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। वो हैरान रह जाता है कि उसने इतनी जोर से अपना चेहरा बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबो दिया। वो सोचता है कि उसने आज तक किसी महिला को इस तरह चेहरा धोते नहीं देखा। फिर वो खुद पानी को छूकर देखता है और सोचता है कि अगर वो इतनी जोर से सिर मारती रही तो कहीं उसके दांत ही ना टूट जाए। पानी की ठंडक महसूस करके वो और भी चौंक जाता है क्योंकि पानी बेहद ठंडा था। फिर भी उसके मन में यही आता है कि आशा सच में बहुत अलग और दिलचस्प लड़की है। रात को टेंट में कार्लाइल उससे पूछता है कि क्या वो सच में जमीन पर सोने वाली है। आशा हैरानी से पूछती है कि अगर जमीन पर नहीं तो फिर कहाँ। कार्लाइल कहता है कि अगर उसे जानबूझकर असुविधा में रहने का शौक है तो वो उसे नहीं रोकेगा। इतना कहकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है और बताता है कि यहाँ उत्तर के करीब होने की वजह से पानी और भी ज्यादा ठंडा है। कुछ ही पल में वो पूरी तरह शर्ट उतार देता है, लेकिन आशा उसके बिना शर्ट के खड़े होने से बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। वो सामान्य आवाज में कहती है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, असली ठंड तो ऑटम आने पर पड़ेगी। कार्लाइल मन ही मन निराश हो जाता है और सोचता है कि वो उसे ऐसे देख रही है जैसे कोई गाय या मुर्गी को देखता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं। फिर वो कहता है कि चाहे पत्नी के रूप में या कुछ समय के लिए हेल्पर बनकर ही सही, अगर वो उसकी ड्रेस पहनने में मदद कर दे तो अच्छा होगा। आशा तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि उसके ध्यान में ये बात आई ही नहीं। वो उसके पास आकर कहती है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उम्मीद है वो उसे माफ कर देगा। कार्लाइल फिर से उसके जरूरत से ज्यादा फॉर्मल व्यवहार से निराश हो जाता है। वो महसूस करता है कि आशा का पूरा ध्यान सिर्फ उसे कपड़े पहनाने पर है। उसे लोगों की बातें याद आती है कि उसका शरीर ऐसा है जिसे देखकर कोई भी महिला मोहित हो सकती है, लेकिन वो सोचता है कि कहीं ये बात सिर्फ दूसरे मर्दों के लिए तो सच नहीं थी, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बैटलफील्ड में बिताई है और कभी किसी महिला के सामने कपड़े उतारने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए उसे खुद भी नहीं पता कि सच क्या है। जब आशा उसे पूरी तरह तैयार कर देती है तो पूछती है कि क्या कोई परेशानी है। कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि दिल थोड़ा परेशान है, लेकिन बाकी सब ठीक है। आशा समझ नहीं पाती कि उसका मतलब क्या है। तब वो बात टाल देता है और कहता है कि कुछ नहीं, अब उसे सो जाना चाहिए। आशा मन ही मन सोचती है कि शायद उसे सर्वेंट जितनी अच्छी तरह कपड़े पहनाना नहीं आया, लेकिन क्या इतनी सी बात जताने की भी जरूरत थी। फिर वो खुद से कहती है कि अगर पति पत्नी होने के नाते यही जिम्मेदारी निभानी है
तो उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वो यह भी सोचती है कि कार्लाइल पहले ही बहुत सी महिलाओं के साथ रह चुका होगा, इसलिए शायद उसके जैसी लड़की में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद कार्लाइल कहता है कि वो लैंप बुझा रहा है। आशा सिर्फ ठीक है कहकर जवाब देती है। रात के बीच कार्लाइल की नज़र उसके बिस्तर पर जाती है और वो पूछता है कि इतनी पतली चादर पर सोने से उसकी पीठ में दर्द नहीं होता। आशा मुस्कुराकर कहती है कि वो तो रोज सिर्फ एक क्लोक बिछाकर जमीन पर सोती थी, इसलिए ये तो उसके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं है। फिर कार्लाइल उससे परवेज के बारे में बताने के लिए कहता है, क्योंकि वे जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं और वो पहले से सब कुछ जानना चाहता है। आशा पूछती है कि उसे किस बात की जिज्ञासा है। कार्लाइल सबसे पहले वहां की सर्दियों के बारे में पूछता है। आशा कहती है कि इसने दूसरी जगहों की ठंड कभी देखी नहीं, इसलिए तुलना नहीं कर सकती, लेकिन एक मर्चेंट ने उसे बताया था कि 20 सत्रों की सर्दियों की है। वहां की ठंड इतनी भयानक होती है कि शरीर तक सिकुड़ने लगता है। ये सुनकर कार्लाइल जोर से हंस पड़ता है। आशा मन ही मन सोचती है कि क्या कैपिटल के नोबल्स बातचीत के दौरान दूसरे की बात पर इस तरह हंसते हैं। फिर कार्लाइल उससे पूछता है कि क्या सच में उसी ने लुआयर ट्राइब के लीडर का सिर काटा था। आशा बिना झिझक हाँ कह देती है। कार्लाइल कहता है कि अगर वे सच में लुआयर ट्राइब का लीडर था तो उसकी स्किल्स भी काफी अच्छी रही होंगी। आशा जवाब देती है कि वो मजबूत जरूर था, लेकिन उसके पिता जितना कुशल नहीं था। फिर वो बताती है कि दुश्मनों की संख्या उनसे बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके पिता और उसके सभी भाई उसी युद्ध में मारे गए। इसके बाद वो लक्ष्मणा के बारे में बताती है, जिसने पूरे 28 साल बैटलफील्ड में लड़ाई लड़ी और गॉड ऑफ मर्डर के नेकलेस की शक्ति की वजह से उसकी जवानी लंबे समय तक वैसी ही बनी रही। कार्लाइल उससे पूछता है कि क्या वही चीज थी जिसे उसने जीत की ट्रॉफी के रूप में एम्परर को सौंपा था। आशा हाँ में जवाब देती है और कहती है कि वो जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उसके पिता और भाइयों की थी, जिन्होंने आखिर तक लड़ते हुए अपनी जान दे दी ताकि परवेज बारबेरियंस के हाथों में ना चला जाए। कार्लाइल को याद आता है कि आशा ने बताया था कि उसके पिता अमीर परवेज एक महान नाइट थे। वो मन ही मन सोचता है कि उसके पिता ने अमीर परवेज को परवेज भेजा ही इसलिए था ताकि वो वहां मर जाए, क्योंकि उससे पहले जो भी लॉर्ड परवेज भेजा गया था वो 1 साल भी टिक नहीं पाया और या तो भाग गया या अपनी जान गंवा बैठा। आशा शांत स्वर में कहती है कि उसके पिता शुरू से ही रॉयल फैमिली की मंशा समझते थे, लेकिन अगर मरना तय ही था तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मरना चाहते थे। वो आगे बताती है कि परवेज के लोगों ने भी उसके पिता का पूरा साथ दिया, क्योंकि वही अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और लोगों को बारबेरियंस के खिलाफ लड़ना सिखाया। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि इतनी निराशाजनक जगह से भागने के बजाय वही डटे रहने वाला वही अकेला लॉर्ड था, इसलिए लोगों का उसके प्रति इतना वफादार होना बिल्कुल स्वाभाविक था। फिर वो सोचता है कि काश अमीर परवेज आज भी जिंदा होता। वो ऐसा नाइट था जिसने अपनी पूरी जिंदगी बैटलफील्ड में बिताई और परवेज को दोबारा खड़ा करने के लिए लड़ता रहा, लेकिन अगले ही पल कार्लाइल को एहसास होता है कि शायद अब वही जिम्मेदारी उसकी बेटी निभा रही है। वो मन ही मन मान लेता है कि इतनी हिम्मत और समझदारी से एम्परर से जीत का इनाम हासिल करने वाली आशा शायद अपने पिता से भी ज्यादा महान साबित हो सकती है। फिर वो उससे पूछता है कि उसके कितने भाई थे, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वो देखता है कि आशा गहरी नींद में सो चुकी है। दूसरी तरफ पैलेस में मार्टियस साफ मना कर देता है कि वो बैटलफील्ड पर नहीं जाएगा। वो कहता है कि उसने कभी ऐसी जगह पर कदम तक नहीं रखा। उसकी माँ उसे दिलासा देती है और कहती है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक योजना है। कुछ दिनों बाद कार्लाइल और आशा आखिरकार परवेज पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर कार्लाइल चारों तरफ देखकर कहता है कि हालात उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खराब है। आशा पूछती है कि क्या वो टूटी हुई सड़कों की बात कर रहा है, क्योंकि इतने सालों तक युद्ध चलने की वजह से उन पर ऐसा होना स्वाभाविक है। कार्लाइल सिर हिलाकर कहता है कि समस्या सिर्फ सड़कों की नहीं है। वो समझाता है कि वे काफी देर पहले ही बर्बाद इलाके में प्रवेश कर चुके थे और यहाँ कोई भी चीज अपनी सही हालत में नहीं है। चारों तरफ सूखी बंजर जमीन फैली हुई है और इंसानों का दिखना भी मुश्किल हो गया है। वो आशा से कहता है कि अब ये सब दोबारा बनाना होगा। फिर पूछता है कि आखिर वो एम्परर से कितने इनाम की उम्मीद कर रही थी। आशा जवाब देती है कि लगभग 5 लाख वेरोना, ताकि जरूरी खाना, दवाइयाँ और रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सके। ये सुनते ही कार्लाइल हैरान होकर पूछता है कि सिर्फ इतनी रकम से वो क्या कर लेती? क्या वो बस 1 या 2 साल और किसी तरह जीकर फिर सब खत्म होने का इंतजार कर रही थी? आशा मन ही मन सोचती है कि उसने तो असली रकम पहले ही बढ़ाकर बताई थी। अगर सच बता देती
तो पता नहीं कार्लाइल क्या कहता। फिर वो सोचती है कि एम्परर वैसे भी उन्हें इतना पैसा देने वाला नहीं था। कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि आखिर में उसे सबसे अच्छा पत्ता मिल गया, इसलिए वो सच में बहुत लकी रही। आशा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। कार्लाइल भी मुस्कुराकर सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आशा किसी का मजाक उड़ाना भी जानती होगी। आशा मन ही मन मान लेती है कि कार्लाइल की बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी, क्योंकि 5 लाख वेरोना से वे सिर्फ इस सर्दी को किसी तरह निकाल पाते। लेकिन अगर अगली सर्दी आने तक पूरी तैयारी नहीं हुई तो न जाने कितने लोग मर जाते। थोड़ी देर बाद वो फिर से कार्लाइल से कहती है कि उन्होंने जितना हो सका कैसल को साफ कर दिया है, लेकिन उसकी हालत की वजह से उसे वहां असुविधा हो सकती है। कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि वो यह बात अब तक 100 बार बोल चुकी है। आशा सोचती है कि कार्लाइल बचपन से बैटलफील्ड में रहा है, इसलिए शायद उसे रहने की जगह की कोई शिकायत नहीं होगी। आखिर रास्ते भर भी उसने कैंप में बिना किसी शिकायत के रात बिताई थी। कुछ देर बाद वे सब कैसल के अंदर पहुंचते हैं। आशा मन ही मन सोचती है कि कार्लाइल जैसा आदमी शायद इन हालात को अपनी बेइज्जती नहीं मानेगा। इधर आसपास के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि इतने छोटे और बर्बाद इलाके में क्राउन प्रिंस की मेहमान नवाजी करना कितना मुश्किल है, और इतनी परेशानी झेलने के बाद आखिर वे यहाँ तक पहुंचे हैं। आशा फिर सोचती है कि उसने कार्लाइल को अनगिनत बार पहले ही चेतावनी दी थी, कहीं अब उसे यहाँ आने का पछतावा तो नहीं हो रहा। तभी कार्लाइल पूछता है कि उसके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है। आशा जवाब देती है कि पूरे दूसरे फ्लोर को सिर्फ उसके लिए तैयार किया गया है। वहां हिज हाइनेस, उसके सबसे करीबी लोग और उसके मेहमान आराम से रह सकते हैं। कार्लाइल हैरानी से पूछता है कि दूसरा फ्लोर तो आमतौर पर लॉर्ड के परिवार के रहने की जगह होती है, क्या वो सच में पूरा हिस्सा उसके लिए खाली कर रही है? आशा कहती है कि अगर वो चाहे तो खुद पहला फ्लोर इस्तेमाल कर सकती है। कार्लाइल उसकी बात सुनकर धन्यवाद देता है और तुरंत आदेश देता है कि उसका सारा सामान दूसरे फ्लोर पर पहुंचा दिया जाए। दिशा अपना हाथ आशा के कंधे पर रखते हुए उसे बताता है कि उसने पहले फ्लोर पर उसके लिए एक कमरा तैयार करवाया है और पूछता है कि क्या वो उसे देखना चाहेगी। आशा कमरे में पहुंचकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसके कमरे के लिए इतनी खास तैयारी करने की क्या जरूरत थी, आखिर ये तो सिर्फ उसका कमरा है। दिशा मुस्कुराकर कहता है कि अब युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए अब उसे एक लॉर्ड की तरह सम्मान और आराम मिलना चाहिए। तभी कार्लाइल की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो चुपचाप उनकी तरफ देखने लगता है। कमरे के अंदर पहुंचते ही आशा अपनी हंसी रोक नहीं पाती और पूछती है कि यह सब क्या है। वेस्टा घबराकर पूछती है कि क्या उसे कमरा पसंद नहीं आया। आशा पूछती है कि क्या यह सब उसी ने किया है। वेस्टा बताती है कि उसने कैपिटल के नोबल्स के कमरे कुछ ही बार देखे थे, इसलिए उसी की तरह एक कमरा बनाने की कोशिश की है। आशा मुस्कुराकर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि उसने यह सब सिर्फ कुछ बार देखकर बनाया है। फिर वो मन ही मन सोचती है कि परवेज और कैपिटल के बीच का फर्क यहाँ के लोगों को भी साफ दिखाई देता है। वो वेस्टा का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसकी वजह से आज पहली बार उसे इतना शानदार और आरामदायक बिस्तर मिला है। वेस्टा खुश होकर पूछती है कि क्या उसे सच में यह पसंद आया। आशा हंसते हुए कहती है कि बिल्कुल पसंद आया, बस फूलों से सजा हुआ कमरा उसके लिए थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर वो सोचती है कि परवेज में फूलों का मतलब हमेशा युद्ध खत्म होना होता है, इसलिए सर्वेंट्स ने शायद उसके लिए यह फूल सजाए हैं। वो डेला की सजावट की तारीफ करती है और धन्यवाद देती है। डेला खुश होकर कहती है कि उसे अच्छा लगा कि आशा को यह सब पसंद आया, भले ही अभी बहुत सी कमियां बाकी है। तभी डेरेक बताता है कि इस कमरे के लिए उसकी पत्नी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। वह यह भी कहता है कि इतने समय से बटलर की जगह खाली पड़ी थी। आशा जवाब देती है कि उसे पता है डेल्ला ही बटलर का काम संभाल रही थी, लेकिन वह जल्द से जल्द एक नया बटलर ढूंढने की कोशिश करेगी। वह आगे कहती है कि अब जब पूरे इलाके में प्रिंस कार्लाइल के परवेज आने की खबर फैल चुकी है तो लोगों को काम पर रखना पहले से आसान होगा। डेल्ला फिर आशा से कहती है कि अब उसे छोटे छोटे काम खुद करने की जरूरत नहीं है और सर्वेंट्स रख लेने चाहिए, क्योंकि अब उन पर नजर रखने वालों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आशा को पैलेस में लोगों का व्यवहार याद आता है और वह समझ जाती है कि अब हर कोई उनकी गलतियां ढूंढने की कोशिश करेगा, इसलिए वह डेल्ला से पूछती है कि क्या उसके पास किसी का नाम है। डेल्ला मुस्कुराकर कहती है कि उसने पहले ही एक लड़की चुन ली है। फिर वह नीना को अंदर बुलाती है। नीना झुककर अपना परिचय देती है। डेल्ला बताती है कि अब नीना उसका कमरा साफ करेगी, सामान व्यवस्थित रखेगी, खाना तैयार करवाएगी, कपड़े धोएगी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। आशा हैरानी से पूछती है कि क्या नहाने
और बाल संवारने तक में भी मदद करेगी। बेला मुस्कुराकर कहती है कि अब तक वे लगातार युद्ध में थे, इसलिए ऐसी सुविधाएं कभी नहीं मिली, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आशा नीना का स्वागत करती है, फिर अपने साथियों की अब तक की मेहनत के लिए उनका धन्यवाद करती है और सबको एक दिन आराम करने की छुट्टी देती है, लेकिन डेरेक और बेला से रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे जरूरी बात करनी है। वह बताती है कि कल से काम बहुत बढ़ जाएगा, परवेज के लिए आई सप्लाईज बांटी जाएंगी और प्रिंस कार्लाइल के लोगों और उनके लोगों के बीच टकराव भी हो सकता है, लेकिन वह अपने लोगों से कभी पीछे हटने के लिए नहीं कहेगी क्योंकि उसने कार्लाइल के साथ बराबरी का समझौता किया है, कोई गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वह भरोसा दिलाती है कि कार्लाइल वाले मामलों को वह खुद संभालेगी, इसलिए बाकी सभी लोग सिर्फ परवेज को दोबारा खड़ा करने पर ध्यान दें। अगले दिन कार्लाइल लायनल से कहता है कि उसने सबसे पहले परवेज के लोगों के लिए 1 महीने का जरूरी सामान भेजा, लेकिन उसे हैरानी है कि उन्होंने उसमें से अपने लिए एक सिक्का तक नहीं रखा। लायनल जवाब देता है कि जो लोग साथ में दुख झेलते हैं वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि वे लोग बाहर से चाहे कितने ही कठोर और जख्मी क्यों न दिखते हों, लेकिन उनके अंदर की यह ईमानदारी उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। फिर वह आशा के बारे में सोचते हुए कहता है कि वह काउंट से भी बिना झिझक सीधी तरह बात करती है, मानो किसी से डरती ही नहीं। इसके बाद वह लायनल को आदेश देता है कि आशा और उसके आसपास के सभी अहम लोगों की पूरी जांच की जाए, खासकर उस लंबे आदमी की जो हमेशा उसके साथ रहता है। लायनल बताता है कि उसने पहले ही डेकर डोनोवन के बारे में जानकारी जुटा ली है। वह डोनोवन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है जिसे आमिर परवेज ने अपना व्यसन बनाया था। कभी लोग उसे आशा के लिए सबसे अच्छा शादी का रिश्ता भी मानते थे। ये सुनकर कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि उस लंबे चौड़े आदमी और आशा की जोड़ी देखने लायक होती। दूसरी तरफ एम्प्रेस गैब्रियल से मिलने मंदिर पहुंचती है। गैब्रियल आदर के साथ उसका स्वागत करता है और पूछता है कि वो कैसी है। एम्प्रेस मुस्कुराकर जवाब देती है कि उसकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। एम्प्रेस गैब्रियल के पास बैठते हुए कहती है कि उसे एम्पायर के भविष्य से जुड़ी कुछ जरूरी बातें करनी है और वो उसका थोड़ा समय चाहती है। गैब्रियल सम्मान के साथ जवाब देता है कि ये उसके लिए गर्व की बात है और वो जितना चाहे उतना समय ले सकती है। 1 हफ्ते बाद कैपिटल से भेजी गई सारी सप्लाईज लोगों में बांटनी शुरू हो जाती है। परवेज के हालात तेजी से सुधरने लगते हैं और लोग खुलकर अपनी काउंटेस आशा का धन्यवाद करने लगते हैं। आशा हमेशा की तरह सभी के साथ सम्मान और अपनापन से पेश आती है। वो क्लिनिक की हालत भी देखती है और राहत की सांस लेती है कि फिलहाल वहां किसी चीज की कमी नहीं है। इसके बाद वो डेकर से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछती। डेकर मुस्कुराकर बताता है कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और हर व्यक्ति अपने हिस्से से खुश है। आशा कहती है कि ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने पहले ही साफ नियम बना दिए थे, लेकिन डेकर पूरा श्रेय लेने से मना कर देता है और याद दिलाता है कि उन नियमों को तय करने के लिए आशा भी पूरी रात उसके साथ जागती रही थी। फिर आशा पूछती है कि आज लोगों में क्या बांटा जा रहा है, क्या आज फ्लावर बांटा जाएगा? डेकर बताता है कि आज फ्लावर, सॉल्ट और यीस्ट बांटे जा रहे हैं। वो कहता है कि अब लोगों की तुरंत वाली भूख की समस्या खत्म हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें रोटी बनाकर खाने की आदत वापस दिलानी चाहिए। ये सुनकर आशा मुस्कुरा देती है और कहती है कि आज रात पूरे परवेज में ताज़ी रोटी की खुशबू फैल जाएगी। डेकर भी मुस्कुराकर हाँ कहता है और बताता है कि हाल ही में कम्युनल ओवन भी ठीक कर दिया गया है। आशा पूछती है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं होगी। डेकर भरोसा दिलाता है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सामान की व्यवस्था की है, इसलिए किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। वो आगे बताता है कि कल से खेती के लिए सीड डिस्ट्रीब्यूशन के आवेदन भी लिए जाएंगे। ये सुनकर आशा की आंखों में खुशी आ जाती है। वो कहती है कि इतने लंबे समय बाद लोग फिर से अपने खेतों में बीज बोने की तैयारी कर रहे होंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि मरने से पहले वो परवेज को इस हालत में देख पाएगी। उसके दिल में उम्मीद की नई किरण जागती है और वो खुद से वादा करती है कि वो हर हाल में परवेज को पहले से भी बेहतर बनाएगी। तभी कोई आकर उसे बताता है कि बैरिकेड वर्कशॉप में लकड़ी पहुंच गई है। आशा बाकी काम डेकर को सौंपकर तुरंत वहां पहुंचती है। वहां उसे बताया जाता है कि प्रिंस कार्लाइल ने उत्तर के गांवों से बची हुई सारी लकड़ी खरीद ली थी। इतना ही नहीं, उन लकड़ियों पर पहले से ही फायर रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट भी कराया गया है ताकि उनमें आसानी से आग न लगे। ये देखकर आशा हैरान रह जाती है और सोचती है कि कार्लाइल ने यह सब आखिर कब खरीदा, क्या परवेज आते समय रास्ते में? लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ आने के बाद उसके पास इतना समय था ही नहीं, यानी उसने ये सारी तैयारी कैपिटल में रहते हुए पहले ही कर ली थी। आशा मन ही मन सोचती है कि उसकी अपनी पूरी जिंदगी भी शायद इतनी कीमती नहीं होगी जितना कार्लाइल ने परवेज के लिए खर्च कर दिया। वो सोचने लगती है
कि आखिर बदले में कार्लाइल उससे क्या चाहता है, लेकिन फिर खुद ही मान लेती है कि उसी इंसान ने उसके सपनों को सच कर दिखाया है, इसलिए अगर वो उससे कुछ भी मांगेगा तो वो बिना हिचक उसे पूरा करेगी। तभी एक सर्वेंट आकर बताता है कि हिज हाइनेस उसे बुला रहे हैं। आशा तुरंत कार्लाइल के पास पहुंचकर पूछती है कि क्या उन्होंने उसे बुलाया था। कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि काफी समय हो गया, इसलिए वो जानना चाहता था कि परवेज का काम कैसा चल रहा है। आशा दिल से उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि उसकी मदद की वजह से सब कुछ उसकी उम्मीद से भी बेहतर हो रहा है। कार्लाइल कहता है कि उसने इतना पैसा और सामान तो भेज दिया, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया कि आखिर उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसलिए उसने उसे बुलाया। आशा तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि उसे पहले ही सारी जानकारी देनी चाहिए थी। वो मन ही मन सोचती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि कार्लाइल रीबिल्डिंग के काम में इतनी दिलचस्पी लेगा, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि अगर उसे सच में परवाह नहीं होती तो वो परवेज के लिए इतना सब कभी नहीं करता। ये सोचते ही वो जल्दी से कहती है कि वो अभी रिकंस्ट्रक्शन के सारे प्लान्स और बजट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी डिटेल्स लेकर आती है। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल जाती है। कार्लाइल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो इतनी तेजी से जा चुकी होती है कि उसकी बात सुन ही नहीं पाती। लायनो कार्लाइल को याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि काउंटेस परवेज ऐसी इंसान नहीं है जो लोगों का पैसा हड़प ले, लेकिन कार्लाइल को यकीन ही नहीं होता। वो कहता है कि इतना मौका मिलने के बाद भी अगर किसी ने अपने लिए एक सिक्का तक नहीं रखा तो ये बात मानना मुश्किल है। वो मन ही मन सोचता है कि सरकारी पैसों में हेराफेरी करना तो इतनी आम बात है कि लोग उसे गलत भी नहीं मानते, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि आशा ने कहीं ना कहीं कोई नकली लेजर या छिपा हुआ हिसाब जरूर बनाया होगा। वो सोचता है कि आशा ने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर रखे थे, इसलिए वो बहुत सावधान और समझदार लगती है, लेकिन इतनी सफाई से काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर मिलेगी। तभी आशा सारे लेजर्स लेकर उसके सामने रख देती है। उनमें कार्लाइल द्वारा भेजे गए मटेरियल्स का पूरा हिसाब, खाने और सीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की योजना, क्लिनिक के लिए भेजे गए सामान की डिटेल्स, सब कुछ साफ और व्यवस्थित लिखा होता है। कार्लाइल एक एक पन्ना देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आशा ने अपने लिए एक सिक्का तक नहीं रखा था और हर योजना बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई थी। वो मान लेता है कि उसके सारे प्लान्स बेहतरीन हैं। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने अपने नाम से भी कोई रकम अलग रखी है। आशा उसकी बात समझ नहीं पाती। तब कार्लाइल साफ करता है कि उसका मतलब उसके प्राइवेट ट्रेजरी के लिए रखे गए पैसों से है। आशा उल्टा पूछ बैठती है कि अपना खजाना भरने से परवेज का दोबारा निर्माण कैसे होगा। ये सुनकर कार्लाइल कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। फिर वो पूछता है कि उसने शादी में मिले नेकलेस और वेडिंग रिंग के बारे में क्या सोचा है। आशा बिना झिझक कहती है कि वो उन्हें ऑक्शन हाउस में बेचकर उस पैसे से कैवलरी यूनिट तैयार करना चाहती है। फिर वो कार्लाइल से सलाह भी मांगती है, क्योंकि उसने सुना है कि उसके पास एम्पायर के सबसे बेहतरीन कैवलरी सोल्जर्स हैं। लेकिन कार्लाइल कहता है कि अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। इसके बाद वो उसे जाने की अनुमति दे देता है और कहता है कि उसे जो देखना था वो सब देख चुका है। फिर भी उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आशा ने उसकी दी हुई शादी की निशानी तक बेचने की योजना बना ली है। लायनल उससे पूछता है कि क्या वो इस वजह से निराश है। कार्लाइल तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ ये सोच रहा था कि समाज में इतनी कीमती मानी जाने वाली चीज यहाँ किसी काम की नहीं है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि शायद उस नेकलेस पर कोई ऐसा अभिशाप है जो उसे उसके असली मालिक के पास ज्यादा समय तक रहने ही नहीं देता। लेकिन अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद कर खुद को समझाता है कि शायद ऐसा ही बेहतर है, क्योंकि जब भी उस नेकलेस का नाम आता है लोगों की दया भरी नजरें उसे उसकी माँ की याद दिला देती है। इसलिए अगर वो नेकलेस ऐसे ही गायब हो जाए तो शायद वही सही होगा। फिर वो लायनल से पूछता है कि इन दिनों रॉयल फैमिली में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ टेम्पल के गलियारे में गैब्रिएल एम्प्रेस से कहता है कि वो बेझिझक बात करे, क्योंकि यहाँ उनकी बातें सिर्फ गॉड सुन सकते हैं। एम्प्रेस उसे उसकी पुरानी भविष्यवाणी याद दिलाती है कि अगर कार्लाइल किंग बना तो एम्पायर का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा, क्योंकि बचपन से ही उसने अनगिनत लोगों की जान ली है। गैब्रिएल उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि एम्पायर के लोग धीरे धीरे गॉड की सीख से दूर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कार्लाइल गॉड का आशीर्वाद लेकर पैदा हुआ, लेकिन वही सबसे ज्यादा गॉड की इच्छा के खिलाफ चल रहा है। एम्प्रेस कहती है कि उसके भी बिल्कुल यही विचार है। फिर वो गैब्रिएल की तारीफ करते हुए कहती है कि ऐसे समय में उसी जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और उससे मार्टियस का साथ देने की विनती करती है। गैब्रिएल मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, अगर प्रिंस मार्टियस सिंहासन पर बैठा
तो पूरे एम्पायर को होली एम्पायर बनाना होगा। वो कहता है कि एम्पायर को सिर्फ गॉड के नियमों के अनुसार चलाया जाना चाहिए, तभी उनका देश आसपास के बारबेरियन देशों से अलग साबित होगा। एम्प्रेस जवाब देती है कि वह भी गॉड की बातों पर विश्वास करती है, लेकिन होली एम्पायर बनाने जैसे बड़े फैसले के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ परवेज में लायनल और कार्लाइल तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मुकाबले के आखिर में कार्लाइल आसानी से लायनल को हरा देता है। लायनल बिना किसी बहाने के अपनी हार स्वीकार कर लेता है। कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि वह पहले से काफी बेहतर हो गया है, इसलिए उसे इतना निराश होने की जरूरत नहीं। लेकिन लायनल हंसकर कहता है कि वह कभी भी हिज हाइनेस को हराने का सपना भी नहीं देख सकता। तभी कार्लाइल मौसम की तरफ देखता है और कहता है कि इतनी उत्तर दिशा में होने के बावजूद अभी भी गर्मी महसूस हो रही है। वो अपनी शर्ट उतारकर अपने ऊपर पानी डाल देता है। उसी समय लायनल उसे बताता है कि काउंटेस आशा पूरे इलाके की खेती दोबारा शुरू कराने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो खेतों की 2 बार जुताई भी समय पर हो जाएगी। कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि जब उसने पहली बार लोगों को बीज बोते देखा था तब आशा के चेहरे की खुशी अलग ही थी। लायनल हैरानी से पूछता है कि क्या वह सच में उसके चेहरे के इतने छोटे छोटे भाव भी पहचान लेता है। कार्लाइल आशा के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान को याद करता है और होठों पर मुस्कान लाते हुए कहता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तभी उसके चेहरे के छोटे छोटे भाव समझ में आते हैं। फिर वह लायनल से पूछता है कि कैपिटल से लाया गया सारा सामान ठीक से व्यवस्थित कर दिया गया है या नहीं। लायनल जवाब देता है कि सब काम पूरा हो गया है, लेकिन उसे एक बात की चिंता है। कैपिटल से आए सर्वेंट्स का व्यवहार परवेज के सर्वेंट्स के साथ अच्छा नहीं है। उसे डर है कि इससे काउंटेस आशा नाराज हो सकती है। कार्लाइल कहता है कि उसने पहले ही अपने सर्वेंट्स को साफ आदेश दिया था कि वे सिर्फ अपने हिस्से में रहें और किसी तरह की परेशानी पैदा न करें। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की नजर से दूर रहेंगे तो झगड़े की संभावना भी कम होगी। वो मन ही मन सोचता है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाद में इस मामले को खुद देख लेगा। उसी समय नीना अपने काम से जा रही होती है कि पीछे से एक मेड उसे आवाज देकर रोकती है। नीना मुड़कर पूछती है कि क्या बात है। सामने वाली मेड घमंड से पूछती है कि क्या उसे पता भी है उसने कितनी बड़ी गलती की है। नीना हैरान होकर पूछती है कि आखिर उसने किया क्या है। मेड ताने मारते हुए कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने से सीधे निकल जाने की। नीना समझ नहीं पाती और कहती है कि वह तो बस अपने रास्ते जा रही थी। तब वो मेड पूछती है कि क्या उसे अपने से बड़े लोगों की इज्जत करना नहीं सिखाया गया? क्या उसे लगता है कि सभी मेड्स बराबर होती है? वो खुद को लॉर्ड परवेज की मेड नहीं बल्कि हिज हाइनेस प्रिंस कार्लाइल की मेड बताकर अपना रुतबा दिखाने लगती है और कहती है कि उसका दर्जा कहीं ज्यादा ऊंचा है। फिर वो नीना से पूछती है कि अब समझ में आया कि उसके सामने से इस तरह निकल जाना कितनी बड़ी बदतमीजी है। नीना तुरंत सिर झुकाकर माफी मांग लेती है और कहती है कि उसे सच में इसका अंदाजा नहीं था। मेड घमंड से कहती है कि आगे से ध्यान रखना, तभी तो यूजीनिया नाम की मेड कहलाने के लायक बनेगी। फिर वो आशा तक का अपमान करते हुए कहती है कि उसकी सर्वेंट्स भी अपनी मालकिन की तरह ही बदतमीजी है। नीना मन ही मन सोचती है कि अगर गालियां सिर्फ उसे मिलती तो वह चुपचाप सह लेती, लेकिन उसके लॉर्ड का अपमान वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही लॉर्ड जिसने बारबेरियंस के खिलाफ लंबा युद्ध खत्म किया और पूरे परवेज के लोगों की हीरो बनी। तभी चीफ मेड वहां पहुंच जाती है। नीना उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मेड से उसे ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। चीफ मेड उसे शांत करते हुए कहती है कि अब उन्हें पहले से भी बेहतर काम करना होगा, क्योंकि लोग उनके लॉर्ड को देखकर ही उनके बारे में राय बनाएंगे। वह समझाती है कि अगर उन्हें कहीं भी कमी महसूस हो तो मेहनत करके उसे पूरा करें और हर काम में सबसे बेहतर बनने की कोशिश करें। नीना सिर झुकाकर माफी मांगती है और कहती है कि उसने अपनी कमजोरी दिखा दी। इसके बाद चीफ मेड सीधे डेकर के पास जाती है और उससे बताती है कि उसने सुना है प्रिंस कार्लाइल की मेड ने नीना के सामने उनकी लेडी का अपमान किया है। ये सुनकर डेकर चौंक जाता है। चीफ मेड आगे बताती है कि आज पहले ही दिन उसे ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, इसलिए अगर अभी इस मामले को नहीं रोका गया तो आगे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वह डेकर से पूछती है कि अगर वो व्यस्त हो तो वह मान लेगी कि उसने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन डेकर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कहता है कि वह जाकर उस मेड से बात करेगा। चीफ मेड उसे सलाह देती है कि सिर्फ मेड से नहीं बल्कि प्रिंस कार्लाइल से बात करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आखिर वही अपने लोगों का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ प्रिंस कार्लाइल को खबर मिलती है कि काउंटेस आशा उससे मिलने आई है। वह कहता है कि अच्छा हुआ वह सही समय पर आई, क्योंकि उसे भी उससे कुछ बात करनी थी। लेकिन जैसे ही वह आशा के चेहरे की तरफ देखता है उसे समझ में आ जाता है कि वह नाराज है, इसलिए वह तुरंत पूछता है
कि क्या हुआ। आशा शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है कि उसे हिज हाइनेस से एक विनती करनी है। कार्लाइल इजाजत देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि कहीं वह फिर से अतिरिक्त सप्लाईज तो नहीं मांगने आई। तभी आशा साफ शब्दों में कहती है कि वह अपने साथ कैपिटल से लाए गए सर्वेंट्स को अच्छी तरह समझाए, क्योंकि वे बार बार उसके लोगों से झगड़ा कर रहे हैं। वह चाहती है कि बेवजह की परेशानी बढ़ने से पहले कार्लाइल इस मामले को रोक दे। कार्लाइल जवाब देता है कि उसे नहीं लगता उसके सर्वेंट्स ने कुछ गलत कहा होगा। यह सुनकर आशा तुरंत उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाती है। कार्लाइल कहता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त ईमानदारी से निभा रहा है। तब आशा लाइनॉल से कॉन्ट्रैक्ट मंगवाने को कहती है। लाइनॉल तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लाकर देता है। आशा उसे खोलकर कार्लाइल के सामने रखती है और कहती है कि इसमें उसकी 3 शर्तें लिखी हैं। दूसरी शर्त साफ कहती है कि परवेज के लोगों का सम्मान किया जाएगा। फिर वह कार्लाइल की आंखों में देखकर कहती है कि अगर कोई उसका मजाक उड़ाए या उसका अपमान करे तो वह सह सकती है, लेकिन परवेज के लोगों का अपमान वह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर यहाँ के लोगों का भरोसा बदल गया तो जो काम वह करना चाहता है उसे पूरा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर कार्लाइल उससे पूछता है कि अगर वो उसकी बात अनदेखी कर दे तो वह क्या करेगी। आशा बिना डरे शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो आपको भी संभल कर रहना होगा। करीब 1 घंटे बाद महल के सभी सर्वेंट्स को हॉल में बुलाया जाता है। कार्लाइल उनसे पूछता है, मैंने सुना है कि तुम में से कुछ लोगों ने मेरी वाइफ का अपमान किया है। आशा मन ही मन सोचती है कि क्या उसने जानबूझकर उसे अपनी वाइफ कहा या फिर वह सच में उसे अपनी वाइफ मानने लगा है। तभी एक मेड कहती है कि यहाँ लंबे समय से काम करने वाले लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। कार्लाइल नीना से कहता है कि अगर उसे इतनी तकलीफ हुई है तो उसे उन लोगों के चेहरे जरूर याद होंगे। अगर उसकी बात सच है तो वह उन लोगों की तरफ इशारा करे जिन्होंने प्रिंसेस का अपमान किया। नीना कुछ मेड्स की तरफ इशारा कर देती है। वे मेड्स मन ही मन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिज हाइनेस इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कार्लाइल पूछता है, बस यही लोग हैं? नीना हाँ में जवाब देती है। तभी एक मेड तुरंत सफाई देने लगती है कि ये सब झूठ है, उसने तो सिर्फ उन्हें मैनर्स सिखाए थे। उल्टा वह आशा पर ही इल्जाम लगा देती है कि वही उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। नीना चुपचाप पीछे खड़ी रहती है। कार्लाइल शांत आवाज में पूछता है, मेरी वाइफ कौन है? ये सवाल सुनकर मेड घबरा जाती है। वह दोबारा वही सवाल पूछता है। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त होती है। डर के मारे मेड जवाब देती है, काउंटेस परवेज। कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ कहता है, उस नाम से उसे सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, तुम सब उस वक्त प्रिंसेस कहोगे। अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वह बेहद खतरनाक अंदाज में कहता है, मेरी वाइफ का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? इसका मतलब उसके लोगों की शिकायत बिल्कुल सही थी। फिर वह लायनल को आदेश देता है कि नोबेलिटी का अपमान करने की सजा दो। लायनल कहता है कि अगर सभी को सजा दी गई तो काम करने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। कार्लाइल कुछ पल सोचकर कहता है, ठीक है, फिर इन सबकी जीभ काट दो। ये सुनते ही सभी मेड्स रोने लगती है और माफी मांगने लगती है। दूर खड़ी आशा ये सब देखकर घबरा जाती है और तुरंत कार्लाइल के पास पहुंचकर उससे ऐसा न करने की विनती करती है। वह पूछती है कि इतनी कठोर सजा देने की क्या जरूरत है। कार्लाइल कहता है कि उसे लगता है इतनी सजा भी कम है, लेकिन आशा समझाती है कि वह उसके लोगों और अपने लोगों के बीच की दूरी खत्म करना चाहती है। उसे बदला नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान चाहिए। कार्लाइल जवाब देता है कि वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसकी वाइफ और प्रिंसेस है, इसलिए उसका अपमान करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। आशा शांत होकर कहती है कि कई बार उसे खुद भी लगता है कि शायद वह प्रिंसेस बनने के लायक नहीं है, इसलिए अगर किसी के मन में शक हो तो वह उसे समझ सकती है। वह लायनल की बात भी याद दिलाती है कि अभी यहाँ लोगों की बहुत कमी है, अगर सभी को सजा मिली तो काम कौन करेगा। कार्लाइल पूछता है कि फिर वह क्या चाहती है। आशा सभी मेड्स की तरफ देखकर कहती है, यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अब हम सबको साथ रहना होगा। मतभेद होंगे, फिर भी हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। एक दूसरे को समझना और सम्मान देना सबसे जरूरी है। मुझे पता है कि मेरे लोग तुम्हें थोड़े रफ लग सकते हैं, लेकिन यही लोग सालों से बॉर्डर पर लड़ते हुए इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी उनका अपमान करे। कार्लाइल आगे बढ़कर कहता है कि नोबेलिटी का अपमान बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन प्रिंसेस की दया की वजह से आज तुम सबको माफ किया जाता है। सभी मेड्स तुरंत झुककर आशा का धन्यवाद करती है। कार्लाइल उन्हें आखिरी चेतावनी देता है कि अगली बार दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस रहम की कदर करना। आखिरकार आशा राहत की सांस लेती है कि उसने किसी तरह अपने सनकी हस्बैंड को शांत कर दिया। तभी कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि इस सुलह की खुशी में क्यों न हम साथ में डिनर करें। आशा हैरानी से कहती है कि हमारी लड़ाई हुई ही कब थी। फिर वह वहां से चली जाती है। कार्लाइल वही खड़ा रह जाता है और सोचने लगता है
कि आखिर वह उस लड़की को डिनर के लिए कैसे मनाए। दूसरी तरफ गैब्रियल और एम्प्रेस आखिरकार कार्लाइल के खिलाफ एक साथ काम करने का फैसला कर लेते हैं। एम्प्रेस बताती है कि कार्लाइल अब परदेश पहुंच चुका है, जो एम्पायर की सीमा से बाहर का इलाका है, इसलिए इंपीरियल फैमिली वहां सीधे दखल नहीं दे सकती। वह यह भी बताती है कि उसने कार्लाइल की शादी रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। गैब्रियल कहता है कि प्रिंस अपने सबसे कीमती मोहरे की रक्षा कर रहा है, लेकिन भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों का साथ देते हैं, इसलिए सही मौका जरूर आएगा। एम्प्रेस पूछती है कि भगवान अपना चमत्कार कब दिखाएंगे। गैब्रियल मुस्कुराकर कहता है, समय आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। इसके बाद सितंबर की शुरुआत में परवेश के किसान अच्छी फसल की उम्मीद में खुश नजर आते हैं। महीने के आखिर में अचानक आसमान में काले बादल दिखाई देते हैं। सभी सोचते हैं कि शायद बारिश आने वाली है, लेकिन उन्हें अजीब लगता है क्योंकि वह बादल जमीन के बहुत करीब दिखाई दे रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी घबराकर कहता है कि उसने ऐसा मंजर 28 साल पहले भी देखा था। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाता है, हमला, बारबेरियंस वापस आ गए हैं। वो सभी गांव वालों को गुफाओं में छिपने का आदेश देता है और खुद भागकर अपने लॉर्ड को खबर देने निकल पड़ता है। उधर कार्लाइल लाइनल से कह रहा होता है कि अब परवेज पहले से काफी संभल गया है, शायद इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाईज भेजने का यही असर है। लाइनल जवाब देता है कि सिर्फ पैसा और सप्लाईज ही नहीं, काउंटेस आशा भी कमाल की लीडर है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी डेकर को देखकर हुई। कार्लाइल भी मानता है कि सिर्फ डेकर ही नहीं, परवेज का हर इंसान उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। कई मामलों में तो वे कैपिटल के लोगों से भी बेहतर है। अब उसे समझ आ गया है कि परवेज के बारे में फैली ज्यादातर बातें सिर्फ अफवाह और लोगों की गलत सोच थी। तभी एक सोल्जर उसे इंपीरियल फैमिली की तरफ से आया हुआ लेटर देता है। लेटर पढ़कर कार्लाइल हल्का सा मुस्कुराता है और बताता है कि इंपीरियल फैमिली अपनी लॉयल्टी दिखाने के नाम पर कुछ लोगों को परवेज भेज रही है। लाइनल कहता है कि उसे लगा था कि अपना मौका खोने के बाद सेसिलिया अब पीछे हट जाएगी, लेकिन कार्लाइल समझ जाता है कि वे लोग अब भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 3 साल बाद उसका डिवोर्स हो जाएगा। वो आगे कहता है कि सिर्फ सेसिलिया ही नहीं, बल्कि कई बड़े नोबल फैमिलीज अभी भी ताज पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं और उनकी एम्बिशन अभी खत्म नहीं हुई है। लाइनल भी मानता है कि सेसिलिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बेहद चालाक और काबिल लड़की भी है। वहीं दूसरी तरफ महारानी भी नई क्राउन प्रिंसेस चुनने में लगी हुई थी। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि सेसिलिया अपनी माँ की तरह ही है, चाहे बात खूबसूरती की हो या महत्वाकांक्षा की, दोनों में काफी समानता है। उसे यह बात अजीब भी लगती है। लाइनल भी मानता है कि कार्लाइल का लेडी सेसिलिया के साथ अच्छा रिश्ता था। ये सुनकर कार्लाइल थोड़ा झिझक जाता है। लाइनल को याद आता है कि हर विक्ट्री बैंक्वेट में कार्लाइल लेडी सेसिलिया के साथ डांस करता था। कार्लाइल हंसकर कहता है कि वह तो सिर्फ एक शिकार था जिसे फंसाना जरूरी था। लाइनल कहता है कि लेकिन लेडी सेसिलिया तो आपको सच में पसंद करती थी। कार्लाइल जवाब देता है कि उसे मैं नहीं, क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन चाहिए थी। फिर वो कहता है कि प्यार जैसी बातें बस दिखावा होती है, इंसान जब चाहे किसी से भी प्यार का नाटक कर सकता है। लेकिन लाइनल उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि आपको तो शायद यह भी नहीं पता कि किसी की याद आने का एहसास कैसा होता है। तभी दोनों को याद आता है कि इंपीरियल फैमिली ने आखिर भेजा क्या है। लाइनल अंदाजा लगाता है कि शायद कोई ज्वेलरी या कोई कीमती एंटीक होगा, लेकिन कार्लाइल को महसूस होता है कि इस बार वे लोग कोई बहुत अजीब चाल चलने वाले हैं। तभी अचानक पूरे महल में खतरे का ऐलान गूंज उठता है, हमला हो गया है, सभी लोग तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। आशा राहत की सांस लेते हुए कहती है कि दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन हमला फिर भी खतरनाक है क्योंकि उनकी सेना पहले से काफी कम हो चुकी है और हथियार भी पुराने हैं। डेकर उसे सलाह देता है कि उन्हें हिज हाइनेस कार्लाइल से मदद मांग लेनी चाहिए, अब झूठी शान दिखाने का समय नहीं है। यह सुनते ही आशा थोड़ा नाराज होकर पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी शान बचाने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल दूंगी? डेकर तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगता है और कहता है कि उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। आशा समझाती है कि वह उससे नाराज नहीं है, लेकिन अभी उन्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। अगर कुछ बारबेरियंस आए और वे तुरंत कार्लाइल से मदद मांग लें तो दोनों पक्षों के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। वह जानती है कि अगर कार्लाइल कोई आदेश देगा तो उनके लोग उसे मना भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो इस लड़ाई का सामना वह खुद करेगी। वो आदेश देती है कि पहले हिज हाइनेस को इस अभियान की जानकारी दी जाए, फिर वे तुरंत निकलेंगे। इसके बाद वह खुद कार्लाइल से मिलने जाती है। कार्लाइल पूछता है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आशा सोचती है कि शायद उसे बारबेरियंस के हमले की खबर पहले से मिल चुकी होगी। फिर वो बताती है कि आयरनी ट्राइब
जो छोड़ी हुई जमीन के कुछ बचे हुए कबीलों में से एक है, उसने बॉर्डर पर हमला कर दिया है और वह उसे रोकने जा रही है। कार्लाइल पूछता है कि क्या वह किसी तरह उसकी मदद कर सकता है। आशा कुछ पल चुप रहकर कहती है, अगर इस लड़ाई में मेरी मौत हो जाए तो आप मार्ग्रेव ऑफ परवेज बन जाएंगे, इसलिए मेरी जगह वहां की जिम्मेदारी संभालिएगा। कार्लाइल पूछता है, बस इतनी सी बात? आशा सिर हिलाकर हाँ कहती है। फिर वो आगे कहती है कि अगर आप लंबी उम्र तक जिए और आपके बाद कोई उत्तराधिकारी बने तो कृपया परवेज के लिए भी एक अच्छा काउंट जरूर चुनिएगा। कार्लाइल मन ही मन सोचता है कि क्या यही उसकी आखिरी इच्छा है। आशा झुककर सलाम करती है और कहती है कि वो इस धरती और हिज हाइनेस की सुरक्षा को खतरा देने वाले दुश्मनों का सफाया करके वापस आएगी। आशा के जाते ही कार्लाइल हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि ये है किसी भी तरह एक रोमांटिक जिदाई नहीं थी, कोई इन्हें पति पत्नी मानेगा भी नहीं। फिर वो उसके पास जाता है और उसके माथे पर हल्का सा किस करता है। वो दुआ करता है कि गॉड ऑफ विक्ट्री की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे और वो जीत कर वापस आए। इसके बाद आशा अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल जाती है। कार्लाइल खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर लायनल से पूछता है कि क्या नाइट्स तैयार है। लायनल कहता है कि सब कुछ आपके आदेश के अनुसार तैयार है। कार्लाइल टेलीस्कोप उठाकर युद्ध देखने लगता है, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से आशा की लड़ाई देखना चाहता है, जिसकी बहादुरी की कहानियां उसने बहुत सुनी है। उधर आशा अपनी तलवार से दुश्मनों पर लगातार वार करती है। उसके सैनिक तीरों की बारिश कर देते हैं। ये वही तीर थे जो कार्लाइल ने उन्हें दिए थे। उन्हें देखकर कार्लाइल खुश होता है कि उसके भेजे हुए सामान ने उम्मीद से कहीं पहले काम आना शुरू कर दिया। तभी लायनल घबराकर चिल्लाता है कि आशा फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रही है। यह देखकर कार्लाइल का चेहरा चिंता से भर जाता है। वो गुस्से में कहता है, ये लड़की पागल है क्या? लीडर होकर खुद फ्रंट लाइन में क्यों जा रही है? लायनल सुझाव देता है कि उन्हें अपने नाइट्स भेज देने चाहिए अगर उसे कुछ हो गया तो, लेकिन कार्लाइल मना कर देता है और कहता है कि अभी इंतजार करो। वो किसी ऐसे इंसान की मदद कभी स्वीकार नहीं करेगी जिस पर उसे भरोसा नहीं है। कुछ ही देर बाद आशा दुश्मनों के एक बड़े लीडर के सामने पहुंच जाती है। वो उसे देखकर हंसते हुए कहता है, ये औरत कौन है? आशा ठंडे अंदाज में जवाब देती है, लगता है तुम्हें लोअर ट्राइब के लीडर का अंजाम अभी तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उसका भी यही हाल हुआ था। एक ही वार में आयशा दुश्मन के लीडर को खत्म कर देती है। फिर बाकी सैनिक भी उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते और वह बिना किसी मुश्किल के सबको हरा देती है। ये देखकर कार्लाइल उसे पागल कहता है और आखिरकार समझ जाता है कि आयशा को ज्वेलरी या ऐसी चीजों में कभी दिलचस्पी क्यों नहीं थी, क्योंकि उसके सामने ऐसी सारी चीजें बिल्कुल बेकार थी। वो समझ जाता है कि आयशा सिर्फ एक जबरदस्त फाइटर ही नहीं बल्कि कमाल की स्ट्रैटेजिस्ट भी है, जो बेहद खतरनाक लेकिन सबसे असरदार तरीके से दुश्मनों को खत्म करना जानती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि दुश्मन के चीफ का सिर काटने वाली भी वही थी। वो हल्का सा मुस्कुराता है और सोचता है कि उसका मन खुद उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का था, लेकिन शायद आयशा ने इसलिए मदद नहीं मांगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसका ये रूप देखे। तभी कार्लाइल की नजर दुश्मनों के पीछे से आने वाली फोर्स पर पड़ती है। लायनल तुरंत कहता है कि यही सही मौका है अपने नाइट्स भेजने का, क्योंकि अभी आयशा की आर्मी अकेले उन्हें नहीं रोक पाएगी। अगर पेरविस की आर्मी हार गई तो पूरा बोझ उन पर आ जाएगा। कार्लाइल तुरंत अपने नाइट्स को रियर अटैक रोकने का आदेश देता है और खुद भी अपनी पत्नी की मदद के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आयशा सोचती है कि दुश्मनों को शायद अंदाजा ही नहीं था कि पेरविस को इतनी बड़ी सपोर्ट मिली है, इसलिए वे 1000 से भी कम सैनिक लेकर आए। तभी उसकी नजर पहाड़ों से आने वाले रियर अटैक पर पड़ती है। वो तुरंत डेकर को डेनिलो और 100 सैनिकों के साथ उन्हें रोकने का आदेश देती है। डेकर हैरान होकर कहता है कि अगर ऐसा किया तो यहाँ सिर्फ 500 सैनिक बचेंगे और पूरा मोर्चा टूट सकता है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि रीइंफोर्समेंट आ गई है। आयशा पहले सोचती है कि शायद किले की सुरक्षा में लगे 300 सैनिक होंगे, लेकिन जब वो कार्लाइल और उसके नाइट्स को देखती है तो चौंक जाती है। फिर खुद को संभालकर बाकी दुश्मनों पर फोकस करती है। डेकर कहता है कि पहाड़ों वाली फोर्स को अब हिज हाइनेस संभाल लेंगे और उन्हें सामने वाले दुश्मनों को खत्म करना चाहिए। जो भी पीछे से आयशा पर हमला करने की कोशिश करता है वो कुछ ही पलों में उसका अंत कर देती है। आखिरकार दुश्मन का लीडर पीछे हटने का आदेश देता है और उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने एक दिन में पेरविस जीतने का सपना देखकर बहुत बड़ी गलती की थी। रात होते ही सभी शहीद सैनिकों के शव वापस लाए जाते हैं और घायलों का इलाज शुरू होता है। आयशा मानती है कि अगर कार्लाइल समय पर मदद के लिए नहीं आता तो यह लड़ाई बहुत लंबी और खतरनाक हो सकती थी। वो डेकर से कहती है
कि वो हिज हाइनेस का धन्यवाद करने जा रही है। डेकर थोड़ा चिंतित होता है, लेकिन आयशा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ज्यादा चिंता ना करने के लिए कहती है। रास्ते में वो नुकसान का हिसाब लगाती है। 600 सैनिकों में से 17 मारे गए, 45 गंभीर रूप से घायल हुए और 200 से ज्यादा को हल्की चोटें आईं। उम्मीद से यह नुकसान काफी कम था, फिर भी उसे लगता है कि वो कार्लाइल का जितना धन्यवाद करे उतना कम है। हालांकि उसे यह भी चिंता है कि उसके लोग इस बात को कैसे लेंगे। जब वो कार्लाइल के कमरे में पहुंचती है तो वो पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे बैठने के लिए कहता है। आयशा झुककर उसका धन्यवाद करती है, लेकिन उसकी जरूरत से ज्यादा फॉर्मेलिटी कार्लाइल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो सिर्फ धन्यवाद बोलकर चली जाएगी या उसके साथ एक कप चाय पीना भी इतना मुश्किल है। आयशा कहती है कि उसका मतलब ऐसा नहीं था। उसे लगा जितनी जल्दी धन्यवाद और सॉरी बोल दे उतना बेहतर होगा। कार्लाइल जवाब देता है कि उसे धीरे धीरे बात करना ज्यादा पसंद है, तभी असली मजा आता है। वो जानता है कि वो व्यस्त होगी, फिर भी उसके साथ चाय पीने का आग्रह करता है। आयशा सम्मान के साथ बैठ जाती है, लेकिन कार्लाइल चाहता है कि उनके बीच इतनी दूरी और फॉर्मेलिटी ना रहे। चाय का नाजुक कप देखकर आयशा हैरान रह जाती है कि ये अब तक टूटा कैसे नहीं। जैसे ही वो चाय पीने लगती है, कार्लाइल अचानक पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है। आयशा हैरान होकर कारण पूछती है। कार्लाइल कहता है कि उसने मदद नहीं मांगी थी, फिर भी वो खुद चला आया, शायद इसी वजह से वो नाराज हो। आयशा तुरंत मना कर देती है और मन ही मन सोचती है कि जिसने उसकी जान बचाई उससे भला वो क्यों नाराज होगी। वो मानती है कि गलती उसी की थी। अगर कार्लाइल रियर आर्मी को नहीं रोकता तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती और वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तभी कार्लाइल पूछता है कि क्या वो हर बार लड़ाई में मरने की तैयारी करके जाती है। आयशा कहती है कि हर सच्चा वॉरियर मौत के लिए तैयार होकर ही बैटलफील्ड में उतरता है। कार्लाइल कहता है कि वो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन आयशा साफ कहती है कि वो जरूर ऐसा सोचती है। कार्लाइल याद दिलाता है कि उसने तो शादी के बाद ही उसे खुली छूट दे दी थी कि भविष्य में उसके कई बच्चे हों तो उनमें से किसी एक को पेरेविस का अगला शासक बना देना। फिर पूछता है कि अगर वो पेरेविस से इतना प्यार करती है तो क्या उसके अपने वंशजों को ये जगह नहीं मिलनी चाहिए। आयशा शांत होकर जवाब देती है कि उसके लिए खून का रिश्ता मायने नहीं रखता। जो भी जिम्मेदारी के साथ इस जगह की रक्षा कर सके वही इसका शासक बनना चाहिए। कार्लाइल उसे याद दिलाता है कि उसके पिता और भाइयों की कुर्बानी की वजह से ही उसे ये सम्मान मिला है। क्या किसी और के वंशज का इसे लेना गलत नहीं होगा। आयशा कहती है कि उसके पिता को ये पद सम्मान के रूप में मिला था या फिर मरने के लिए भेजे गए इंसान की आखिरी जिम्मेदारी के रूप में। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की रक्षा की थी, इसलिए वो नहीं जानती कि ये विरासत बननी चाहिए या नहीं, लेकिन वो इतना जरूर चाहती है कि पेरेविस को अब कभी सजा की जगह या एग्जाइल की जमीन न समझा जाए। यहाँ के लोगों ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने हमेशा इस एम्पायर की बॉर्डर की रक्षा की है। कार्लाइल उसकी बात से सहमत हो जाता है और स्वीकार करता है कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि पेरेविस की आर्मी इतनी मजबूत और बहादुर है। आयशा एक बार फिर दिल से उसका धन्यवाद करती है और मानती है कि अगर वो समय पर मदद के लिए नहीं आता तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। कार्लाइल बस इतना कहकर बात टाल देता है कि अगर उसकी आर्मी खत्म हो जाती तो परेशानी उसे भी होती, इसलिए उसने वही किया जो करना जरूरी था। फिर वो मुस्कुराकर पूछता है कि क्या अब भी उसे कुछ और कहना है। वो भी कार्लाइल से वही सवाल पूछती है, लेकिन जब दोनों के बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो उसे नम्रता से अलविदा कहकर बाहर निकल जाती है। दरवाजे के बाहर आते ही वो सोचने लगती है कि उसे लगा था कार्लाइल आखिर में जरूर कुछ कहेगा, लेकिन क्या वो सच में भूल गया या फिर उसने बिना किसी शर्त के सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि वे मुसीबत में थे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। वो खुद को समझाती है कि कहीं ये उस पर एहसान का बोझ डालने की चाल तो नहीं। कुछ दिनों के बाद इंपीरियल पैलेस में एम्प्रेस अपने बेटे मार्टियस से कहती है कि अफसोस की बात है कि छोड़ी हुई जमीन के बर्बेरियन फिर से पेरेविस पर हमला कर बैठे। मार्टियस जवाब देता है कि वे तो पहले ही हरा दिए गए, लेकिन एम्प्रेस समझाती है कि पुराने बड़े कबीले लगभग खत्म हो चुके हैं और इस बार हमला करने वाला छोटा इंग्राम ट्राइब था। मार्टियस लापरवाही से कहता है कि सारे बर्बेरियन एक जैसे ही होते हैं। तब एम्प्रेस मुस्कुराकर कहती है कि वह तो उन लोगों की शुक्रगुजार है। मार्टियस हैरान होकर वजह पूछता है। तब वो बताती है कि उनका अचानक हमला भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन उसने उसके लिए एक नया मौके खोल दिया है। मार्टियस गुस्से में पूछता है कि आखिर वो किस बात के लिए खुश है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि वो बेवजह घबरा रहा है। अगर कभी कोई बड़ा मॉन्स्टर आ गया तो उसे खुद बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले कार्लाइल को पेरेविस से बाहर निकालना जरूरी है। फिर वो अपनी असली साजिश बताती है कि वो पेरेविस में दोबारा लंबी जंग शुरू करवाना चाहती है। मार्टियस समझ नहीं पाता कि इससे कार्लाइल की ताकत कैसे कम होगी, क्योंकि अगर कार्लाइल बर्बेरियन को हरा देगा तो उसका नाम और बढ़ेगा। एम्प्रेस समझाती है कि अगर पेरेविस लगातार जंग में फंसा रहा तो दूसरे नोबल वहां नहीं जा पाएंगे, सप्लाई रुक जाएगी, जहाजों का आना जाना बंद हो जाएगा और कार्लाइल
के जासूस भी काम नहीं कर पाएंगे। तब मार्टियस उसकी पूरी साजिश समझ जाता है और कहता है कि ऐसे में कार्लाइल को मजबूर होकर कैपिटल लौटना पड़ेगा। एम्प्रेस ठंडे स्वर में कहती है कि अगर वो बर्बेरियन के तीरों से मर जाए तो और भी अच्छा होगा। ये सुनकर मार्टियस थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाती है कि अगर कार्लाइल मर गया तो उसे कभी युद्ध में नहीं भेजा जाएगा और वही अगला क्राउन प्रिंस बनेगा, इसलिए उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मार्टियस कहता है कि ताज तो हर हाल में उसी का होना चाहिए। एम्प्रेस जवाब देती है कि सब कुछ सही समय पर होगा। दूसरी तरफ कार्लाइल के बारे में खबर आती है कि उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, इसलिए उसे जल्द से जल्द कैपिटल वापस लाना होगा। उसी दिन एम्प्रेस इंग्रैम ट्राइब को एक गुप्त चिट्ठी भेजती है जिसमें वो उन्हें हथियार और सप्लाई देने का वादा करती है, लेकिन साफ लिखती है कि उन्हें जीतना जरूरी नहीं है, बस जंग जितनी लंबी चले उतना बेहतर होगा। वो ये भी बताती है कि हाई प्रीस्ट गैब्रियल भी उसके साथ मिलकर काम करेगा। चिट्ठी मिलने के बाद गैब्रियल एक गुप्त जगह पहुंचता है जहां कई पादरी पहले से मौजूद होते हैं। प्रीस्ट जेरोनिमो मीटिंग की जगह बदलने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि गलती उसकी नहीं बल्कि मंदिर के उन नेताओं की है जो सत्ता के सामने झुक गए हैं और गोल्डन बो ब्रदरहुड को दबा रहे हैं। एक पादरी कहता है कि उनका समूह सिर्फ भगवान की शिक्षाओं का पालन करता है, लेकिन दूसरा जवाब देता है कि फिर भी उन्हें धर्मद्रोही कहा जा रहा है। गैब्रियल सभी को भरोसा दिलाता है कि आखिर में जीत उन्हीं की होगी क्योंकि भगवान उनके साथ है। उधर पेरेविस के किले में आयशा लंबे गलियारे से गुजरते हुए सोचती है कि आज उसे आखिर इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है। उसे लगता है कि शायद सुबह कोई जरूरी बात हुई होगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने मुस्कुराते हुए कार्लाइल बैठा मिलता है। वो गुड मॉर्निंग कहकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि वे पति पत्नी है और उन्हें थोड़ा समय साथ बिताना चाहिए। ये सुनकर आयशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। कार्लाइल मुस्कुराते हुए फिर कहता है कि आखिर वे शादीशुदा है, इसलिए थोड़ा समय साथ बिताना बिल्कुल जरूरी है। आयशा मन ही मन सोचती है कि आखिर वो इस बार क्या प्लान कर रहा है और अचानक ये सब क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि शायद उसने उससे उसके लोगों का ख्याल रखने की जो बात कही थी वही कुछ ज्यादा हो गई। कार्लाइल उसके चेहरे की उलझन देखकर पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। आयशा तुरंत मना करती है और कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बस उसे लगता है कि शायद वो इस सब के जरिए कोई बात समझाना चाहता है और उसे डर है कि कहीं वो उसका मतलब समझ न पाए। इस पर कार्लाइल मुस्कुराकर कहता है कि उसने सुना है पेरेविस के लोग ज्यादा बहस नहीं करते, इसलिए उसे उम्मीद है कि वो उसकी बात आराम से सुनेगी। काउंट पेरेविस ने पूछा कि क्या वो सच में सिर्फ उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। कार्लाइल ने मुस्कुराकर कहा कि उसे प्राइवेट आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों को आराम से बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला। आखिर वे पति पत्नी है। इस पर काउंट पेरेविस ने कहा कि वो भी ऐसा ही चाहती है। कार्लाइल बोला कि सिर्फ बैठकर बातें करना इतना मजेदार नहीं होगा, उससे बेहतर होगा कि वो खुद उसे पूरे किले की सैर कराए। कुछ देर बाद दोनों किले में घूमने लगे। कार्लाइल ने बताया कि दूसरी मंजिल की मरम्मत काफी पहले पूरी हो गई थी, लेकिन अब उसे लगता है कि इसकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही। काउंट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अगर उन्हें ये पहले बता देते तो अच्छा रहता, क्योंकि पहले ये जगह हमेशा साफ रहती थी, लेकिन अब हर तरफ मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे हैं। कार्लाइल के लोग भी ये देखकर हैरान रह गए। काउंट ने समझाया कि लगातार युद्ध की वजह से किसी के पास किले की देखभाल करने का समय या ताकत नहीं थी। लोगों की पहली चिंता सिर्फ जिंदा रहना और सर्दी काटना था, इसलिए जो भी लकड़ी मिलती उसे जलाना पड़ता था। कार्लाइल ने हैरानी से पूछा कि क्या सच में फर्नीचर भी जला दिया गया? दुश्मनों ने पहाड़ों के जंगल तक जला दिए थे, इसलिए लकड़ी मिलनी बंद हो गई। मजबूरी में ड्रेसिंग टेबल, पुरानी अलमारियां और दादाजी की घड़ियां तक जलानी पड़ी। कार्लाइल ने गंभीर होकर कहा कि उसने सुना था दुश्मन सेना उनकी सेना से 20 गुना बड़ी थी। काउंट ने सिर हिलाकर कहा कि असल में वो करीब 50 गुना ज्यादा थी। तभी उसके पिता ने बताया कि आयशा को युद्ध के देवता का आशीर्वाद मिला था। हालांकि उनके सामने ये कहना थोड़ा शर्म की बात थी। काउंट ने कहा कि उसके पिता अमीर पेरवेज खुद एक महान योद्धा थे। कार्लाइल ने सम्मान से कहा कि वो सच में एक असली नाइट थे और अफसोस जताया कि शाही परिवार से उनकी पहली मुलाकात उनके पिता के साथ ही हुई। ये सुनकर काउंट हैरान रह गए कि कोई शाही व्यक्ति उसके पिता की इतनी इज्जत कर सकता है। आगे चलते हुए कार्लाइल ने पूछा कि किले में परिवार की कोई तस्वीर क्यों नहीं लगी। काउंट ने जवाब दिया कि इतने सालों के युद्ध में कभी पोर्ट्रेट बनवाने का मौका ही नहीं मिला। कार्लाइल ने कहा कि तस्वीर बनाने में समय कलाकार का लगता है, परिवार का नहीं। अमीर पेरवेज का पोर्ट्रेट जरूर बनना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां
उन्हें याद रख सके। काउंट ने हैरानी से पूछा कि उसे किले में लगाने की क्या जरूरत है। कार्लाइल ने कहा कि यादें हमेशा संभाल कर रखी जाती हैं, चाहे लकड़ी की कितनी भी कमी क्यों ना हो। आने वाले लोग अपने पूर्वजों को देख सके, यही सबसे बड़ी विरासत होती है। तब काउंट को महसूस हुआ कि कार्लाइल बाकी शाही लोगों से बिल्कुल अलग सोच रखता है। उसी समय दूसरी जगह कुछ लोग बात कर रहे थे कि कार्लाइल को प्राइवेस छोड़े 3 महीने हो चुके हैं और अब कुछ करना होगा। उनका कहना था कि भगवान का आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति भगवान की इच्छा के खिलाफ नहीं जी सकता। वहीं कुछ लोग साम्राज्य के घमंडी और अत्याचारी रईसों की आलोचना कर रहे थे और मानते थे कि सिर्फ ईश्वर का मार्ग ही लोगों को बराबरी और सच्चा न्याय दे सकता है। कुछ दिन बाद एक लड़की काउंट के पास आई और पूछा कि क्या वो बहुत परेशान है। काउंट समझ नहीं पाई कि वो वहां क्यों आई है। तभी एलन नाम का बड़ा भाई उसे पागल कहने लगा कि उसने ऐसी जगह क्यों चुनी। उसका छोटा भाई डिलन भी बोला कि उसका फैसला बेवकूफी भरा है और कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ एक आदमी कार्लाइल के पास आया और बताया कि वफादारी के सबूत के तौर पर भेजी गई मेहमान पहुंच चुकी है। कार्लाइल ने उसे अंदर बुलाया। सामने आते ही उसने उसे पहचान लिया। वो सेसिलिया डुप्राट थी। सेसिलिया ने झुककर अपनी वफादारी जताई और कहा कि पत्र मिलने के बाद उसे लगा था शायद उनसे कुछ छीन लिया जाएगा, लेकिन असल में उसे यहाँ उनकी मदद के लिए भेजा गया है। उसने पूछा कि वो कैसे काम आ सकती है। कार्लाइल ने पूछा कि क्या वो डुप्राट नेटवर्क के बारे में जानती है। सेसिलिया ने बताया कि यह पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा सूचना और संदेश नेटवर्क है, जहां से खबरें सबसे तेज फैलती है। कार्लाइल ने कहा कि उसने इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन इसकी रफ्तार मशहूर है। तब सेसिलिया ने कहा कि अगर वो चाहे तो पूरा नेटवर्क उनके लिए काम करेगा। ये सुनकर कार्लाइल भी हैरान रह गया और समझ गया कि यह उनके लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। सेसिलिया ने बताया कि राजधानी से इतनी दूर रहकर वहां की खबरें मिलना मुश्किल है, लेकिन अब ये समस्या नहीं रहेगी। फिर उसने राजधानी में फैल रही नई अफवाह बताई, जहां लोग प्रिंस मैटियस की तुलना कार्लाइल से कर रहे हैं और कई लोग मैटियस को ज्यादा योग्य मानने लगे हैं। कार्लाइल ने पूछा कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तब सेसिलिया ने बताया कि उनके सूचना नेटवर्क के मुताबिक पादरी एला झूठी अफवाहें फैला रहा है। हाल ही में उसे दरबार में बड़ा पद मिला है और वो डिप्टी गैब्रियल नॉक्स की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर कार्लाइल नाराज हो गया और सही समय पर यह खबर देने के लिए सेसिलिया का धन्यवाद किया। सेसिलिया ने भरोसा दिलाया कि वो कभी भी कार्लाइल के साथ विश्वासघात नहीं करेगी और खुद को उसकी ताकत के लायक साबित करना चाहती है। उसकी बात सुनकर कार्लाइल संतुष्ट हो गया और उसका साथ स्वीकार कर लिया। फिर उसने एक नौकर को आदेश दिया कि सेसिलिया के लिए दूसरी मंजिल पर कमरा तैयार किया जाए। साथ ही बताया कि बाद में काउंटेस पेरवेज, जो इस किले की मालकिन है, उससे मिलने आएंगी। सेसिलिया भी काउंटेस पेरवेज से मिलने के लिए उत्साहित थी और शुरू से ही अपने रिश्ते को सही दिशा देना चाहती थी। कुछ देर बाद काउंटेस पेरवेज वहां पहुंची और पूछा कि क्या उन्हें बुलाया गया था। कार्लाइल ने उनके काम में रुकावट डालने के लिए माफी मांगी और सेसिलिया का परिचय ड्यूक डुप्राट की बेटी के रूप में कराया। काउंटेस को उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र की कोई नोबल लेडी यहाँ आएगी, इसलिए उन्होंने उसके कठिन सफर की बात की। सेसिलिया ने कहा कि वो खुद यहाँ आने का फैसला लेकर आई है और रास्ते में उसकी मैग्स को हुई परेशानी के लिए भी माफी मांगी। फिर कार्लाइल ने बताया कि सेसिलिया का कमरा दूसरी मंजिल पर होगा। काउंटेस ने तुरंत सहमति जताई और कहा कि पहली मंजिल उसके लिए बिल्कुल सही नहीं होगी। कार्लाइल ने सुझाव दिया कि उसके कमरे में कुछ नया फर्नीचर रखा जाए और दोनों तरफ की मेड्स मिलकर उसे सजाएं। काउंटेस समझ गई कि वो क्या चाहता है और उसने बिना किसी आपत्ति के हामी भर दी। इसके बाद काउंटेस ने कहा कि उन्हें अभी काफी काम है और जाने की अनुमति मांगी, लेकिन कार्लाइल ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे साथ में डिनर करेंगे। ये सब देखकर सेसिलिया ने महसूस किया कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने के बावजूद काउंटेस उसे अपनी प्रतिद्वंद्वी नहीं मान रही है। उसने मन ही मन तय किया कि उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, ताकि जब कार्लाइल एक दिन ताज हासिल करे तो वह उसकी रानी बन सके। दूसरी तरफ गाइल्स अंदर ही अंदर नाराज था, क्योंकि उसे लग रहा था कि काउंटेस पेरवेज धीरे धीरे रानी बनने के और करीब पहुंच रही है। सेसिलिया के इस समय आने से वो और भी परेशान हो गया। हालांकि वो जानता था कि अभी तक कार्लाइल और सेसिलिया के बीच कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वो मानता था कि एक महारानी शांत, समझदार और विनम्र होनी चाहिए। इसलिए वो किसी भी हालत में सेसिलिया को उस जगह तक नहीं पहुंचने देगा। उसने फैसला किया कि कुछ दिनों बाद वो डोरोथी को बुलाएगा। उधर डोरोथी को अपने पिता का पत्र मिला, जिसमें उसे तुरंत प्राइवेज आने के लिए
कहा गया था। उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में कई उलझनें थी। सफर के दौरान उसे अपने पिता गिलिस लेपेल की याद आई, जिन्हें पूरे साम्राज्य का महान प्रतिभाशाली विद्वान माना जाता था और जो अकादमी के सबसे बड़े अधिकारी थे। उन्हीं की वजह से डोरोथी ने बचपन से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। उसे बचपन की बातें याद आईं, जब उसके पिता हमेशा कहते थे कि लड़कियों को ज्यादा बोलना या खुद को दिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई उन्हें पसंद नहीं करेगा। हर बार ऐसी बातें सुनकर डोरोथी को लगता था कि उसकी अपनी पहचान को दबाया जा रहा है। उसके पिता अक्सर बड़े विद्वानों के उदाहरण देकर उसे मूर्ख साबित करते और लगातार डांटते रहते, लेकिन डोरोथी हमेशा चुपचाप उनकी हर बात मान लेती थी। आखिरकार वो अपना सामान लेकर प्राइवेस पहुंच गई। उसके पिता उसे कार्लाइल के सामने ले गए और कहा कि वो उनकी मदद करने आई है। डोरोथी ने सम्मान से अभिवादन किया। कार्लाइल ने मुस्कुराकर कहा कि काफी समय बाद अकादमी की सबसे होनहार छात्रा यहाँ आई है और वो उसकी जानकारी और काबिलियत देखने के लिए उत्सुक है। डोरोथी ने विनम्रता से जवाब दिया कि उसके पिता ने कहा है यहाँ बहुत काम है और वो सिर्फ छोटे मोटे कामों में मदद करने आई है। उसके पिता ने गर्व से कहा कि वो अकादमी के बाकी छात्रों से कहीं ज्यादा योग्य है। यह सुनकर कार्लाइल ने मन ही मन सोचा कि प्रोफेसर भी काफी महत्वाकांक्षी इंसान है, क्योंकि जैसे ही सेसिलिया आई उन्होंने तुरंत डोरोथी को भी भेज दिया। कार्लाइल ने कहा कि इतनी कठिन जगह तक आना आसान नहीं था, इसलिए पहले वो आराम कर ले, लेकिन उससे पहले उसे इस किले की मालकिन से मिलना चाहिए। उसने किसी को काउंटेस पेरवेस को बुलाने भेज दिया। डोरोथी मन ही मन सोच रही थी कि जिसने अनगिनत युद्ध लड़े और इतने सारे बर्बर दुश्मनों को हराया हो वो कितनी डरावनी होगी। इसलिए उसने खुद को पहले से तैयार कर लिया कि वो किसी भी हाल में घबराहट अपने चेहरे पर नहीं आने देगी। तभी काउंटेस पेरवेस कमरे में दाखिल हुई और उन्हें देखकर डोरोथी पूरी तरह हैरान रह गई। काउंटेस ने सभी का अभिवादन किया। कार्लाइल ने डोरोथी का परिचय कराया और बताया कि प्रोफेसर ने उसे यहाँ उनकी मदद के लिए भेजा है। काउंटेस ने चिंता जताई कि क्या डोरोथी यहाँ की जिंदगी में खुद को ढाल पाएगी, क्योंकि प्राइवेस अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने उसे सलाह दी कि जितना हो सके किले के अंदर ही रहे और बाहर निकले तो हमेशा किसी को साथ लेकर जाएं। डोरोथी ने उनकी मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद दिया। फिर कार्लाइल ने काउंटेस से पूछा कि क्या वो आज रात उनके साथ डिनर करेंगी। उन्होंने बिना झिझक हाँ कह दिया। यह देखकर कार्लाइल ने मन ही मन सोचा कि लगता है उसे महिला मेहमानों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। कमरे से बाहर निकलने के बाद डोरोथी के पिता ने गुस्से में पूछा कि उसने काउंटेस को हर हाइनेस क्यों कहा। उसे सिर्फ काउंट पेरवेस कहना चाहिए था। उन्होंने डांटते हुए कहा कि शब्दों में भी ताकत होती है। अगर वो बार बार उस औरत को हर हाइनेस कहेगी तो खुद कार्लाइल भी उसे अपनी असली पत्नी मानने लगेगा। फिर उन्होंने डोरोथी को आदेश दिया कि यहाँ रहने के दौरान वो हर हाल में कार्लाइल को प्रभावित करे, और हमेशा की तरह डोरोथी ने चुपचाप सिर्फ इतना कहा, जी पिता। डोरोथी सोच रही थी कि कम से कम जब वो क्राउन प्रिंसेस बनेगी तब वो अपनी पसंद की जितनी चाहे किताबें पढ़ सकेगी, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। अगले दिन काउंटेस पर्बस ने किले के नए बटलर सैमुअल से आगे किले की देखभाल की जिम्मेदारी संभालने को कहा। उन्होंने डेला से भी सैमुअल की मदद करने को कहा और डेला तुरंत मान गया। फिर काउंटेस ने सैमुअल को अपने साथ पूरे किले का जायजा लेने के लिए बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए वे आराम से किले में घूमने लगे। रास्ते में नौकरानियां आपस में बात कर रही थी कि पर्पस पहले से काफी बेहतर होता जा रहा है और सभी इससे सहमत थी। काउंटेस ने डेला की तारीफ की, लेकिन सैमुअल और डेला ने कहा कि इसमें उनकी नहीं बल्कि सैमुअल की मेहनत ज्यादा है। सैमुअल आसमान की तरफ देखकर बोला कि अब सच में ऑटम आ चुका है और पहली फसल की कटाई भी जल्द शुरू होगी। काउंटेस खुश होकर बोली कि अब सर्दियों के लिए इमरजेंसी फूड जमा किया जा सकेगा। डेला ने कहा कि अगले साल और उसके बाद की फसलों से बचा हुआ अनाज बेचकर अच्छी कमाई भी होने लगेगी। कुछ देर की खामोशी के बाद डेला बोला कि उसे एक और बात करनी है। काउंटेस ने पूछा क्या, तो उसने हाल ही में किले में आई 2 महिलाओं का जिक्र किया। काउंटेस ने कहा कि अगर वो सेसिलिया और डोरोथी की बात कर रहा है तो दोनों हिज हाइनेस कार्लाइल की मदद के लिए आई है, लेकिन उसे लगता है कि असल में दोनों क्राउन प्रिंसेस बनने की दौड़ में है। डेला ने पूछा कि क्या वे हिज हाइनेस की लवर्स हैं। काउंटेस ने कहा कि कुछ वैसा ही समझ लो। डेला सिर खुजलाते हुए बोला कि नौकरों की नजर से कुछ नहीं बचता। अगर किले में सच में कोई लवर होता तो उन्हें जरूर पता चल जाता। उसने काउंटेस को याद दिलाया कि उन्होंने खुद कहा था कि हिज हाइनेस किले में जो चाहे करे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। काउंटेस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पर्बस आज सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बचा हुआ है, इसलिए उन्हें अपना वादा निभाना चाहिए। डेला बोला कि सब जानते हैं
हिज हाइनेस कार्लाइल महिलाओं को पसंद करते हैं, इसलिए उसे पहले से अंदाजा था कि कभी न कभी कोई महिला मेहमान जरूर आएगी। फिर उसने काउंटेस से कहा कि उन्हें भी अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए और तलाक के बाद क्या करेंगी यह भी तय कर लेना चाहिए। काउंटेस मुस्कुराकर बोली कि उसकी चिंता छोड़ो, तुम खुद 26 साल के हो और आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। यह सुनकर डेला शर्मिंदा हो गया और काउंटेस ने हंसते हुए उसे गुड लक कहा। दोनों फिर से किले में घूमने लगे, लेकिन कोई दूर से उन पर नजर रख रहा था। उन्हें चुपचाप देख रहा कार्लाइल अंदर ही अंदर परेशान था। उसे याद आया कि उसने खुद ही अपनी ऐसी इमेज बनाई थी कि लोग उसे सिर्फ महिलाओं के पीछे भागने वाला आदमी समझे, इसलिए उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर भी ना जाने क्यों उसे बुरा लग रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर उसे समझ आया कि आयशा ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसके बारे में सब कुछ जानती हो, जबकि उसे उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। कार्लाइल मन ही मन बोला कि सिर्फ कुछ बातें जान लेने से कोई यह नहीं समझ सकता कि वो उसे पूरी तरह जानता है। फिर उसने खुद को समझाया कि आयशा तो बस एक छोटे इलाके की लॉर्ड है, वो क्राउन प्रिंस के बारे में सब कुछ कैसे जान सकती है। इसके बावजूद वो खुद पर हैरान था कि बिना किसी वजह के उसका पीछा करता रहा। देख लिया होता तो जरूर उसका मजाक उड़ाता। उधर डेकर ने काउंटेस से पूछा कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि हिज हाइनेस और उन दोनों महिलाओं के बीच कुछ नहीं है, क्योंकि उसने सुना था कि उनमें से एक का नाम पहले हिज हाइनेस के मैरिज पार्टनर के तौर पर भी सामने आया था। इसी दौरान साम्राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक लड़का अपनी मां पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि उसे किसी तरह किले में ही रहना है, क्योंकि पता नहीं कब उसे मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जबरदस्ती भेज दिया जाए। ऐसी ही बातें पूरे दक्षिण में फैल रही थी। इंपीरियल नाइट्स प्रिंस मैटिस को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन कमजोर बहानों और कड़े विरोध की वजह से ये फैसला रद्द हो गया। मैटिस गुस्से में अपनी मां से कहने लगा कि क्या ये आराम करने का समय है? आप तो महल में आराम से बैठी हैं, लेकिन अगर मैं मर गया तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। कुछ कीजिए। उसकी मां ने उसे शांत करने के लिए वाइन का गिलास दिया और कहा कि पहले इसे पी लो। फिर बोली कि क्या उसे नहीं पता कि वह उसकी सबसे बड़ी चिंता है और वह उसे युद्ध में जाने से रोकने के लिए कुछ भी करेगी। मैटिस ने पूछा, क्या ये सच है? उसने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। फिर उसे आराम करने भेज दिया। उसके बाद महारानी ने एक सेवक को हाई प्रीस्ट गैब्रियल के पास संदेश भेजने का आदेश दिया कि वह जल्द उससे मिलने आएंगी। मुलाकात में गैब्रियल ने महारानी का स्वागत किया और पूछा कि वह कैसी है। महारानी ने कहा कि वह मैटिस की मदद करने में लगी है, क्योंकि वह मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि सम्राट ने बिना किसी अनुभव वाले बेटे को सेना की जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की है। गैब्रियल बोला कि उसने भी सुना है कि मैटिस ने कभी सही मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं ली। महारानी ने माना कि मैटिस कमजोर है और वह उसे खतरे में नहीं देख सकती। गैब्रियल ने कहा कि प्रिंस मैटिस का जन्म सुंदरता और प्रेम के देवता के आशीर्वाद वाले नक्षत्र में हुआ है। महारानी बोली कि वह कार्लाइल को परबस से हर हाल में वापस लाना चाहती है, क्योंकि उसका वहां छिपे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे कार्लाइल को वहां से हटाया जा सके। गैब्रियल ने कहा कि एक रास्ता है, उनकी शादी रद्द करवाई जा सकती है। महारानी हैरान होकर पूछती है कि क्या ऐसा सच में संभव है। गैब्रियल आत्मविश्वास से कहता है कि मंदिर कुछ खास हालात में शादी को अमान्य घोषित कर सकता है, जैसे अगर शादी धोखे से हुई हो, जबरदस्ती करवाई गई हो, पैसे या किसी गलत मकसद के लिए की गई हो, दोनों परिवार इसके खिलाफ रहे हो, या शादी के बाद पति पत्नी जानबूझकर परिवार बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी न करें। इन वजहों से शादी रद्द की जा सकती है। फिर वह पूछता है कि क्या महारानी शाही परिवार की मान्यता भी वापस ले सकती है। महारानी तुरंत हामी भर देती है। उन्हें लगता है कि गैब्रियल से मिलने के बाद जैसे सारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं। वह कहती है कि परबस में मौजूद अपने जासूसों से जानकारी जुटवाएंगी, खासकर ये कि कार्लाइल और आयशा पति पत्नी की तरह रह भी रहे हैं या नहीं। आखिरकार अक्टूबर आ जाता है और सेसिलिया व डोरोथी के स्वागत में एक भव्य डिनर रखा जाता है। सभी एक बड़ी टेबल पर बैठते हैं। तब काउंटेस मुस्कुराकर कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जो जगह कभी इंडोर एग्जीक्यूशन साइट की तरह इस्तेमाल होती थी, वही एक दिन इतनी शानदार बन जाएगी। हिज हाइनेस ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और डिनर शुरू करने के लिए कहा। नौकरानियों ने सभी को खाना परोसा। डेकर और काउंटेस साथ बैठे थे और एक नई डिश को देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है। काउंटेस बोली कि ये पिछली बार खाए गए मांस से अलग लग रहा है। तब डोरोथी ने बताया कि ये टर्की है और अगर इसे सही तरीके से न पकाया जाए तो इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसका मांस काफी सख्त हो जाता है। उसने कहा कि हिज हाइनेस के अपने साथ जो शेफ लाए हैं
उनकी कुकिंग स्किल सच में शानदार है। कार्लाइल ने टर्की काटना शुरू किया। तभी डोरोथी बोली कि इसे ऐसे नहीं काटते, पहले इसके पैर और पंख अलग किए जाते हैं। काउंटेस ने भी कहा कि अगर किसी जानवर की हड्डियों की बनावट पता हो तो ये मुश्किल नहीं होता। वैसे भी उसे ये किसी बड़े पक्षी के मांस जैसा लग रहा है। ये सुनकर कार्लाइल हंस पड़ा और बोला कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत तरह के लोगों से मुलाकात की है, लेकिन ऐसी बात पहली बार सुनी है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने में लगे थे। हालांकि बाहर वालों के सामने उन्हें एक शादीशुदा कपल की तरह ही बर्ताव करना था, क्योंकि यही उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। उसमें साफ था कि वह कागजों पर अपनी पत्नी की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाएगी। तभी हिज हाइनेस ने काउंटेस से बात शुरू की और पूछा कि क्या उसे उस कपल पोर्ट्रेट की याद है जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी। काउंटेस ने हाँ कहा। तभी डोरोथी ने उस पोर्ट्रेट के बारे में पूछा, जिस पर हिज हाइनेस ने समझाया कि वह रॉयल फैमिली का सदस्य है और शादीशुदा भी, इसीलिए उनका पोर्ट्रेट बनाकर इंपीरियल आर्काइव में भेजना जरूरी है। साथ ही एक पोर्ट्रेट इस किले में भी लगाया जाएगा। फिर उन्होंने लायोनेल से पूछा कि पेंटर कौन चुना गया है। लायोनेल ने बताया कि जिन पेंटर से संपर्क किया गया था उनमें फैबियन ने यह काम स्वीकार कर लिया है और वह जल्द ही पहुंच जाएगा। ये सुनकर डोरोथी ने कहा कि फैबियन वही मशहूर पेंटर है जिसने इंपीरियल सैलून का ग्रैंड प्राइज 3 बार जीता है। सेसिलिया ने भी कहा कि हिज मैजेस्टी के पोर्ट्रेट के लिए उसी स्तर का आर्टिस्ट होना चाहिए। डोरोथी ने काउंटेस की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या उन्हें कोई दूसरा पेंटर चाहिए। काउंटेस ने जवाब दिया कि उन्हें यह सब थोड़ा परेशान करने वाला लगता है, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज्वेलरी और भारी ड्रेस पहनकर घंटों बैठना पड़ेगा और उन्हें नहीं लगता कि ये उन पर सूट करेगा। हिज हाइनेस ने कहा कि अब वह इंपीरियल फैमिली की सदस्य है, इसीलिए ये उनकी जिम्मेदारी है और चाहे ये सब नया लगे उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। काउंटेस ने भी सहमति में सिर हिला दिया। उसी समय एक आदमी गाइल्स के पास आया और बताया कि उनके लिए एक संदेश आया है। गाइल्स ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि हिज हाइनेस को प्रीवस से हटाने का सबसे अच्छा तरीका उनकी शादी को रद्द करवाना है। साथ ही यह भी लिखा था कि उनके पास सबूत है कि हिज मैजेस्टी और काउंटेस अपने वैवाहिक रिश्ते को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनकी शादी सिर्फ नाम की रह गई है। ये पढ़कर गाइल्स खड़ा हो गया और बोला कि अब उन दोनों को प्रतीत करना होगा कि वे सच में पति पत्नी हैं, वरना कोई भी उनकी शादी को असली नहीं मानेगा। लायोनेल ने कार्लाइल से कहा कि शादी रद्द कराने के लिए मंदिर की मंजूरी जरूरी होती है, इसीलिए यह तय है कि हाई प्रीस्ट गैब्रियल, जो एम्प्रेस के काफी करीब माना जाता है, पहले ही इस योजना में शामिल हो चुका है। हाल ही में गैब्रियल नॉक्स को भी किसी वजह से उस इंसान पर भरोसा नहीं रहा था। तभी कार्लाइल ने कहा कि क्यों ना थोड़ा बाहर घूमकर आया जाए। लायोनेल ने पूछा कि वह कहाँ जाना चाहते हैं। कार्लाइल ने जवाब दिया कि वह देखना चाहते हैं कि इस बार फसल कैसी हुई है। दोनों घोड़ों पर सवार होकर खेतों की तरफ निकल पड़े। खेतों को देखकर कार्लाइल ने कहा कि अब यह इलाका पहले से कहीं ज्यादा आबाद और जिंदा लग रहा है। लोगों की सेहत भी पहले से बेहतर दिख रही है। उन्होंने सोचा कि खाना बांटने के बाद प्रीवस में मौतों की संख्या काफी कम हो गई है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पहले ही साल हाथ इतने खराब थे। फिर कार्लाइल ने लायोनेल से महीने के आखिर में होने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पूछा। लायोनेल ने बताया कि यह प्रीवस का पहला हार्वेस्ट फेस्टिवल होगा और काउंटेस इसे लेकर किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड है। लोग उनसे पूछ रहे थे कि यह फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, तो उन्होंने बस इतना कहा कि उस दिन सभी लोग भरपेट खाएंगे, पिएंगे और पूरे दिन डांस करेंगे। कार्लाइल हंसते हुए बोले कि यही तो असली हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या इसकी तैयारी के लिए और कुछ चाहिए। तभी काउंटेस अपने घोड़े पर वहां पहुंच गई और मुस्कुराकर पूछने लगी कि हिज मैजेस्टी और लॉर्ड बेली यहाँ क्या कर रहे हैं। कार्लाइल ने मजाक में कहा कि आखिर वह काउंटेस के पति हैं, इसीलिए यहाँ आना तो बनता है। काउंटेस ने कहा कि ये उनकी पहली अच्छी फसल है, इसीलिए वह खुद सब कुछ देखना चाहती थी। उन्होंने कार्लाइल का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने प्रीवस के बारे में इतना सोचा। फिर बोली कि उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर कार्लाइल थोड़ा निराश हो गया। उसने पूछा कि हार्वेस्ट फेस्टिवल महीने के आखिर में ही है ना। काउंटेस ने कहा कि हाँ, और वह लॉर्ड बेली के लिए कुछ सवाल भी तैयार कर रही है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि हो सकता है यह फेस्टिवल राजधानी से आए लोगों को बहुत साधारण लगे, लेकिन वो चाहती हैं कि कार्लाइल भी इसे उनके साथ एंजॉय करे। तभी टॉम ने मजाक में कहा कि बस खूब शराब पीना, बाकी सब अपने आप मजेदार हो जाएगा। उसकी बात सुनकर काउंटेस जोर से हंस पड़ी। कार्लाइल उन्हें हंसते हुए देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो जरूर नशे में होंगी, वरना उसके सामने इतनी बेफिक्र होकर कभी नहीं हंसती। बाद में अपने ऑफिस में बटलर ने आशा को बताया कि हार्वेस्ट फेस्टिवल की सारी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएंगी। डेकर ने पूछा
कि क्या वो जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं कर रही हैं। आशा ने जवाब दिया कि हिज मैजेस्टी कार्लाइल ने उन्हें अतिरिक्त मदद दी है। डेकर ने कहा कि शायद उस मदद को बचाकर किसी और काम में इस्तेमाल करना बेहतर होगा, लेकिन आशा ने मना कर दिया और बोली कि कम से कम एक बार सभी लोगों को ऐसी खुशियों की याद जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर उगी फसल उनकी मेहनत का नतीजा है, इसलिए इस खुशी का जश्न मनाना जरूरी है। वो चाहती थी कि सभी लोग साथ बैठकर खाएं, पिएं और दिल खोलकर खुशियां मनाएं। तभी उन्हें अपने पिता की याद आ गई, जब युद्ध के दिनों में वो उनके साथ एक कोने में बैठी थी और उन्होंने पूछा था कि युद्ध खत्म होने के बाद वो क्या करना चाहेंगे। उनके पिता ने मुस्कुराकर कहा था कि लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी इतना दम बचा है कि ऐसे सवाल पूछ रही हो। जब आशा ने जिद की तब उनके पिता ने कहा था कि अगर कभी यह युद्ध खत्म हुआ तो वो खूब खेती करेंगे, ढेर सारी फसल उगाएंगे और फिर पूरे इलाके का सबसे बड़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाएंगे। उनके पिता का सपना था कि ऐसा हार्वेस्ट फेस्टिवल हो जहां हर किसी के पास अगले साल की फसल आने तक भरपूर खाना हो और कोई भी भूखा ना रहे। आशा ने डेकर से कहा कि अगर इस तरह हर साल फेस्टिवल होगा तो लोग अगले साल भी और मेहनत करेंगे और अपनी जमीन से उनका लगाव भी बढ़ेगा। वो अपने दिवंगत पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। तभी कमरे के बाहर खड़ी सेसिलिया ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे समझ आ गया कि हार्वेस्ट फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। वो यह देखने आई थी कि यहाँ का लॉर्ड कितनी तैयारी कर रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि आशा अपने इलाके और लोगों के लिए उसकी सोच से भी ज्यादा जिम्मेदार और समर्पित है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर आशा क्राउन प्रिंसेस की रेस में उसकी प्रतिद्वंद्वी ना होती तो शायद दोनों अच्छी दोस्त बन सकती थी। दूसरी तरफ इंपीरियल पैलेस में सम्राट की युवा रखाइल विवियाना अपनी नौकरानी से गुस्से में पूछ रही थी कि उसकी योजना क्यों काम नहीं कर रही। नौकरानी ने समझाया कि बच्चा होना इतना आसान नहीं होता और उसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन विवियाना बोली कि उसके पास इंतजार करने का समय नहीं है। गर्भ फैलने और बच्चे के जन्म में बहुत समय लगता है और तब तक हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। उसने सोचा कि अगर दूसरा प्रिंस इसी तरह ताकत बढ़ाता रहा तो उसके जैसी औरत बिना किसी को पता चले गायब हो जाएगी। वो यह भी सोच रही थी कि आखिर एम्प्रेस कब तक अपने बेटे के जरिए सत्ता चलाती रहेगी। लेकिन असली खतरा दूसरा प्रिंस नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस था। ये सोचकर वो और भी भड़क गई कि एम्प्रेस ने उसे अपनी चाल में इस्तेमाल कर लिया। नौकरानी ने उसकी हालत देखकर पानी लाने की बात कही, लेकिन विवियाना बोली कि जब तक वो सम्राट को एक बेटा दे देती है तब तक उसके जीतने की पूरी संभावना है। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि एम्प्रेस चुपचाप यह सब नहीं होने देगी। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा कि अगर क्राउन प्रिंस को प्रीवस ना भेजा गया होता तो दोनों मिलकर एम्प्रेस को रोक सकते थे। इतना कहते ही उसने पास रखा फूलदान जमीन पर फेंक दिया जो टूटकर बिखर गया। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि उसे जितनी जल्दी हो सके बच्चा पैदा करना होगा। उसकी यह हालत पूरे महल में चर्चा का विषय बन गई और लोग कहने लगे कि वो मां न बन पाने की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। मैथियस ने भी यह खबर सुनी और हैरान रह गया। वो तुरंत अपनी मां के पास पहुंचा और बोला कि उसे बहुत बड़ी खबर मिली है, लेकिन एम्प्रेस उसकी बात सुनने के बजाय बोली कि उसके पास उससे भी ज्यादा जरूरी खबर है। जब मैथियस ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत जल्द कार्लाइल का तलाक करवाया जा सकेगा। कुछ समय बाद आखिरकार हार्वेस्ट फेस्टिवल का दिन आ गया। पूरे प्रीवस में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों को लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। तभी खबर मिली कि एल्सुर से शराब और मांस की खेप पहुंच चुकी है। एक लड़के ने बताया कि अब उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान है और आखिरी गाड़ी को इमरजेंसी के लिए बचाकर रखा जा सकता है। घंटी बजते ही कार्लाइल और आशा फेस्टिवल में पहुंचे। चारों तरफ शानदार इंतजाम थे और मेजों पर तरह तरह का खाना सजा हुआ था। आशा आगे बढ़ी और सबको संबोधित करते हुए बोली कि आज का दिन प्रीवस के लिए बेहद खास है। बरसों तक बर्बरों के हमलों से तबाह रही इस जमीन पर आज फिर से फसल उगी है और उसी खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। उसने कहा कि ये खुशी यहाँ रहने वाले हर इंसान की है और इसके लिए वो हिज हाइनेस कार्लाइल की मदद की दिल से आभारी है। फिर उसने घोषणा की कि आज और कल सभी लोग खुलकर खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे और डांस करेंगे। ये सुनते ही लोगों ने अपनी टोपियां हवा में उछाल दी और पूरे जोश के साथ जश्न शुरू हो गया। आशा ने बटलरों से कहा कि खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सभी को लगातार खाना परोसा जाए। तभी डेकर ने आशा से कहा कि अब उसे भी जाकर सबके साथ बैठकर एक ड्रिंक लेनी चाहिए। उसने मना किया, लेकिन डेकर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती मेज तक ले गया। वहां बैठते ही उसने लेटिशिया के नाम पर टोस्ट उठाया। आशा ने उसे ज्यादा शराब ना पीने की सलाह दी क्योंकि वो पहले ही काफी नशे में था, लेकिन डेकर हंसते हुए बोला कि उसे समझाना बंद करे
और खुद भी पिए। आशा ने पहली बार बियर का एक घूंट लिया, लेकिन तुरंत चेहरा बनाकर गिलास नीचे रख दिया और बोली कि इसका स्वाद तो बहुत खराब है। डेकर हंस पड़ा और बोला कि वो तो हमेशा कार्लाइल के साथ महंगी वाइन पीती रही है, इसलिए शायद उसे बियर पसंद नहीं आई। लेकिन आशा ने कहा कि बात ऐसी नहीं है, सच में इसका स्वाद अच्छा नहीं है। डेकर उसे देखकर हंसने लगा और बोला कि इस वक्त वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी लग रही है। तभी बाकी सैनिक और मजदूर भी वहां आ गए और बोले कि लेडी को उनके साथ भी एक ड्रिंक करनी चाहिए। आशा मुस्कुराई और बोली कि अब तक सभी ने बहुत मुश्किलें झेली है और आगे भी बहुत काम बाकी है, लेकिन आज के दिन सब अपनी परेशानियां भूलकर सिर्फ जश्न मनाए। सब ने अपने गिलास टकराए और एक साथ पीना शुरू किया। फिर सभी ने आशा से भी उनके साथ चीयर्स करने की जिद की। उसने मना नहीं किया और बार बार सबके साथ गिलास टकराती रही, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वो इसी तरह पीती रही तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए वो चुपचाप वहां से उठकर जाने लगी। तभी किसी ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे एक जरूरी काम याद आ गया है, लेकिन जैसे ही वो वहां से थोड़ी दूर चली उसे तेज चक्कर आने लगे और उसने मन ही मन सोचा कि अब उससे और शराब नहीं पी जाएगी, इसे थोड़ी देर कहीं छिपकर आराम करना होगा। आशा एक कोने में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि यहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तभी उसके दिमाग में आया कि अगर डेकर को पता चल गया कि उनका लॉर्ड इस हालत में बैठा है तो वो क्या कहेगा। तभी उसी की आवाज आई जिसने हंसते हुए पूछा कि आखिर उसने कितनी शराब पी ली है। गुस्से में उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कार्लाइल खड़ा था। उसने पूछा कि उसने आखिर इतनी ड्रिंक कर ली। आशा ने मासूमियत से कहा कि सब बार बार उसे पीने के लिए कह रहे थे, इसलिए उसने भी थोड़ा ज्यादा पी लिया। कार्लाइल ने पूछा कि अगर उनका लॉर्ड इतना नशे में हो जाए कि उसे कुछ होश ही न रहे और उसी वक्त बर्बर हमला कर दे तो वो क्या करेगी। यह सुनते ही आशा घबराकर तुरंत खड़ी हो गई और बोली कि क्या सच में हमला हो गया है, उसे अभी निकलना होगा। कार्लाइल ने उसे पकड़कर पास खींच लिया और गले लगाते हुए कहा कि शांत हो जाओ, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद आशा उससे अलग हुई तो कार्लाइल ने मन ही मन सोचा कि नशे में इंसान की बातों का कोई सिर पैर नहीं होता। फिर उसने कहा कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो जानना चाहता है कि आखिर सबसे ज्यादा किस बात के लिए वह उसकी आभारी है। आशा ने बिना सोचे जवाब दिया कि अगर उसकी मदद ना होती तो वह कभी हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं कर पाती। कार्लाइल ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वह सच में इस सौदे से खुश है। आशा ने हाँ में सिर हिलाया और उल्टा उससे पूछ लिया कि क्या इस फेस्टिवल की वजह से उसका बहुत पैसा खर्च हो गया। कार्लाइल हंसकर बोला कि बिल्कुल। फिर मजाक करते हुए कहा कि अगर उसे लगता है उसने इतना सब किया है तो क्या हर बार उसे देखकर उसे एक किस नहीं मिलनी चाहिए। यह सुनकर आशा शर्म से लाल हो गई। कार्लाइल को लगा अब शायद वह उसे थप्पड़ मार देगी, लेकिन अगले ही पल वह उसके करीब आई और उसके होठों पर किस कर दिया। कार्लाइल कुछ पल के लिए पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब उसकी बात की वजह से हुआ या शराब के असर से। लेकिन आशा यही नहीं रुकी और उसे फिर से किस करने लगी। वह मासूमियत से बोली कि अगर किस करना नहीं भी आता तो भी हिम्मत तो करनी चाहिए। आखिरकार कार्लाइल ने धीरे से उसे अलग किया, लेकिन तभी चक्कर आने की वजह से आशा लड़खड़ा गई और सहारे के लिए उसी को पकड़ लिया। कार्लाइल समझ गया कि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली है और अब उसे कुछ होश नहीं है। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से कहा कि फेस्टिवल की तैयारी में उसने बहुत मेहनत की है, अब बाकी सब भूलकर आराम करे। अगली सुबह जब आशा की आंख खुली तो उसका सिर बुरी तरह घूम रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह कभी इतनी शराब नहीं पिएगी। तभी उसने देखा कि कार्लाइल उसके पास बैठा हुआ है। उसने पूछा कि अब कैसी तबीयत है, फिर मुस्कुराकर कहा कि लगता है उसे कल रात की कुछ भी याद नहीं है और अगली बार उसे लिमिट में पीना चाहिए। आशा ने घबराकर पूछा कि आखिर कल क्या हुआ था। तभी उसकी नजर अपने बदले हुए कपड़ों पर गई और वह और ज्यादा परेशान हो गई। उसने तुरंत कार्लाइल से पूछा कि उसके कपड़े किसने बदले और आखिर कल रात क्या हुआ। कार्लाइल ने शांत होकर बताया कि उसे वह फेस्टिवल के दौरान एक कोने में बेहोश मिली थी, इसलिए वह उसे अपने कमरे में ले आया था, लेकिन उसने जानबूझकर इस वाली बात का जिक्र नहीं किया ताकि वह बेवजह शर्मिंदा न हो। आशा तुरंत फेस्टिवल की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान हो गई और पूछने लगी कि उसके बिना सब ठीक से हुआ या नहीं। कार्लाइल ने उसे भरोसा दिलाया कि विस्काउंट प्रीवस ने सब संभाल लिया था और उसके न होने से कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसने उसे याद दिलाया कि उसने अभी तक यह भी नोटिस नहीं किया कि उसने दूसरे कपड़े पहन रखे हैं। इससे आशा फिर असहज हो गई और उसे लगा कि कहीं कुछ और तो नहीं हुआ, लेकिन कार्लाइल ने उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाई जिसमें लिखा था कि वह सिर्फ कागजों पर उसकी पत्नी की भूमिका निभाएगी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा कि वैसे भी अभी तक वह यह रोल ठीक से नहीं निभा रही, क्योंकि किसी को भी उन्हें देखकर
असली पति पत्नी होने का यकीन नहीं होता। आशा ने तुरंत जवाब दिया कि असल में वही उसे कभी अपनी पत्नी जैसा व्यवहार नहीं देता। कार्लाइल ने उसकी बात टालते हुए कहा कि बेहतर होगा अगर पूरे साम्राज्य में यह अफवाह फैल जाए कि वे सच में पति पत्नी की तरह रहने लगे हैं और पिछली रात दोनों एक ही कमरे में साथ थे। उसने सिर्फ इतना बताया कि वह नशे में थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि आशा इस तरह की अफवाह फैलाने को लेकर सहज नहीं थी, लेकिन दोनों जानते थे कि अगर लोगों को उनकी शादी पर शक हो गया तो उनका पूरा प्लान खतरे में पड़ जाएगा। खासकर मैथियस लगातार उनके रिश्ते पर नजर रख रहा था और एम्प्रेस तथा मंदिर की मदद से शादी रद्द करवाने की कोशिश कर रहा था। अगर मंदिर ने इस शादी को अवैध घोषित कर दिया तो कार्लाइल को प्रीवस में लगाया गया अपना सारा निवेश वापस लेना पड़ेगा, और क्योंकि मैथियस पहले ही युद्ध से पीछे हटने की कोशिश कर चुका था, ऐसी स्थिति एम्प्रेस के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती थी। अगर उसका बेटा युद्ध के मैदान में जाकर मर जाता और बाद में उसे पता चलता कि दोनों ने एक साथ रात बिताई थी तो यह बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती। लेकिन फिलहाल वहां पहले से ही मेहमान मौजूद थे, इसलिए यह अफवाह फैलाना आसान था। आशा ने थोड़ी झिझक के बाद आखिरकार इस योजना को मान लिया। अगर यह बात सफल हो जाती तो महारानी के शक और सवालों से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल सकता था। आशा ने चिंता से पूछा कि प्रीवेज में आखिर कितना पैसा लगाया गया है, लेकिन कार्लाइल ने उसे समझाया कि उसके दोस्ताना व्यवहार से धोखा नहीं खाना चाहिए और उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। अगले दिन हार्वेस्ट फेस्टिवल का दूसरा दिन था और तब तक यह अफवाह पूरे इलाके में तेजी से फैल चुकी थी कि उनके हाइनेस और काउंटेस ने साथ में रात बिताई है। उनकी योजना बिल्कुल सही काम कर रही थी और लोगों के मन में उनके रिश्ते को लेकर जो शक था वह काफी हद तक खत्म हो गया। ये खबर नीना तक भी पहुंची, जो उस समय बाहर से काफी शांत और बेपरवाह बनने की कोशिश कर रही थी। बाद में नीना और सेसिलिया ने इन अफवाहों के बारे में बात की और दोनों इस बात से हैरान थी कि कार्लाइल पहले आशा की तरफ ठीक से देखता तक नहीं था, जिससे ऐसा लगता था कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब अचानक दोनों के इतने करीब आने की बात सामने आ गई थी। सेसिलिया को इस पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। तब नीना ने उससे बताया कि ये खबर आखिर फैली कैसे। एक नौकरानी को हाइनेस ने आशा के कपड़े बदलने के लिए बुलाया था और इसी वजह से लोगों को पता चला कि पिछली रात के बाद आशा के कपड़े बदल गए थे। नीना ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ हवा में उड़ती हुई अफवाह नहीं थी, बल्कि कुछ हुआ जरूर था। ये सुनकर सेसिलिया फिर भी यकीन नहीं कर पा रही थी और उसकी पूरी योजना बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि हाइनेस कार्लाइल अपनी असली पत्नी काउंटेस प्रिवेज के इतने करीब कैसे आ सकता है। लेकिन उसने शांत दिमाग से कार्लाइल के स्वभाव के बारे में सोचा और याद किया कि इस इलाके के लोग उसे कितना भरोसेमंद मानते हैं। इतनी प्रतिष्ठा बनाना आसान नहीं था। नीना की राय इसके बिल्कुल उलट थी और वह कार्लाइल को बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं मानती थी। लेकिन सेसिलिया ने पानी का घूंट लेते हुए हर बात को ध्यान से सोचा और खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक अफवाह भी हो सकती है। भले ही काउंटेस प्रिवेज आगे चलकर महारानी बन जाए, फिर भी राजघराने की व्यवस्था में वह सेसिलिया से नीचे ही रहेगी और सेसिलिया को लगता था कि प्रिवेज जैसी महिला एक अच्छी महारानी भी नहीं बन पाएगी। इसलिए उसे अब भी भरोसा था कि इस पूरे खेल में बढ़त उसी के पास है। उसने ये भी सोचा कि शायद काउंटेस प्रिवेज ने जानबूझकर ये सब किया हो, क्योंकि उसे अपनी स्थिति खतरे में लग रही होगी। इसलिए उसने कार्लाइल जैसे मजबूत और अच्छे नाम वाले आदमी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी। अगले दिन डायंस और लियोनेल बेली हाइनेस कार्लाइल के सामने खड़े होकर आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे और एक दूसरे को आगे बढ़ाकर ये पूछने के लिए तैयार कर रहे थे कि वे यहाँ किस बारे में आए हैं। आखिरकार उन्होंने बात शुरू कर ही दी, क्योंकि कार्लाइल उस समय अच्छे मूड में था और उन्हें लगा कि यही सही मौका है। उन्होंने सुबह सुनी हुई एक दिलचस्प खबर का जिक्र किया। कार्लाइल ने अनजान बनने का नाटक करते हुए उनसे पूछा कि आखिर खबर क्या है। तब उन्होंने सीधा सवाल कर दिया कि क्या यह सच है कि उसने पिछली रात काउंटेस प्रिवेज के साथ रात बिताई थी। कार्लाइल ने बिल्कुल सहज अंदाज में जवाब दिया कि हाँ, ये सच है। फिर भी उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो और उनसे पूछा कि सुबह उन्होंने कौन सी दिलचस्प खबर सुनी थी। गाइल्स और लियोनेल दोनों हैरान रह गए और बोले कि यही तो वह खबर थी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वह पिछली रात नशे में था। कार्लाइल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह पूरी तरह होश में था। फिर भी दोनों लगातार सवाल करते रहे और ये जानने की कोशिश करते रहे कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वह लड़की सच में काउंटेस प्रिवेज ही थी। आखिरकार कार्लाइल ने बातचीत रोकते हुए कहा कि उनके सवाल जरूरत से ज्यादा निजी हो रहे हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन समझ गया कि अगर शिक्षक और लियोनेल खुद उससे सीधे इस बारे में पूछ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी योजना बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। उसने सोचा कि इस अफवाह ने पूरे किले के माहौल को कितना बदल दिया होगा। हार्वेस्ट फेस्टिवल खत्म होने के बाद काउंटेस प्रिवेज को कार्लाइल ने अपने पास बुलाया। उसे बुलाने आई नौकरानी
अब उसे हर मैजेस्टी कहकर संबोधित कर रही थी। ये सुनकर कार्लाइल जोर से हंस पड़ा। किले के नौकरों और बाकी लोगों के व्यवहार में भी साफ बदलाव दिखाई दे रहा था, लेकिन आशा पहले की तरह ही सामान्य बनी हुई थी। कार्लाइल को यह भी लगा कि अफवाह फैलने के बाद उसकी अपनी प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई है, क्योंकि लोग अब उसे देखकर हल्की मुस्कान देने लगे थे। हालांकि महारानी जैसी समझदार महिला को लंबे समय तक धोखा देना अभी भी आसान नहीं होगा। वह निश्चित रूप से शक करती रहेगी, लेकिन फिलहाल उसके पास इस शादी को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और काउंटेस प्रिवेज भी समझ रही थी कि अब आगे की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा जटिल होने वाली है। अफवाह फैलने के बाद काउंटेस प्रिवेज काफी एम्बैरेस्ड महसूस करने लगे, यहां तक कि उसकी मेड मीना भी उसके आसपास अजीब तरह से बिहेव करने लगी। वो काउंटेस को अपनी सेहत का ध्यान रखने और ठीक से केयर करने की सलाह देने लगी, यहां तक कि पुराने गृह नुस्खों के नाम पर उसकी बाथटब में कुछ हर्ब्स डालकर नहाने को कहती ताकि उसे सर्दी ना लगे। उसके नेल्स साफ करती, चेहरे पर हर्बल मास्क लगाती और उसके बालों में कोई अजीब सा जेली जैसा पदार्थ तक लगा देती। कुछ दिन बीत गए और आखिरकार कार्लाइल और काउंटेस प्रिवेज का कपल पोर्ट्रेट बनाने का समय आ गया। दोनों जिस तरह साथ खड़े थे वो देखने में काफी इंप्रेसिव लग रहे थे। कार्लाइल ने हल्के फ्लर्ट वाले अंदाज में कहा कि वो आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और उसकी मेड्स ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन काउंटेस प्रिवेज ने बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया कि वो तो हमेशा जैसी ही दिखती है। अगर किसी की ब्यूटी की तारीफ करनी हो तो वो कार्लाइल की होनी चाहिए। उनकी बातचीत सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने तरीके से एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हों। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल पैलेस में सेसिलिया और कई दूसरी रॉयल लेडीज लंच के लिए इकट्ठा हुई थी। उनमें विवियाना भी मौजूद थी और उसे लग रहा था कि शायद उसे यहाँ बुलाकर मजाक बनाया जाएगा। सभी महिलाएं पैलेस के शेफ्स द्वारा बनाए गए एक नए स्नैक और हल्की ब्लैक टी का स्वाद लेने के लिए बैठी थी। सब उस नए खाने को लेकर काफी क्यूरियस थी। तभी एम्प्रेस ने बातचीत के बीच कहा कि ये जगह ऐसी मिस्ट्रेस के लिए बिल्कुल सही नहीं लगती, जो आमतौर पर इस तरह की गैदरिंग्स में नजर ही नहीं आती। विवियाना पहले भी ऐसी मीटिंग्स में ज्यादा दिखाई नहीं देती थी, इसलिए बाकी नोबल लेडीज के लिए उसका यहाँ होना थोड़ा अनयूजुअल था। लगातार अजीब और चुभने वाले सवाल सुनकर विवियाना अंदर से परेशान हो रही थी, लेकिन बाहर से उसने खुद को काम रखा और हर बात का पोलाइटली जवाब दिया। भले ही उसे लग रहा था कि बाकी महिलाएं जानबूझकर सार्कास्टिक बातें कर रही हैं। विवियाना ने कहा कि वो काफी समय से उन सभी से मिलना चाहती थी, लेकिन उनके बीच का एज गैप देखकर उसे थोड़ा डर लगता था और उसे लगा कि शायद वे आपस में आसानी से घुल मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि विवियाना खुद सिर्फ 25 साल की थी और वहां मौजूद सबसे कम उम्र की रॉयल वुमन थी, लगभग बाकी नोबल लेडीज की बेटियों की उम्र की। मन ही मन वो खुद को समझा रही थी कि एम्परर के साथ रिश्ता रखना गलत नहीं है। आखिर एम्परर की उम्र लगभग उसके पिता के बराबर थी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक प्लेजेंट स्माइल बनाए रखी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि जैसे ही वो एम्परर के बेटे को जन्म देगी वो इन सभी महिलाओं को अपने सामने झुका देगी। तभी दो नोबल लेडीज आपस में धीरे से एक अफवाह की बात करने लगी कि एक प्रीस्ट अक्सर लेडी विवियाना के फैमिली एस्टेट में आता जाता है। कहा जाता था कि वो प्रीस्ट लोगों को बच्चा पैदा करने में मदद करने के लिए जाना जाता है, खासकर तब जब वाइटाउंट विवियाना की उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी और फिर भी वो एक बच्चे की कोशिश कर रहा था। इस शादी की व्यवस्था खुद हर मैजेस्टी सेसिलिया ने की थी, इसलिए विवियाना को डर लगने लगा कि अगर इस बात की चर्चा ज्यादा फैल गई तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तभी एम्प्रेस ने बाकी महिलाओं को शांत करते हुए कहा कि इतनी साफ बात पर इस तरह की सार्कास्टिक बातें करना ठीक नहीं है। आखिर लेडी विवियाना एम्परर की फेवरेट है, इसलिए अगर वो हिज मैजेस्टी के लिए बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेडी टेलन ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, लेकिन विवियाना समझ ही नहीं पाई कि एम्प्रेस ने वो बात सच में कही थी या फिर सार्काज्म में। उसके मन में ये सवाल भी आया कि क्या लेडी टेलन सच में मानती है कि अगर उसका बेटा पैदा हुआ तो वो क्राउन प्रिंस नहीं बनेगा, लेकिन उसने ये बात अपने तक ही रखी। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि खुद एम्प्रेस भी विवियाना की प्रेगनेंसी के लिए शुभकामना दे रही थी। वापस अपने रूम में पहुंचने के बाद एम्प्रेस अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी लगभग किसी ईवल लाफ्टर जैसी लग रही थी, जिससे मेड भी कंफ्यूज हो गई कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जिस पर महारानी इतना हंस रही है। सिसिलिया दरअसल सोशल सर्कल में हुई पूरी बातचीत को याद करके खुश हो रही थी और सोच रही थी कि किस तरह उसने विवियाना के मामले में खुद को पूरी तरह अलग और इनोसेंट दिखा दिया था। वो सोचने लगी
कि शायद इससे सोशल सर्कल की सिंपैथी उसके पक्ष में आ जाए, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। उसे कार्लाइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी और मजबूत योजना बनानी थी। दूसरी तरफ प्रिवेज में वो आर्टिस्ट आखिरकार पहुंच गया जिसे कपल पोर्ट्रेट बनाने के लिए बुलाया गया था। उसका नाम फेबियन रॉस्को था और इस समय वो एम्पायर के टॉप 5 आर्टिस्ट्स में से एक माना जाता था। उसने हिज हाइनेस को ग्रीट किया और बताया कि वो पहले दोनों के कुछ अलग अलग पोसेस की कॉपीज बनाएगा, क्योंकि ऐसा पोर्ट्रेट तैयार करना जरूरी था जो दोनों पर सही बैठे, तभी वो उनकी एक दूसरे के लिए मौजूद लव और क्लोजनेस को पेंटिंग में दिखा पाएगा। ये सुनकर कार्लाइल और आशा दोनों मन ही मन सोचने लगे कि जब उनके बीच ऐसा लव है ही नहीं तो आर्टिस्ट उसे पोर्ट्रेट में आखिर दिखाएगा कैसे। कई घंटे बीतते हुए महसूस हुए और पूरा माहौल ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल हो गया। हालांकि असल में सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे और सूरज अभी भी आसमान में था। आशा को एक जगह चुपचाप बैठे देखकर कार्लाइल को लगा जैसे वो आधी मर चुकी हो, जबकि वो सिर्फ बिना हिले बैठी हुई थी। जब उसने पूछा कि क्या हुआ तो आशा ने बताया कि उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि कोई इतने समय से उसे लगातार इतनी ध्यान से देख रहा है। असल में वो काफी शाय थी और इस तरह किसी के सामने बैठने की उसे आदत नहीं थी। इसके उलट कार्लाइल बचपन से ही लोगों के सामने पोर्ट्रेट और रॉयल अपीयरेंसेस का हिस्सा बनता आया था। हालांकि उसने इसे अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं माना। आशा ने फिर भी कहा कि चाहे वो माने या ना माने, उसके लिए ये जरूर मुश्किल रहा होगा। इसी तरह 2 महीने और बीत गए और नवंबर भी खत्म हो गया। अब विंटर के लिए जरूरी प्रिपरेशंस और फूड सप्लाईज पूरी तरह तैयार थी। ठंड का मौसम शुरू होते ही सभी लोग बर्फ और ठंडी हवा का मजा लेते दिखाई दिए, खासकर आशा, जिसके लिए बर्फ देखना अब भी किसी अनरियल एक्सपीरियंस जैसा था। बर्फ को देखते हुए आशा को याद आया कि उनके इलाके में स्नो को कभी कभी ब्लेसिंग माना जाता था, क्योंकि जब भारी बर्फबारी होती थी तो युद्ध की गतिविधियां भी धीमी पड़ जाती थीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में कई लोग, खासकर बूढ़े और छोटे बच्चे, ठंड से जमकर अपनी जान गंवा देते थे। और आशा जानती थी कि इस बार उसे सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि सर्दियों से भी अपने लोगों को बचाना होगा। आशा को पुराने दिनों की बातें याद आने लगी, जब पूरी की पूरी फैमिलीज बर्फ में जमकर मर जाती थी। कई बार लोगों को इतनी ज्यादा फ्रॉस्ट बाइट हो जाती थी कि उनके शरीर के कुछ हिस्से तक काटने पड़ते थे। इन भयानक यादों में खोई माशा अचानक कार्लाइल की आवाज सुनकर प्रेजेंट में लौट आई। कार्लाइल ने उसे बताया कि अब सब ठीक है और इस बार विंटर के लिए उनके पास पहले से ही पर्याप्त तैयारी और सप्लाईज मौजूद है। आशा समझ गई कि इस सब का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्लाइल को जाता है, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या वो किसी भी तरह उसका ये एहसान चुका सकती है। अगर कोई तरीका हो तो वो जरूर उसकी मदद करेगी। तभी कार्लाइल ने उसे बताया कि यूरो में विंटर को एक खास सीजन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ लोग अपने करीबी लोगों को घर बुलाकर पार्टी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मीट, कुकीज, स्ट्रॉबेरी जैम और सिनेमन वाली चीजें खाते हैं। साथ ही एक दूसरे को गिफ्ट्स देना भी वहाँ की ट्रेडिशन है। ये कहते हुए कार्लाइल ने आशा के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट निकाला जो उसने पहले से तैयार करके रखा था। ये देखकर साफ था कि वो सच में उसकी परवाह करता था। आशा ने पैकेज को देखते हुए पूछा कि इसमें क्या है। कार्लाइल ने कहा कि उसने पहले भी बताया था कि दिसंबर में वो उसे एक गिफ्ट देगा, इसलिए ज्यादा सोचने या प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस पैकेज खोलो। आशा ने धीरे से गिफ्ट खोला और अंदर एक बेहद खूबसूरत नेकलेस देखकर हैरान रह गई। कार्लाइल ने उससे पूछा कि क्या वो मैजिक स्टोन्स के बारे में जानती है। आशा ने कहा कि हाँ, वो जानती है। तब कार्लाइल ने बताया कि इस नेकलेस के अंदर एक मैजिक स्टोन लगा हुआ है। इसके बाद उसने खुद नेकलेस उठाकर आशा के गले में पहना दिया और गंभीर होकर कहा कि यह नेकलेस एक दिन उसकी जान बचा सकता है। दूसरी तरफ सिसिलिया खिड़की के पास बैठी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। तभी आसमान से एक सफेद पक्षी उड़ता हुआ आया और उसकी आगे बढ़ी हुई उंगली पर आकर बैठ गया। उसका नाम पाइपर था। सिसिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज मदद करने के लिए थैंक्स बेबी। फिर उसने पाइपर के पंजों से एक लेटर निकाला और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि सोशल सर्कल्स में एक अफवाह तेजी से फैल रही है कि लॉर्ड कार्लाइल डीमन कैरैक को समन करने की योजना बना रहा है। कहा जा रहा था कि इस अफवाह का आधार बुक ऑफ हमार के चैप्टर 4 में लिखी कुछ बातें हैं। इस रूमर का सोर्स किसी टेम्पल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था और एम्प्रेस भी इस अफवाह का फायदा उठाकर लोगों के बीच डर बढ़ा रही थी, खासकर मिडिल क्लास के बीच। सिसिलिया ने बेचैनी से सोचा कि क्या सच में कोई इस तरह की बकवास पर विश्वास कर सकता है, लेकिन फिर उसे समझ आया कि इस समय मिडिल क्लास काफी वल्नरेबल है और अगर यह रूमर फैलता गया तो कार्लाइल की रेपुटेशन को भारी नुकसान हो सकता है। उसने तुरंत लॉर्ड कार्लाइल को इसकी जानकारी देने का फैसला किया। कुछ देर बाद
सिसिलिया कार्लाइल के पास पहुंची और बोली कि माय लॉर्ड, पिपी कुछ परेशान करने वाली खबर लेकर आया है। उसने लेटर कार्लाइल को दे दिया। कार्लाइल ने उसे पढ़ते ही गंभीर होकर कहा कि मैं डीमन समन कर रहा हूं। आखिर कैसे? सिसिलिया ने समझाया कि बुक ऑफ हमार के चैप्टर 4 में लिखा है कि डीमन कैरक को समन करने के लिए 100 लोगों की बलि देनी होगी, 10 टेम्पल्स में आग लगानी होगी और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी गॉड को नहीं मानता हो। कार्लाइल ने हैरानी से पूछा कि क्या अब उन्हें 10 टेम्पल्स जलाने होंगे? उसी समय जाइल्स और लायनल बेली भी इस सिचुएशन पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। जाइल्स ने नाराज होकर कहा कि उसने इतनी अनग्रेटफुल जनता इतनी बार कभी नहीं देखी। लायनल ने जवाब दिया कि जब भी योर मैजेस्टी कोई बैटल जीतते हैं, यही लोग तुरंत सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। लेकिन अब देखो, सिर्फ एक रूमर ने सबका एटीट्यूड बदल दिया है। सिसिलिया ने भी कहा कि यही रूमर इतनी तेजी से इसलिए फैला क्योंकि इसमें लोगों को डराने वाली बातें थी। बहुत से लोग इसे सच मान रहे थे और दुख की बात यह थी कि इसका सीधा असर लॉर्ड कार्लाइल की रेपुटेशन पर पड़ रहा था। कार्लाइल ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यही तो मथायस चाहता है। वो मेरी रेपुटेशन का फायदा उठाकर खुद को एक एंजल की तरह दिखाना चाहता है। मेरी बनाई हुई रेपुटेशन के पीछे छिपकर अब खुद को बेहतर साबित कर रहा है। जाइल्स ने फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा कि इसकी वजह यह भी है कि एम्प्रेस ने मथायस को लगातार बैटलफील्ड से दूर रखा है, इसलिए लोगों को उसकी असली कमजोरी दिखाई ही नहीं देती। इसी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन सिर्फ एक अफवाह से इतनी आसानी से खराब हो रही है। कार्लाइल कुछ देर सोचता रहा और फिर पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। जाइल्स ने सुझाव दिया कि हमें लोगों का सपोर्ट और मजबूत करना होगा। कोई ऐसा इवेंट चाहिए जो साबित कर सके कि एम्पायर के लिए आप इररिप्लेसेबल है। कार्लाइल ने कुछ पल सोचा और फिर कहा कि ऐसी एक ही जगह है जहां मेरी जरूरत सबसे ज्यादा है, बैटलफील्ड। जाइल्स ने सिर हिलाकर कहा कि ज्यादातर लोग भी यही मानेंगे। कार्लाइल की नजर अचानक गंभीर हो गई और उसने पूछा कि क्या तुम यह कह रहे हो कि हमें सदर्न रीजन्स के साथ वॉर शुरू कर देनी चाहिए? लायनल तुरंत बीच में बोल पड़ा और पूछा कि क्या ऐसा करना भी पॉसिबल है? कार्लाइल ने साफ जवाब दिया कि नहीं, वो बिना किसी वजह के वॉर शुरू करने से इनकार करता है। उसका काम अपने लोगों की रक्षा करना है, सिर्फ पावर साबित करने के लिए उनकी जान रिस्क में डालना नहीं। जायज ने तुरंत उसकी बात समझते हुए कहा कि ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, मेरा मतलब यह नहीं था कि हम जानबूझकर वॉर शुरू करें। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट खुद हो जाए तो शायद वही सिचुएशन हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कार्लाइल ने उसकी तरफ देखा और उसकी बात को समझते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन शायद जल्दी कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन पापा पहुंचने से पहले ही उसने अल्बेनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर लिया था, इसीलिए कम से कम अगले 3 साल तक एम्पायर में स्टेबिलिटी रहने की उम्मीद है। जाइल्स ने कार्लाइल के फैसले का सम्मान करते हुए सर झुका दिया, क्योंकि वो जानता था कि कार्लाइल अपनी पावर बढ़ाने के लिए कभी अपने लोगों की जान को खतरे में नहीं डालेगा। कार्लाइल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। शायद अब उसे जल्दी ही राजधानी जाना चाहिए। वो वहां के सोशल सर्कल का माहौल समझना चाहता था और साथ ही हाई प्रीस्ट गैब्रियन से भी बात करना चाहता था। फिर उसने सेसिलिया की तरफ देखकर कहा कि एक बार फिर उसकी मदद के लिए वो उसका आभारी है। सेसिलिया ने हल्का सा झुककर कहा कि यह उसके परिवार का फर्ज है और उसे मदद करके खुशी हुई। इसके बाद उसने विदा ली और कहा कि अगर जायरा के बारे में कोई खबर मिले तो उसे जरूर बुलाया जाए। बाहर निकलते समय सेसिलिया मन ही मन सोचने लगी कि लॉर्ड कार्लाइल के अंदर उम्मीद से कहीं ज्यादा नरम दिल है। युद्ध छेड़ना शायद उसकी स्थिति मजबूत करने का आसान तरीका हो सकता था, लेकिन वो हमेशा आम लोगों की जान के बारे में सोचता है। उसे उम्मीद थी कि कार्लाइल उसके असली इरादे को समझ पाएगा। कुछ दिनों बाद डेकर और लायनल मजदूरों को बर्फ हटाते हुए देख रहे थे। तभी लायनल ने जोर से कहा कि यहाँ की बर्फ भी हटाओ। यह सुनकर मजदूरों ने नाराज होकर एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उसने अभी क्या कहा। पास खड़े एक गार्ड ने तुरंत जवाब दिया कि यह तुम्हारी तरफ का हिस्सा है, इसीलिए खुद ही संभालो। दूसरे गार्ड ने ताना मारते हुए कहा कि अगर हम यहाँ नहीं होते तो तुम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर इतने बेफिक्र हो जाते कि अरेबियन रेडर्स अब तक पूरे इलाके पर कब्जा कर चुके होते। डेकर ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि कम से कम थोड़ी कृतज्ञता तो दिखाओ, तुम्हें हमारे एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। मजदूरों में से एक ने गुस्से में जवाब दिया कि अगर हम सब खत्म हो गए तो तुम लोग भी सुरक्षित नहीं रहोगे। तभी उसके साथी ने कहा कि आखिरकार तुम लोग भी बर्फ हटाने में हमारी मदद कर सकते थे, इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो। यह सुनकर लायनल का गुस्सा भड़क गया और उसने उन्हें बेहद गनवार कह दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। बाद में लायनल ने कार्लाइल के सामने पूरी घटना बताई और कहा कि यही हुआ था। मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे ज्यादा परेशानी इन गार्ड्स की वजह से होती है। शायद वे सिर्फ आपकी बात मानते हैं
बाकी सबको वे अपने से नीचे समझते हैं। कार्लाइल ने चिंता से पूछा कि क्या ये बात काउंटेस परवेज तक भी पहुंच जाएगी। लायनल ने कहा कि इसकी काफी संभावना है। अगर आपको इसकी चिंता है तो शायद पहले आप उनसे मिलकर बात कर लें। कार्लाइल ने हल्की नाराजगी से कहा कि क्या मैं कोई ऐसा आदमी हूं जिसे मिलने के लिए बुलाया जाए। लायनल का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा कि अगर आप उनके सामने जाकर खुद बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम अपने सर्वेंट्स को डिसिप्लिन कर रहे हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप खुद मिलने का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कार्लाइल कुछ देर खिड़की से बाहर देखते रहे और फिर बोले कि ध्यान रखना, किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद कार्लाइल ने आयशा को अपने कमरे में बुलाया। आयशा अंदर आई और सम्मान से झुककर पूछा कि क्या आपने मुझे बुलाया था माय लॉर्ड। कार्लाइल ने शांत आवाज में कहा कि तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम्हें आज की घटना के बारे में पहले ही पता चल चुका है। मैं मानता हूं कि झगड़ा हमारे गार्ड्स ने शुरू किया था और मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। आयशा ने सिर झुकाकर कहा कि वो उनकी माफी स्वीकार करती है। कार्लाइल ने आगे कहा कि उनके गलत और बदतमीजी वाले शब्दों के लिए भी मैं माफी मांगता हूं। आयशा ने फिर सिर झुकाकर कहा कि धन्यवाद माय लॉर्ड। कमरे में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था और लायनल चुपचाप दोनों को देख रहा था। कुछ पल बाद कार्लाइल ने कहा कि आज की घटना भले ही बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे ऐसा दोबारा नहीं होगा। आयशा ने सहमति जताते हुए कहा कि यह सही है। मुझे लगता है कि अगली बार मामला और भी खराब हो सकता है। सिर्फ उन्हें आपस में ठीक से रहने के लिए कहने से समस्या हल नहीं होगी। कार्लाइल ने भी गंभीरता से कहा कि हाँ। तभी लायनल ने एक सुझाव दिया और कहा कि अगर दोनों तरफ के सोल्जर्स को साथ में ट्रेनिंग दी जाए तो कैसा रहेगा। कार्लाइल और आयशा दोनों ने उसकी तरफ देखा। आयशा थोड़ी हैरानी से बोली कि क्या इससे उनके बीच और ज्यादा लड़ाई नहीं होगी। लायनल ने माना कि शुरुआत में ऐसा हो सकता है, लेकिन वे सोल्जर्स हैं। अगर वे एक दूसरे की ताकत को समझकर साथ में ट्रेनिंग करें तो दोनों अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। कार्लाइल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने मजाक में कहा कि यह सुनकर मेरे प्राइड को थोड़ी चोट लग रही है। आयशा ने तुरंत उसकी तरफदारी करते हुए कहा कि मेरी तरफ भी यही बात लागू होती है। कार्लाइल ने उसे छेड़ते हुए पूछा कि क्या तुम कहना चाहती हो कि हमारी आर्मी से बेहतर तुम्हारी आर्मी है। आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि अगर दोनों आर्मीज आमने सामने लड़ेंगी तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर एक के सामने एक मुकाबला हो तो मुझे नहीं लगता कि हम हारेंगे। कार्लाइल ने भौं उठाकर पूछा क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा बिल्कुल। तभी लायनल ने फिर अपनी बात समझाई। उसका मकसद यही था कि अगर दोनों सेनाएं साथ में ट्रेनिंग करें और एक दूसरे की ताकत को समझें तो धीरे धीरे उनके बीच सम्मान पैदा होगा और शायद आगे चलकर अच्छी दोस्ती भी बन सकती है। कार्लाइल और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ देर लायनल की बात पर विचार किया। कुछ दिनों बाद लायनल, बस्टी और डेकर अपनी अपनी टीम्स के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हुए। लायनल ने बस्टी की तरफ देखकर धीरे से कहा ये ट्रबल मेकर्स यहाँ क्यों आए हैं। बस्टी हंसते हुए बोला क्या तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोगों को इतनी फेमस नाइट्स के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलना चाहिए। तभी कार्लाइल और आयशा सभी सोल्जर्स के सामने आकर खड़े हो गए और उनकी मौजूदगी से पूरा मैदान शांत हो गया। सभी सोल्जर्स ने उन्हें सल्यूट किया और ट्रेनिंग शुरू हो गई। कार्लाइल ने आयशा के पास झुककर धीरे से कहा देखने में तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। आयशा हल्की मुस्कान के साथ बोली हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। कार्लाइल ने सभी सोल्जर्स की तरफ देखते हुए ऊंची और साफ आवाज में कहा आज मौसम अच्छा है और तुम सभी यहाँ एक साथ ट्रेनिंग करने के लिए आए हो। कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ था उसके बाद हमने काफी सोच विचार किया और फैसला किया कि दोनों तरफ की फोर्सेस को साथ में ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि अगर हमारी संख्या कम होने की वजह से एब्रम्स आर्मी को परेशानी हुई और पापा की फोर्सेस भी कमजोर पड़ गईं, तो हमारी अपनी गार्ड्स भी मुश्किल में पड़ जाएंगी। हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें पापा की फाइटिंग मेथड्स के साथ हमारी आर्मी की अच्छी टेक्निक्स को भी शामिल किया जाएगा। यह सुनते ही सोल्जर्स के बीच हल्की नाराजगी फैल गई। कुछ सोल्जर्स ने विरोध करते हुए कहा हमें उनकी मेथड्स क्यों अपनानी चाहिए, वे कोई प्रॉपर आर्मी भी नहीं है। कार्लाइल ने तुरंत जवाब दिया क्या तुम में से किसी को अबैंडन लैंड्स की ट्राइब्स के बारे में पापा गार्ड से ज्यादा जानकारी है। सोल्जर्स ने जोर से जवाब दिया नहीं। कार्लाइल ने कहा युद्ध में सबसे जरूरी चीज अपने दुश्मन को समझना है। ये बारबेरियंस किसी फिक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से लड़ाई नहीं करते। अगर हम अपनी कॉम्प्लिकेटेड चेन ऑफ कमांड पर ही निर्भर रहे तो हमें आसानी से घेर कर हमला किया जा सकता है। इसलिए जो लोग उनके खिलाफ लड़ने का तरीका जानते हैं उनकी जानकारी हमारे लिए बेहद जरूरी है। आयशा ने सोल्जर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखा और फिर कार्लाइल से धीरे से कहा अगर मैं टॉप कमांडर होती तो ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। कार्लाइल ने सिर हिलाकर कहा मेरा भी मानना है कि जिस व्यक्ति को दुश्मन के बारे में ज्यादा जानकारी हो कमांड उसी के हाथ में होनी चाहिए। आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा आप भी इतने जिद्दी नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसके बाद कार्लाइल ने हेवन गार्ड्स के कमांडर सर सोलन को आवाज दी सर सोलन यहाँ का माहौल थोड़ा टेंस है, क्यों ना तुम मेरे साथ स्पारिंग कर लो। सोलन ने भौं उठाकर
कार्लाइल की तरफ देखा और कहा, क्या आप आखिरकार मुझे अपना बदला लेने का मौका देना चाहते हैं? कार्लाइल मुस्कुराया और एक लकड़ी की स्टिक उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो जरूर। दोनों के बीच स्पैरिंग शुरू हुई। सोलन ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी दोनों स्टिक्स से हमला किया, लेकिन कार्लाइल ने बड़ी आसानी से उसके हर वार को रोक दिया। सोलन ने दांत भींचते हुए कहा, आप शुरुआत से ही इतनी ताकत से कैसे लड़ सकते हैं? कार्लाइल ने एक तेज वार करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुम इन दिनों एडमिनिस्ट्रेशन के काम में ज्यादा व्यस्त रहे हो। तुम्हारी टेक्निक्स पहले से बेहतर हुई है, लेकिन तुम्हारी ताकत पहले जैसी नहीं रही। आखिरी मूव में कार्लाइल ने सोलन को पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। सोलन हाफते हुए पीछे हटा और फिर बस्टी की तरफ देखकर बोला, इंसान इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है? बस्टी हंसकर बोला, मुझे तो समझ आने से पहले ही मार दिया जाता। पास खड़े डेकर ने कहा, कम से कम लॉर्ड कार्लाइल और तुम्हारे बीच का गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। आशा ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। उसी रात आयशा कैंडल लाइट में बैरन डोनोवन के सामने बैठकर डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। काफी देर तक काम करने के बाद बैरन डोनोवन ने एक किताब बंद की और कहा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी मैं कल देख लूंगा। आशा ने जवाब दिया, ठीक है बैरन, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। आशा उठकर जाने लगी तो बैरन कुछ पल के लिए रुका और पूछा, आयशा क्या तुम ठीक हो? आशा रुक गई और सोचते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं पता। मैं यह भी नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ या नहीं। इस ट्रेनिंग की वजह से हमारी दोनों फोर्सेस के बीच रिश्ता धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। परवेज में भी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इन सब चीजों को लेकर अंदर से कैसा महसूस कर रही हूँ तो मैं खुद नहीं बता सकती। उसकी आवाज धीरे हो गई और वो शांत कमरे की तरफ देखते हुए खो गई। बैरन ने चिंता से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सब कुछ गलत हो सकता है। आशा ने हल्की उदासी वाली मुस्कान के साथ कहा, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे वो इंसान जो पहले हमें अपनी आंखों में देखने तक नहीं देता था, आज वही हमारी मदद कर रहा है और हमारे इलाके को दोबारा खड़ा करने में साथ दे रहा है। आशा ने बात को संभालते हुए कहा, जिंदगी में कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं। अब काफी देर हो चुकी है बैरन, आपको भी आराम करना चाहिए। बैरन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आशा अपनी फीलिंग्स को इस तरह अंदर मत दबाओ। अगर तुम ऐसा करती रही तो ये सब किसी गलत समय पर अचानक बाहर निकल जाएगा। आशा की मुस्कान गायब हो गई और उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, फिर आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि इन दिनों मुझे क्या हो रहा है। बैरन की आंखें नरम हो गईं और उसने कहा, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, बस तुम खुद से उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। क्या ये लॉर्ड कार्लाइल की वजह से है? आशा का शरीर अचानक थोड़ा सख्त हो गया और उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसने कहा, हर बात कार्लाइल के बारे में ही क्यों होनी चाहिए? आखिर मैं क्या जवाब दूं? बैरन ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में पूछा, क्या उसने तुम्हारे प्राइड को चोट पहुंचाई है? अचानक सवाल सुनकर आशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कुछ नहीं बोली। बैरन ने और नरम आवाज में कहा, आशा तुम मुझसे ये बात क्यों छिपा रही हो? तुम जानती हो कि तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। कुछ देर की खामोशी के बाद आशा ने थकी हुई सांस ली और कहा, बस इतना है कि अब हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सपोर्ट है। हमारे छोटे बच्चे भी अच्छे से बढ़ रहे हैं। जिन चीजों के बारे में हमने सालों पहले सिर्फ सपना देखा था वे अब सच होती जा रही है। मैं इन सब के लिए सच में ग्रेटफुल हूँ। लेकिन क्या? बैरन ने धीरे से पूछा। आशा ने नीचे देखते हुए आखिरकार अपनी असली फीलिंग बता दी, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा चाहता है कि ये सब मैंने अपने दम पर हासिल किया होता, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं होती और कार्लाइल ने हमारी मदद नहीं की होती तब भी परवेज अपने दम पर इतना सब कुछ नहीं कर पाता। बैरन ने उसकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाया और उसे समझाते हुए कहा, क्या यही बात तुम्हें अंदर से परेशान कर रही है? आशा, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब हम बैटलफील्ड से वापस लौटे थे तब यहाँ के हालात कैसे थे? आशा ने उलझन में उसकी तरफ देखा और पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बैरन ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हम सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाए क्योंकि तुमने खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार किया था, भले ही वह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज के जरिए हुआ हो। तुमने यहाँ के हर इंसान की जान बचाने के बदले खुद को दांव पर लगा दिया था। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो इस विंटर में हमारे बहुत से लोग मर जाते। हमारी जिंदगी जिस बुरे रास्ते पर जा रही थी उसे बदलने वाली तुम ही थी। यहाँ के सभी लोग तुम्हें देखकर आगे बढ़ना सीखते हैं, कार्लाइल की वजह से नहीं बल्कि परवेज की आशा की वजह से। यह सुनते ही आशा की आंखों में भावनाएं भर आई और उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। फिर खुद को संभालते हुए उसने मन ही मन सोचा, बैरन सही कह रहे हैं, मैं परवेज की लॉर्ड हूँ। भले ही कार्लाइल के पैसों और मदद से यहाँ बहुत सुधार हुआ हो, लेकिन इस जगह और यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार मैं ही थी। मुझे अपने असली मकसद से भटकाना नहीं चाहिए। कुछ महीने बाद अप्रैल के आखिरी दिनों में आशा और कार्लाइल खिड़की के पास खड़े होकर नीचे फैले परवेज को देख रहे थे। आशा ने स्पाई ग्लास उठाकर इलाके के बाहरी हिस्से में हो रही हलचल को ध्यान से देखा और कहा, वहां कुछ अजीब है। कार्लाइल ने उसके हाथ से स्पाई ग्लास लेकर
उसी जगह को ध्यान से देखा और बोला, तुम सही कह रही हो, पिछली बार के मुकाबले वहां कुछ अलग है। अब बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी है और जमीन भी आखिरकार इतनी मजबूत हो गई है कि लोग आसानी से वहां आ जा सकते हैं। लेकिन आशा को ये वजह सही नहीं लगी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि बात सिर्फ इतनी है। फॉरगॉटन लैंड्स के वे बारबेरियंस इतने रिसोर्सेज नहीं रखते कि इतनी बड़ी चीज बना सके। कार्लाइल ने गंभीर होकर उस चीज को देखा और कहा, ये वैगन से बड़ी है लेकिन मर्चेंट कैरेज से छोटी। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे हड्डियों से बना कोई ढांचा हो। आशा ने सोचते हुए कहा, क्या ये ग्रोम्स हो सकते हैं या फिर कोई दूसरी ट्राइब? कार्लाइल ने पूछा। आशा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पक्का नहीं पता। फॉरगॉटन लैंड्स के बारबेरियंस अक्सर अलग अलग ट्राइब्स के साथ मिल जाते हैं, लेकिन आमतौर पर वे दूसरी ट्राइब्स के आदेश नहीं मानते। अगर ये कोई अलायंस है तो शायद अपनी पिछली हार के बाद दोबारा इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वे हमें एम्बुश करने की कोशिश कर रहे हो तो अगर उन्होंने हमारी मेन फोर्स से हमें अलग कर दिया तो ये बहुत खतरनाक होगा। कार्लाइल की नजरें और गंभीर हो गई और उसने पूछा, तो तुम्हारा प्लान क्या है? आशा कुछ पल चुप रही और उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसे अपने पिता के साथ हुई एक पुरानी बातचीत याद आई। बचपन में उसने अपने पिता से पूछा था, हम उन बारबेरियंस को परवेज के सिटीजन्स की तरह एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? उसके पिता ने तुरंत जवाब दिया था, हम ऐसा नहीं कर सकते। फॉरगॉटन लैंड्स में उनके जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वे कंटेमिनेटेड है। आशा ने मासूमियत से पूछा था, कंटेमिनेटेड? उसके पिता ने समझाया था, वहां एक अजीब तरह की एनर्जी है, कोई नहीं जानता कि वहां असल में क्या है, लेकिन जो लोग उससे कंटेमिनेटेड हो जाते हैं वे धीरे धीरे ज्यादा एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। अगर उन बारबेरियंस को सिर्फ अपनी फूड और सप्लाईज की प्रॉब्लम हल करनी होती तो परवेज उनकी मदद कर देता, लेकिन वे हमेशा हमला करने और लूटने का रास्ता चुनते हैं। इसी वजह से आखिरकार परवेज को एम्पायर के सामने एलिजेंस स्वीकार करनी पड़ी। आशा को तब भी ये बात समझ नहीं आई थी और उसने पूछा था, क्या इसी वजह से हम फॉरगॉटन लैंड्स के हॉर्सेस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? उसके पिता ने जवाब दिया था, हाँ, चाहे इसकी वजह उनकी एजुकेशन की कमी हो या कुछ और, लेकिन बारबेरियंस आज के समय में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने की एबिलिटी नहीं रखते। वर्तमान में लौटकर आशा ने धीरे से खुद से कहा, अगर ये सच है तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी चीज आखिर बनाई कैसे? अचानक बाहर से तेज शोर सुनाई दिया और आशा के विचारों का सिलसिला टूट गया। बाहर से किसी ने चीख कर कहा, बारबेरियंस हम पर हमला कर रहे हैं। आशा और कार्लाइल ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आशा ने तुरंत खिड़की के बाहर इशारा करते हुए कहा, वहां देखो। बाहर दो बारबेरियंस बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके थे और पैलेस की तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। आशा ने उन्हें देखते ही कहा, उनके पास ट्रेबुशेट भी है। इतना कहते ही वह कमरे से बाहर भागी और बास्ती को ढूंढकर तुरंत पूछा, पूरी सिचुएशन की रिपोर्ट दो। बास्ती ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया और कहा, पिछली बार के मुकाबले इस बार उनकी संख्या काफी ज्यादा है। सभी लोग जल्दी से इकट्ठा हुए और सिचुएशन को समझने लगे। आशा ने एक सोल्जर से पूछा, क्या हमें पता है कि ये किस ट्राइब के लोग हैं? सोल्जर ने जवाब दिया, ये इकराम ट्राइब है। आशा की भौहें सिकुड़ गईं और उसने हैरानी से कहा, पिछली लड़ाई में इतनी बड़ी संख्या में लोग खोने के बाद भी वे फिर से हमला क्यों कर रहे हैं? जेरोनिमो ने अपनी जानकारी देते हुए कहा, उनकी संख्या लगभग 2000 है, लेकिन हम अभी तक उनकी पीछे वाली फोर्स का पता नहीं लगा पाए हैं। उसने आगे बताया कि उनकी कैवलरी भी पिछली बार से लगभग दोगुनी है और उनके बहुत से हॉर्सेस फॉरगॉटन लैंड्स के भी नहीं है। आशा का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने कहा, उनकी संख्या हमारी फोर्सेस से दोगुने से भी ज्यादा है और कैवलरी में भी वे हमसे आगे हैं। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन समझ गए कि इस बार उसे कार्लाइल की मदद मांगनी ही पड़ेगी। आशा सीधे कार्लाइल के ऑफिस में पहुंची और दृढ़ आवाज में बोली, प्लीज मेरी मदद करो, चाहे इसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो मैं उन्हें स्वीकार करूंगी। कार्लाइल ने हैरानी से पूछा, कॉन्सिक्वेंसेस? फिर उसने गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हारी आर्मी पूरी तरह खत्म हो गई तो हमारी स्थिति भी काफी कमजोर हो जाएगी। ये सिर्फ कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये वॉर है और हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। आशा ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, अगर तुम परवेज में नहीं आए होते तो शायद वे हम पर हमला ही नहीं करते। इसी वजह से हमने अब तक उन्हें अपने दम पर रोक कर रखा है। कार्लाइल ने सिर हिलाकर कहा, हो सकता है तुम्हें मैं एरोगेंट लगता हूं, लेकिन परवेज को अकेले बचाने की कोशिश करना भी उतना ही एरोगेंट है। आशा ने दृढ़ता से कहा, मैं परवेज की लॉर्ड हूं। अगर मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस को स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं उस टाइटल के लायक ही नहीं हूं। कार्लाइल कुछ पल शांत रहा और फिर सोचते हुए सिर हिलाया, तुम शुरू से ही परवेज की ताकत का आधार रही हो। अगर तुम मुझे इस मदद का बदला देना चाहती हो तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके कुछ ही समय बाद कार्लाइल और आशा अपने नाइट्स के साथ मैदान की तरफ निकल पड़े। दोनों साइड्स युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। रास्ते में एनिमी को देखते हुए कार्लाइल ने कहा, इस बार
वे पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रहे हैं, जैसे उन्होंने इस हमले की काफी पहले से प्लानिंग की हो। ऐशा ने गंभीर होकर कहा, वे अपने दम पर इतनी सपोर्ट कभी हासिल नहीं कर सकते। कार्लाइल ने उसकी बात पर विचार किया और फिर कहा, अगर उनके बीच कोई स्पाई नहीं है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, उन्हें बाहर से मदद मिल रही है। ऐशा ने चौंक कर पूछा, बाहर से? कार्लाइल ने हल्की गंभीर मुस्कान के साथ कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है और जो इन बारबेरियंस की अग्रेशन को और भड़का रहा है। ऐशा का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत समझ लिया कि कार्लाइल किसकी तरफ इशारा कर रहा है। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या आखिर में परवेज को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? कार्लाइल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या तुम डर रही हो? ऐशा ने तुरंत कहा, डर? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतनी छोटी बात से डर जाएंगे? कार्लाइल ने उसकी परेशानी भांपते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम परेशान हो। ऐशा ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, मैं डरी हुई नहीं हूँ, बस फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे गार्ड्स और मेरी आर्मी इस बार एक साथ ठीक से काम कर पाएंगे या नहीं। कार्लाइल ने कहा, लेकिन ट्रेनिंग के बाद दोनों साइड्स पहले से काफी करीब आ चुकी है। हम प्लान के हिसाब से 3 ग्रुप्स में आगे बढ़ेंगे। ऑफेंस और डिफेंस को अलग रखा जाएगा और तुम और मैं सबसे आगे रहेंगे। कार्लाइल ने ऑर्डर्स दिए कि गार्ड बेली और सोलॉन लेफ्ट और राइट साइड को संभालेंगे, जबकि गार्ड डोनोवन कैसल की सुरक्षा करेगा। फिर कार्लाइल ने सभी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हम तैयार हैं? सोल्जर्स ने एक साथ जवाब दिया, यस माय लॉर्ड। कार्लाइल ने आशा की तरफ मुड़कर पूछा, शुरू करने से पहले कुछ और कहना है? आशा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, हमेशा की तरह वही प्लान है। कार्लाइल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर चलो। उसका आदेश पूरे मैदान में गूंज उठा और दोनों साइड्स एक साथ दुश्मन की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही पलों में पूरा बैटलफील्ड लड़ाई की आवाजों से भर गया। कार्लाइल ने आशा के करीब जाकर कहा, माय लेडी, मैं अपनी पीठ तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। दोनों ने बेहद कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ना शुरू किया। एक दूसरे की रक्षा करते हुए वे लगातार बारबेरियंस को पीछे धकेलने लगे। तभी एनिमी सोल्जर्स में से एक ने आशा को देखते ही चिल्लाकर कहा, यही है वो, यही है। कार्लाइल तुरंत उनके रास्ते में आ गया और बोला, तुम लोग कहाँ जाने की सोच रहे हो? फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और एनिमी की लाइन को चीरते हुए कई बारबेरियंस को पीछे धकेल दिया। आशा ने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुम्हारी राइट साइड। कार्लाइल ने उसकी बात सुनते ही डायरेक्शन बदली और दोनों ने मिलकर सामने आने वाले एनिमीज को गिराना शुरू कर दिया। बारबेरियंस की संख्या तेजी से कम होने लगी। कार्लाइल ने आशा की तरफ देखकर कहा, अच्छा काम था। आशा तेज सांस लेते हुए बोली, सामने क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो। कार्लाइल ने मन ही मन सोचा, किसी पर अपनी पीठ का भरोसा कर पाना सच में ये एक अलग तरह की फीलिंग है। तभी आयशा ने फिर जोर से उसे चेतावनी दी, कार्लाइल राइट साइड संभालो। आशा ने अचानक चिल्लाकर कहा, सामने देखो। तभी वह तेजी से आगे बढ़ी और एक और दुश्मन को गिरा दिया। कार्लाइल हल्का सा हंसा और बोला, सावधान तो तुम्हें रहना चाहिए। आशा ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, अभी जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। कार्लाइल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, असल में एहसान तो मेरा है। उन दोनों को इतनी शानदार तरह से साथ लड़ते हुए देखकर पास खड़े एक नाइट ने धीरे से कहा, इन दोनों की टीम वर्क कमाल की है। तभी पास में लड़ रहे बस्टी ने चिल्लाकर कहा, पीछे देखो, तुम्हारे पीछे दुश्मन है। दूसरे नाइट ने तुरंत जवाब दिया, पहले खुद देखो और अब भी क्या तुम कह सकते हो कि हमारी तलवारें सिर्फ दिखावे के लिए हैं? बस्टी मुस्कुराया और दुश्मन के वार को रोकते हुए बोला, ठीक है, मान लिया, ये तलवारें किसी काम में रुकावट नहीं है। उसी समय पास की एक खिड़की से एक बूढ़ा आदमी पूरी लड़ाई को बेहद ध्यान से देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, बिना कवच वाले लोग शायद दुश्मन है और कवच पहने हुए लोग हमारे सैनिक हैं। इतना तो समझ आ रहा है, लेकिन उन दोनों में सबसे अलग दिखाई देने वाला वह आदमी जरूर अगला सम्राट है और उसके साथ लड़ रही वह महिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद युद्ध के मैदान में उतरकर लड़ेगी। बूढ़े आदमी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और गहरी सोच में डूब गया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा और उनका अध्ययन किया है, लेकिन ये नजारा कुछ और ही है। दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे उनके बीच कोई गहरा तालमेल हो। अचानक उसे एक विचार आया और वह तुरंत अपने स्केच बोर्ड की तरफ भागा। उसने उत्साह से कहा, हाँ, इनके रिश्ते की असली झलक महल की दीवारों के अंदर नहीं बल्कि इसी युद्ध के मैदान में दिखाई दे रही है। उसने अपने ड्राइंग के सामान तैयार किए और पूरे जोश के साथ बोला, ये आर्टवर्क शायद मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कृति बनने वाली है। दूसरी तरफ लड़ाई और भी भयंकर हो चुकी थी। एक योद्धा गुस्से में चिल्लाया, धिक्कार है, क्या तुम लोगों ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया था? दूसरे आदमी ने भी गुस्से में कहा, उन झूठों ने हमारा इस्तेमाल किया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आशा ने ये सुनकर मन ही मन सोचा, तो उनके किसी बड़े अधिकारी ने भी इन लोगों का इस्तेमाल किया है। एक नाइट ने कार्लाइल से कहा, जैसा आपने कहा था, ऐसा नहीं लगता कि इंग्रम ट्राइब ने ये युद्ध खुद शुरू किया है। कार्लाइल ने दुश्मनों को देखते हुए जवाब दिया, उन लोगों को शायद जीतने की उम्मीद ही नहीं है, वे बस इसी तरह बार बार हमला करके
मुझे परेशान करना चाहते हैं। आशा ने तुरंत कहा, तो फिर हमें इन्हें पूरी तरह खत्म करना होगा ताकि ये दोबारा हमारे सामने सिर न उठा सके। कार्लाइल ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये गुस्से वाला अंदाज मुझे काफी पसंद है। चलो परवेज को आजाद रखते हैं और इन्हें हमेशा के लिए इंपीरियल टेरिटरी में घुसने से रोक देते हैं। आज इन्हें दिखा देते हैं कि एम्पायर की सीमा की असली सुरक्षा कौन करता है। 3rd बटालियन, सीमा को पूरी तरह सुरक्षित कर दो। दुश्मन के बचे हुए लोग परवेज तक नहीं पहुंचने चाहिए। तभी बर्बर सैनिकों ने चारों तरफ से उन दोनों को घेर कर हमला कर दिया, लेकिन कार्लाइल और आशा ने अपनी पकड़ मजबूत रखी और बिना पीछे हटे दुश्मनों का सामना किया। आशा ने एक बर्बर सैनिक पर हमला करते हुए कहा, लगता है ये लोग हिज हाइनेस को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। कार्लाइल ने लड़ते हुए जवाब दिया, उनकी कोशिश काबिले तारीफ है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वे किसके सामने खड़े हैं। तलवारों से लगातार दुश्मनों को गिराते हुए कार्लाइल ने कहा, मैंने पहली बार देखा है कि कोई अपने लोगों की जान की परवाह किए बिना इस तरह हमला कर रहा है, जैसे उनकी जान ही उनके लिए पीछे हटने का रास्ता बन गई हो। तभी कार्लाइल ने एक और दुश्मन को तेजी से गिरा दिया, लेकिन बर्बरों का नेता गुस्से से भर उठा और उसने फिर से कार्लाइल पर हमला करने का आदेश दिया। एक बेहद ताकतवर बर्बर सैनिक सीधे कार्लाइल की तरफ दौड़ा, लेकिन आशा ने तुरंत उसके सामने आकर वार रोक दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। कार्लाइल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बार फिर तुम्हारा एहसान हो गया। आशा ने जवाब दिया, उसने क्या कहा था ये मुझे ठीक से पता नहीं। मैंने फॉरगॉटन लैंड्स के बर्बरों को अपनी भाषा में इस तरह बात करते हुए कभी नहीं सुना। कार्लाइल ने अचानक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इससे मिलती जुलती भाषा पहले कहीं सुनी है। तभी उसे 7 साल पुरानी एक घटना याद आ गई, जब युवा कार्लाइल एक कैरेज में बैठा बाहर देख रहा था और उसने 2 अजीब लोगों को किसी अनजान और कठोर भाषा में बात करते हुए सुना था। उसने तब सोचा था, ये लोग आखिर किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं। तभी वर्तमान में एक बर्बर सैनिक ने अचानक कार्लाइल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आशा ने तुरंत उसका वार रोककर कार्लाइल को बचा लिया। कार्लाइल ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम अचानक ऐसा क्यों कर रही हो? आशा ने जवाब दिया, मैं उनके बोले हुए शब्दों के बारे में सोच रही थी। आशा ने तुरंत कहा, उस बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे भी ये सभी जल्द मरने वाले हैं। कार्लाइल उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया और मन ही मन सोचने लगा, पिछले कुछ समय से इसकी बातें कुछ ज्यादा ही बेबाक हो गई है। आमतौर पर कोई भी इंसान युद्ध के मैदान में इतने लंबे समय तक शांत दिमाग से नहीं रह सकता, लेकिन यह लड़की अकेली ऐसी है जो रॉयल फैमिली के सामने भी इतनी बेझिझक होकर ऐसी बातें कह देती है। कार्लाइल फिर अपने विचारों में खो गया और सोचने लगा, शायद मैं भी अजीब व्यवहार कर रहा हूँ। काफी समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार किसी को मारा था, शायद इसी वजह से मैं इस समय यह सोच रहा हूँ कि यह लड़की कितनी खूबसूरत है। फिर उसने आशा से कहा, चलो। आशा ने जवाब दिया, आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे रहूंगी। दोनों ने एक बार फिर साथ मिलकर बर्बर सैनिकों पर हमला कर दिया और युद्ध का मैदान और भी भयंकर लड़ाई में बदल गया। कुछ ही देर में जमीन पर बर्बर सैनिकों की लाशें बिखर गईं और भीषण लड़ाई के बाद कार्लाइल और आशा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के बीच बिना कुछ कहे भी एक गहरा तालमेल साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह सूरज निकलने पर दोनों ने युद्ध के बाद के पूरे मैदान को देखा और बीती रात की भयंकर लड़ाई के निशानों को अपनी आंखों के सामने पाया। कार्लाइल और आशा की टीम ने बड़ी संख्या में बर्बर सैनिकों को खत्म कर दिया था। कार्लाइल ने चारों तरफ देखते हुए कहा, लगता है अब सब खत्म हो गया। आशा ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और अचानक एक दूसरे को किस कर लिया। जैसे ही दोनों के बीच यह पल हुआ, चारों तरफ से नाइट्स की आवाजें गूंज उठी, हुर्रे हुर्रे। परवेज के नाइट्स अपनी जीत का जश्न मनाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन दूसरी तरफ इंपीरियल पैलेस में गैब्रियल नॉक्स के चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से में कहा, बेकार लोग, मैंने उनकी इतनी मदद की, फिर भी वे कार्लाइल को कम से कम 1 खरोच तक नहीं दे पाए। उसके अंदर पछतावा और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, निकम्मे लोग, मैंने उन्हें इतनी मदद दी और फिर भी वे कार्लाइल को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन जब भी मेरी शक्ति उसकी शक्ति से टकराती है, मुझे जो दर्द महसूस होता है वह सहना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद भगवान की शक्ति से लड़ रहा हूँ और हर बार मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं शैतान का सेवक बन गया हूँ। गैब्रियल को अपने पुराने दिन याद आने लगे जब उसने भगवान की सेवा करने का फैसला किया था। उसने एम्पायर को सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, लेकिन होली टेम्पल के अंदर भी एक ऐसी अदृश्य दीवार थी जिसे पार करना आसान नहीं था। वहां भी ताकत, पैसा और ऊंचे दर्जे के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, उनके लिए राजधानी में टिके रहना तक मुश्किल था। तभी गैब्रियल को वह दिन याद आया जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी थी। उस दिन उसने पहली बार
प्रिंस कार्लाइल को देखा था। छोटे बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, हिज मैजेस्टी द प्रिंस आ गए। तभी उत्साह में एक बच्चा लड़खड़ाकर गिर गया। गैब्रियल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो प्रिंस कार्लाइल अपने घोड़े पर बिल्कुल शांत बैठा था और गिर चुके बच्चे की तरफ उसने मुश्किल से देखा भी नहीं। गैब्रियल ने मन ही मन सोचा, तो यही वह इंसान है जो आगे चलकर एम्पायर बनेगा। अगर ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया तो उसका घमंड और ताकत किसी को भी दबा देगी। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ रॉयल फैमिली में जन्म लेने की वजह से ऐसा इंसान पूरे एम्पायर पर राज करे। इस सोच के बाद गैब्रियल ने इस व्यवस्था को बदलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उसने पुरानी लाइब्रेरी की हर किताब खंगाल डाली। तभी एक दिन उसे एक ऐसी किताब मिली जिस पर कोई नाम तक नहीं लिखा था। उसने हैरानी से सोचा, बिना नाम की किताब, आखिर इसमें ऐसा क्या हो सकता है? जैसे ही उसने किताब खोली उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके अंदर ब्लैक मैजिक और ऐसी जादुई शक्तियों के बारे में लिखा था जिन्हें टेम्पल ने पूरी तरह मना किया था। गैब्रियल कुछ पल तक उस किताब को देखता रहा और उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। इसका इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन अगर एम्पायर को बचाने का यही एक रास्ता है, तो उसने खुद को समझाते हुए कहा, मैं सिर्फ एक साधारण प्रीस्ट हूँ और मेरे पास ताकत हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इस अंधेरे रास्ते का सहारा लेकर एम्पायर को बचाया जा सकता है तो ये बलिदान गलत नहीं होगा। रेनाटो भी मुझे समझेगा और मुझे माफ कर देगा। आखिर मैं ये सब एम्पायर को शुद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद गैब्रियल ने ब्लैक मैजिक की मदद से एक ऐसा स्पेल तैयार किया जिससे बर्बर सैनिकों की शक्ति बढ़ाई जा सके। उसने जादू के जरिए उनके शरीर को अपने मैजिक सर्कल से जोड़ दिया और एक शर्त रखी, अगर वे कार्लाइल को मारने में असफल रहे। इस तरह बर्बरों की जान भी उसके मकसद के लिए बलिदान बन गई। लेकिन जब वे एक के बाद एक मरने लगे तब गैब्रियल को एक अजीब बात महसूस हुई। उसने सोचा, इन लोगों की लाइफ फोर्स इतनी कम क्यों महसूस हो रही है जबकि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं? क्या ये फॉरगॉटन लैंड्स का कोई श्राप है? फिर उसे उन जमीनों से जुड़ी पुरानी अफवाहें याद आईं। कुछ लोगों के लिए वह जगह सिर्फ एक बंजर और श्रापित भूमि थी, लेकिन शायद किसी और के लिए वह ऐसी अनजानी जगह हो सकती थी जहां अभी तक खोजी ना गई शक्तियां मौजूद हों। अगर ऐसा है तो वहां की संभावनाएं अनगिनत है। दूसरी तरफ एक लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद परवेज की सेना और उनके सहयोगियों ने आखिरकार गरम ट्राइब को हरा दिया था। उन्होंने बर्निंग ऑयल वाले कैटपल्ट्स का इस्तेमाल करके दुश्मनों को सीमा के दूसरी तरफ पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर मारे गए बर्बरों के शवों को फॉरगॉटन लैंड्स की तरफ भेज दिया और टूट चुकी सीमा की सुरक्षा को दोबारा ठीक कर दिया। जब वे वापस कैसल पहुंचे तो बैरन डोनोवन ने उन्हें राहत भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, आप सभी ने बहुत मेहनत की है। कार्लाइल ने जवाब दिया, इसमें लगभग पूरा 1 महीना लग गया, लेकिन आपने भी बहुत मेहनत की है। हम सही सप्लाईज और स्ट्रैटेजी के बिना सीग्रम्स को हरा ही नहीं सकते थे। बैरन डोनोवन ने विनम्रता से कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने तो बस आपके दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो किया है। फिर उसने ओशो की तरफ समझ भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, एल्वारेज, कुछ लोगों को तारीफ सुनना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आशा अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी और उसकी नजरें कहीं दूर टिकी थीं। वह और कार्लाइल दोनों बिना कुछ कहे ये तय कर चुके थे कि बैटलफील्ड पर जो कुछ हुआ उसके बारे में वे आपस में बात नहीं करेंगे, जैसे दोनों के बीच कोई अनकहा वादा हो। तभी कार्लाइल ने चुप्पी तोड़ी और आशा की तरफ देखते हुए कहा, हमें विक्ट्री बैंक्वेट रखना चाहिए। आखिर हमने ये युद्ध जीता है। आशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे पास मुश्किल से खाने के लिए पर्याप्त खाना होता था। फीस्ट करने की तो बात ही अलग है। कार्लाइल मुस्कुराया और बोला, पहले ऐसा जरूर था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मैं किसी खर्च की परवाह नहीं करूंगा। सभी ने इतनी मेहनत की है तो उनकी जीत का जश्न भी होना चाहिए। विक्ट्री बैंक्वेट की तैयारी शुरू करो। उसकी बात सुनते ही पूरे कैसल में उत्साह फैल गया और लोग तैयारियों में जुट गए। दूसरी तरफ आइजैक अपनी जीत से बेहद खुश था और उसने बास्टी से कहा, सच कहूं तो मुझे लगा था कि मैं वहीं मर जाऊंगा। कीचड़ की वजह से मैं बार बार फिसल रहा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बास्टी हंसते हुए बोला, तभी तो मैं तुम्हें बचाने आया था। ये देखकर आशा ने कार्लाइल से धीरे से कहा, इन्हें अब एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए पुरुष न जाने कितने तरीकों से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मुझे यहाँ हमने जो कुछ बनाया है उस पर गर्व है। दूर अपने कैसल से बीट्रिस इस जीत को देख रही थी और उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये जीत एम्प्रेस और उन बर्बरों के लिए एक साफ चेतावनी है और उन सभी के लिए भी जो हमें चुनौती देने की हिम्मत करेंगे। शाम होते होते कैसल का माहौल शांत हो गया, लेकिन कार्लाइल और आशा के बीच की खामोशी में एक अलग तरह की नजदीकी साफ महसूस हो रही थी। दोनों साथ बैठे थे और उनके बीच की बातचीत में हल्का सा रोमांटिक माहौल था। कार्लाइल आशा के करीब झुककर शरारती अंदाज में बोला, अगर सच बताऊं तो इस वक्त मैं तुम्हें अपने पास
चाहता हूँ। आशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और हल्की घबराहट के साथ कहा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप आज रात अपने साथ रहने के लिए परवेज की किसी महिला को चुनने की बात कर रहे हैं? कार्लाइल मुस्कुराया और बोला, जब मेरी पत्नी खुद यहाँ मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत क्यों होगी? आखिर क्या हम दोनों सच में एक कपल नहीं है? उसकी बात सुनकर आशा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई और उसके गाल लाल पड़ गए। कार्लाइल ने उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए मन ही मन सोचा, अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं तो शायद अब ये मेरी इंटेंशंस पर सवाल करना बंद कर देगी। काफी देर की चुप्पी के बाद आशा ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। कार्लाइल अचानक चौंक गया और पीछे हटते हुए बोला, रुको, क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेशर्म हूँ? आशा ने नजरें झुकाई और कुछ पल सोचने के बाद कहा, नहीं, लेकिन मैं आपकी कीमत चुका दूंगी। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वह नहीं चाहती थी कि परवेज को फिर से किसी खतरे का सामना करना पड़े, इसलिए उसे लगा कि शायद यही सबसे आसान तरीका है जिससे उनके बीच का यह हिसाब खत्म हो सकता है। उसने धीरे से पूछा, क्या आज रात ठीक रहेगा? कार्लाइल के चेहरे पर धीरे धीरे एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैं इसका इंतजार करूंगा। फिर वह वहां से चला गया। बाद में आशा गर्म पानी से भरे बाथटब में बैठी अपने विचारों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह खुद को समझा रही थी कि वह हिज हाइनेस की मदद का बदला अपनी शर्तों पर चुका सकती है और शायद यही सबसे अच्छा रास्ता है। दिल में बनी इस बेचैनी को लेकर भागने से बेहतर था कि वह सीधे इसका सामना करे। उसने अपनी हैंडमेड नीना को बुलाकर कहा, हिज हाइनेस ने जो ऑइंटमेंट हमें दिया था वह लेकर आओ। नीना तुरंत उसे लेकर आई और खुशबूदार ऑयल से आशा के कंधों की मसाज करने लगी। उसने कहा जाता है कि यह ऑयल शरीर और दिमाग दोनों को फ्रेश कर देता है। मिलेडी, शायद आपको इसे थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आशा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद, लेकिन अगर मैंने इसे दोबारा इस्तेमाल किया तो शायद मुझे हमेशा आज की रात याद आएगी। मसाज खत्म होने के बाद नीना ने आशा को सोने के लिए तैयार करने में मदद की और पूछा, क्या मैं आपका नाइट गाउन लेकर आऊं? आशा ने अनमने ढंग से जवाब दिया, हाँ, वही जो तुमने पिछली बार मुझे दिखाया था। नीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप आज रात अपने यूजुअल कमरे में नहीं सोएंगी? लेकिन आशा के जवाब देने से पहले ही वो कपड़ा लेने चली गई। आशा को तैयार करते समय नीना ने पूछा, क्या मैं थोड़ा मेकअप भी कर दूं? आशा ने सिर हिलाकर मना कर दिया और बोली, इसकी जरूरत नहीं है, इतनी रात को इन सब की कोई जरूरत नहीं। फिर उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई, नीना, मैं चाहती हूँ कि आज रात जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तुम किसी से बात न करो। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? नीना ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल मिलेडी। जब आशा कमरे में अकेली रह गई तो उसके विचार फिर भारी हो गए। उसने सोचा, अगर कोई मुझे अभी इस हालत में देखेगा तो उसे लगेगा जैसे मैं किसी आखिरी सफर की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन यह स्थिति मैंने खुद बनाई है और अब इसकी कीमत चुकाना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं अब उनकी काइंडनेस पर निर्भर नहीं रह सकती। उसने दृढ़ता से अपना नाइट ड्रेस ठीक किया, उसके ऊपर रोब पहनी और कमरे से बाहर कॉरिडोर में निकल गई। दूसरी तरफ कार्लाइल अपने कमरे में अकेला बैठा इसी बात के बारे में सोच रहा था। वो खुद से पूछ रहा था, अब मुझे इसे कैसे संभालना चाहिए? क्या ये सच में इसे लेकर इतनी सीरियस है? तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और उसकी सोच टूट गई। उसने कहा, अंदर आओ। आशा कमरे में दाखिल हुई तो फ्रेग्रेंट ऑयल की हल्की खुशबू तुरंत कार्लाइल तक पहुंची और उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये खुशबू, ये लड़की आखिर इतनी तैयारी करके क्यों आई है? चाहे वो कुछ भी करे, मैं इसे पेमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर वो इतनी दूर क्यों चली आई है? आशा ने धीरे से अपनी रोब खोल दी और उसके नीचे पहना हुआ नाइट ड्रेस दिखाई देने लगा। कार्लाइल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आशा ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे इस बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अगर हिज हाइनेस को ज्यादा जानकारी है तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे गाइड करें। उसकी बात सुनकर कार्लाइल का दिल भारी हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आशा उसकी बात को इतनी सीरियसली ले लेगी। वो तो सिर्फ उसे थोड़ा टीज करके वापस उसके कमरे में भेजना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, उसका पैर कारपेट के किनारे में फंस गया और वो लगभग गिरते गिरते बचा। आशा तुरंत आगे बढ़ी और घबराकर बोली, आप ठीक है? कार्लाइल ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर सा आ गया था। काफी देर हो चुकी है, शायद अब हमें सो जाना चाहिए। कार्लाइल ने धीरे से कहा, लेकिन आशा ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए अपनी नाइट ड्रेस के ऊपर की गांठ खोलनी शुरू कर दी। फिर धीमी आवाज में बोली, तो मुझे तैयार होने दो। उसके हाथ घबराहट के बावजूद स्थिर थे। जैसे ही उसने अपना रोब उतारा, कार्लाइल की आंखें कुछ पल के लिए फैल गई। वो उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। कार्लाइल धीरे से उसकी ओर बढ़ा। उसके मन में एक तरफ आशा को रोकने और उसकी भावनाओं की रक्षा करने की इच्छा थी, तो दूसरी तरफ उनके बीच बढ़ता हुआ तनाव
उसे बेचैन कर रहा था। आशा, उसने धीरे से उसकी ओर पुकारा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। आशा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सा भरोसा भी था। उस पल दोनों के बीच की दूरी जैसे अचानक खत्म हो गई। कार्लाइल कुछ देर तक बिना हिले उसके चेहरे को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम सच में सोचती हो कि इस तरह की हरकतों से मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाऊंगा? आशा चुप रही। उसके चेहरे पर अपने फैसले को लेकर दृढ़ता और अंदर छिपी कमजोरी दोनों साफ दिखाई दे रही थी। कार्लाइल ने मुड़कर जाने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद उसकी बात से यह अजीब स्थिति खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, आशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, हालांकि उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। मैं कैसे करूं? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। कार्लाइल ने पलटकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? आशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ अपने होंठों तक ले जाकर उस पर हल्का सा किस कर दिया। कार्लाइल अचानक वहीं रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दी। तुम अब ये क्या कर रही हो? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा हैरानी थी। आशा कुछ नहीं बोली और बात खोलकर पूछी। कुछ पल तक उसके हाथ को वैसे ही पकड़े रही, जैसे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समय उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मुझे बता दीजिए। उसकी सच्चाई भरी आवाज सुनकर कार्लाइल कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर आशा के दिल में चल क्या रहा है। क्या वह सच में इस तरह अपना भरोसा जताने की कोशिश कर रही है? वहीं आशा के मन में कुछ समय पहले सुनी गई दूसरी महिलाओं की बातें घूमने लगी। वे अपनी पहली रात के अनुभवों के बारे में बातें करती थीं। क्या बहुत दर्द हुआ था? क्या चादर पर खून आ गया था? उन बातों को याद करके उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। अगर खून निकलता है तो इसका मतलब चोट लगी होगी, और चोट का मतलब दर्द होगा। लेकिन उसने तो युद्ध के मैदान में इससे भी ज्यादा चोटें झेली थीं, इसीलिए शायद वह इसे भी सह सकती थी। आशा को उसकी सोच से बाहर निकालते हुए कार्लाइल ने धीरे से कहा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सब ठीक रहेगा। आशा ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, जी। कार्लाइल ने थकी हुई सांस लेते हुए कहा, बस अब रहने दो। लेकिन आशा अचानक पलंग की ओर चली गई और उसकी बात को अनसुना करते हुए बैठ गई। फिर उसने पूछा, क्या अब हम लेट सकते हैं? कार्लाइल ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए परेशान होकर कहा, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? आशा ने सच में हैरान होकर पूछा, क्यों? कार्लाइल ने कहा, आज तुम कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रही हो। उसके मन में आया कि वह जितनी बार आशा को वापस भेजने की कोशिश करता है, वह उतनी ही बार उसके सामने लौट आती है। आशा ने धीरे से कहा, मुझे पता है, इस तरह तैयार होना भी मेरे लिए सामान्य नहीं है। कार्लाइल ने तुरंत कहा, बात तुम्हारे कपड़ों की नहीं है, बात तुम्हारे व्यवहार की है। आशा ने कांपती आवाज में पूछा, मेरे व्यवहार में क्या गलत है? कार्लाइल का स्वर थोड़ा नरम हो गया। उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बस मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, आशा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। कार्लाइल अचानक चौंक गया और बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें खुद से दूर रखने में मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ रही है? आशा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर तुम मुझे नापसंद नहीं करते तो फिर बार बार मुझे क्यों रोकते हो? उसके सवाल ने कार्लाइल को कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आशा धीरे से उसके करीब आई और उसके होंठ कार्लाइल के होंठों को छू गए। इस बार कार्लाइल भी खुद को रोक नहीं पाया और उनके बीच छिपा हुआ तनाव आखिरकार उस शांत रात में पिघलने लगा। कुछ देर बाद कार्लाइल ने आशा की ओर देखते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम डर रही हो? आशा ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, आखिर यह मेरा पहली बार है, घबराओ मत, मैं तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता। आशा ने अपनी घबराहट को संभालते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ध्यान रखें। कार्लाइल के चेहरे पर हल्की हैरानी आई। फिर उसने कहा, मेरे लिए भी यह पहली बार है। आशा ने उलझन में पूछा, आपका मतलब? कार्लाइल ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारे साथ यह मेरा भी पहला अनुभव है। आशा कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो बस बता दीजिए। कार्लाइल ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या चाहता हूँ? आशा ने कांपती आवाज में कहा, जो भी हो, अगर यही मेरे द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कार्लाइल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी मदद और युद्ध में दिए गए सहयोग के बदले खुद को मेरे सामने पेश कर रही हो तो हम यही रुक सकते हैं, लेकिन अगर तुम सच में मुझे चाहती हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सच बताओ आशा। उसके शब्द सुनकर आशा कुछ पल के लिए अपना सिर झुका गई। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके दिल में आखिर क्या चल रहा है। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, मैं खुद निश्चित नहीं हूँ कि यह सिर्फ बदला चुकाने की भावना है या मैं सच में आपको चाहती हूँ। कार्लाइल ने बहुत नरमी से उसका चेहरा उठाया और पूछा, तुम सच में मुझे नहीं चाहती है ना? आशा ने जवाब देने के बजाय
उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अभी बस मुझे अपने पास रखिए। उसकी बात सुनकर कार्लाइल की सारी झिझक टूट गई। उसने आशा को अपनी बाहों में भर लिया और उस पल दोनों के बीच का भरोसा और भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गईं। बाकी रात दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताई और उनके बीच का रिश्ता उस रात के बाद पहले जैसा नहीं रहा। सुबह की हल्की धूप पर्दों के बीच से कमरे में आने लगी तो आशा की आंखें खुली। उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी कार्लाइल के कमरे में उसी पलंग पर थी। पिछली रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी और उसके चेहरे पर हल्की शर्म दिखाई दी। सूरज निकल आया है, अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत परेशानी होगी, उसने मन ही मन सोचा। फिर वो धीरे से उठी, अपने कपड़े ठीक किए और कार्लाइल के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में लौट आई। दरवाजा बंद करने के बाद वो कुछ पल उसी से टिक कर खड़ी रही। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और कार्लाइल की पिछली रात की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो खुद से सोचने लगी कि आखिर अब इस रिश्ते को वो किस नाम से समझे। तभी उसके मन में एक सवाल फिर से उठा, क्या सच में इतना दर्द हुआ था? आशा ने आंखें बंद की और खुद को शांत करते हुए धीरे से कहा, अब बस मुझे शांत रहना होगा। आशा के मन में बेचैनी थी। वो खुद से सोच रही थी कि मैंने उस वक्त उसे रोका क्यों नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है। शायद ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये उसकी पहली बार था। शायद कार्लाइल दूसरी औरतों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता होगा। इसलिए उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसके मन में कार्लाइल के लिए ऐसी कोई भावना नहीं है। आखिर ये सिर्फ एक समझौते की शादी है, वो असली क्राउन प्रिंसेस भी नहीं है। उसने तो बस युद्ध में मिली मदद के बदले अपनी तरफ से ये कीमत चुकाई है। दूसरी तरफ कार्लाइल की आंख खुली तो उसने बिस्तर के दूसरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां आशा नहीं थी। वो उठकर बैठ गया और खाली जगह को देखते हुए सोचने लगा कि वो चली गई। क्या मैं ज्यादा देर तक सोता रहा या वो मेरा इंतजार करके चली गई? उसके मन में यह भी आया कि कहीं वो नाराज तो नहीं हुई। उसने घंटी बजाकर एक नौकर को बुलाया और कहा कि मेरी पत्नी के पास संदेश पहुंचा दो, आज साथ में दोपहर का खाना खाने के बारे में उसका क्या ख्याल है। नौकर के जाने के बाद कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ सोचने लगा कि जब हम मिलेंगे तो शायद वो मुझे गाल पर चूमने देगी। थोड़ी देर बाद आशा दोपहर के खाने के लिए कार्लाइल के कमरे में पहुंची और औपचारिक तरीके से बोली, मुझे साथ में खाना खाने के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद महाराज। कार्लाइल मुस्कुराकर बोला, हमारे रिश्ते में इतना तो बनता है। खाना खाते समय कार्लाइल ने महसूस किया कि आशा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक दूरी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर उसने पूछ ही लिया, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? आशा ने खाना रोककर उसकी तरफ देखा और पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैं परेशान दिख रही हूँ? कार्लाइल ने कहा, तुम ठीक से खा भी नहीं रही हो। आशा ने कुछ पल सोचा और फिर पूछा, क्या कल की दावत में कुछ ऐसा हुआ था जो आपको पसंद नहीं आया? कार्लाइल ने सहजता से कहा, दावत में एक औरत मेरे साथ रात बिताना चाहती थी। आशा ने बिना किसी खास भाव के जवाब दिया, तो मेरी वजह से आपका वो मौका चला गया होगा। कार्लाइल उसे ध्यान से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आशा सच में पिछली रात की बात को लेकर इतनी अनजान बन रही है या जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसने मन ही मन सोचा, ये ऐसे कैसे व्यवहार कर सकती है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मिस सेसिलिया और मिस डॉरथी शायद दावत में शामिल न हो पाने से निराश होंगी। शायद मुझे आज रात उनके साथ खाना खाना चाहिए। आशा ने अपनी थाली पर ध्यान देते हुए बिल्कुल सामान्य तरीके से कहा, ठीक है जाइए। कार्लाइल ने फिर पूछा, तुम्हें सच में कोई परेशानी नहीं है? तुम्हें और कुछ नहीं कहना? आशा ने सपाट आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं। क्या मुझे आज रात फिर यहाँ आना होगा? उसके इस जवाब से कार्लाइल कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर वो अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे, फैसला खुद करना। उसके बोलने के तरीके में नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। उसी शाम कार्लाइल ने डॉरथी और सेसिलिया के साथ रात का खाना रखा। डॉरथी ने मुस्कुराते हुए अपना प्याला उठाया और कहा, थोड़ी देर से सही, लेकिन आपकी जीत की बधाई महाराज। सेसिलिया ने भी कहा, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित वापस लौट आए। कार्लाइल ने दोनों को धन्यवाद दिया। तभी उसकी नजर आशा पर पड़ी। उसके साधारण और आरामदायक कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त फिर से युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो। डॉरथी ने आशा की तरफ देखकर पूछा, मैंने सुना है काउंट परवेज ने युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सेसिलिया ने हल्के ताने के साथ कहा, एक औरत के लिए तलवार चलाना आसान नहीं रहा होगा, है ना? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? आयशा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आवाज शांत रही। मैंने बस वही किया जो अपने लोगों और अपनी जगह को बचाने के लिए जरूरी था। तलवार उठाकर अपनी रक्षा करना बिना कुछ किए बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है। सेसिलिया ने
हैरानी का दिखावा करते हुए कहा, लेकिन अगर लॉर्ड कार्लाइल शुरू से इस युद्ध की कमान संभालते तो शायद यह लड़ाई इतनी लंबी चलती ही नहीं, है ना? कार्लाइल यह सुनकर चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, जो इंसान इन जंगली लोगों के खिलाफ लड़कर जीत हासिल कर चुका है, उसे इस तरह छोटा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? क्या ये उसकी अनजानियत है या सिर्फ घमंड? आयशा ने अपनी मुट्ठी कस ली, फिर धीरे से उसे मेज पर रखते हुए ठंडी आवाज में कहा, आप सही कह रही हैं। अगर लॉर्ड कार्लाइल ने शुरुआत से इस युद्ध की कमान संभाली होती तो शायद नतीजा और भी बेहतर होता। डॉरथी ने तुरंत कार्लाइल की तरफ मुस्कुराकर कहा, महाराज, हमें युद्ध के बारे में थोड़ा और बताइए। हम तुम्हारी जीत के सम्मान में रखी गई इस दावत में युद्ध की बात को कैसे छोड़ सकते हैं? कार्लाइल ने सिर हिलाते हुए शांत आवाज में कहा, जैसा कि तुम सब जानते हो, उन जंगली लोगों ने महारानी के उकसाने पर परवेज पर हमला किया था। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे उनसे लड़ने में बिल्कुल नफरत नहीं हुई। युद्ध के दौरान एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम हार सकते हैं। डॉरथी की आंखों में उत्सुकता आ गई और उसने पूछा, इसका क्या मतलब है महाराज? कार्लाइल की नजर पहली बार नरम होकर आयशा पर गई। उसने कहा, क्योंकि मेरी पीठ संभालने के लिए मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकता था। मैंने कभी किसी के साथ इतनी अच्छी तालमेल के साथ युद्ध नहीं लड़ा। वह लड़ाई मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। कार्लाइल की सच्ची बात सुनकर आयशा थोड़ी चौंक गई और धीमी आवाज में बोली, धन्यवाद, तो मुझे आपको कहना चाहिए महाराज। यह सुनकर सिसिलिया और डॉरथी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। सिसिलिया की मुस्कान भी फीकी पड़ गई, क्योंकि आयशा को छोटा दिखाने की उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। इसके बाद वह पूरी शाम लगभग चुप ही रही। दावत खत्म होने के बाद आयशा जल्दी से वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। डॉरथी ने कार्लाइल की ओर देखकर विनम्रता से कहा, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद महाराज। कार्लाइल ने सिर हिलाकर कहा, मौका मिला तो मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा। लेकिन उसकी नजर डॉरथी पर नहीं बल्कि बाहर जाती हुई आयशा पर टिकी थी। उसने आयशा से पूछा, क्या तुम नीचे वापस जा रही हो? आयशा ने दूर रहते हुए जवाब दिया, मैं थोड़ी देर बाहर हवा लेने जा रही हूँ। कुछ देर बाद आयशा बगीचे में चांदनी के नीचे अकेली बैठी थी और उसके मन में कई बातें चल रही थी। क्या आज रात उन्हें मेरा व्यवहार अजीब लगा होगा? मैंने सामान्य रहने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मैं और भी अजीब लग रही थी। उसने अपनी गोद में हाथ कस लिए और सोचा, मैं उसके सामने इतना असहज क्यों महसूस करती हूँ? फिर उसके दिमाग में दावत की बातें घूमने लगी। कार्लाइल ने डॉरथी और सिसिलिया दोनों की तारीफ की थी। उसने उनके बारे में एक भी बुरी बात नहीं कही। फिर मुझे इससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? उसने लंबी सांस ली और खुद को समझाने लगी, शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। वह बड़े कुलीन परिवारों में पैदा हुई है। उन्हें समाज में उठना बैठना और लोगों के सामने खुद को पेश करना बचपन से सिखाया गया है, जबकि वह आगे कुछ सोच ही नहीं पाई और उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती गई। आखिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? यह जगह मेरे लिए बनी ही नहीं है। क्राउन प्रिंसेस और महारानी जैसी जिम्मेदारियां शायद कभी मेरे जैसी लड़की के लिए थी ही नहीं। उसके मन का बोझ इतना बढ़ गया कि उसने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। चांदनी में उसकी ठंडी धार चमक रही थी और आयशा की आंखों में आंसू भर आए। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, तुम आखिर कर क्या रही हो? आयशा घबराकर पलटी तो कुछ दूरी पर डेकर खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी। डेकर? आयशा ने जल्दी से तलवार अपने पीछे कर ली और पूछा, तुम यहाँ कब आए? डेकर ने नाराज होकर कहा, तुम्हें पता तक नहीं चला कि मैं कब तुम्हारे पास आया? आयशा ने नजरें चुराते हुए कहा, माफ करना, मैंने थोड़ी शराब पी थी। डेकर ने उसकी तलवार पकड़े हाथ को थामते हुए पूछा, तुम मेरे यहाँ आने की बात के लिए माफी मांग रही हो या अभी जो करने वाली थी उसके लिए? आयशा कुछ नहीं बोल पाई। उसके चेहरे पर पछतावा साफ था। उसने धीमे से कहा, कुछ नहीं है। डेकर की आवाज तेज हो गई, इसे कुछ नहीं कैसे कह सकती हो? क्या तुम अपना होश खो बैठी हो? आयशा के होंठ कांपने लगे और उसने कहा, शायद मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी पागल हो गई हूँ। डेकर की आवाज अब नरम हो गई, तुम अपने बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आयशा ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहे ख्याल इससे भी ज्यादा डरावने हैं। इतना कहते ही उसके हाथ से तलवार छूट गई और वह घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा हाथों में छिपाकर रोने लगी। डेकर भी उसके पास बैठ गया और शांत आवाज में बोला, आखिर हुआ क्या है? आयशा, ये सब अकेले मत सहो, मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? आयशा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है डेकर कि तुम हमेशा मेरी तरफ हो, लेकिन ये ऐसी बात है
जिसमें तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मुझे इसे खुद समझना होगा। वह उठी। उसका फैसला कमजोर जरूर था लेकिन साफ था। बस मुझे थोड़ा समय दे दो। डेकर ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझसे एक वादा करो। अगर ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाए तो मेरे पास आना। आयशा कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से बोली, मैं वादा करती हूँ। डेकर ने उसे गले लगा लिया और कहा, अभी जो किया वैसा दोबारा कुछ मत करना। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीमे से कहा, धन्यवाद डेकर। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि कुछ दूरी पर अंधेरे में कार्लाइल खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसका जबड़ा गुस्से से कस गया। वह बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं उसे परेशान देखकर उसे समझाने और सहारा देने वाला था, लेकिन यहाँ तो दोनों बस दोस्त हैं। क्या मैं बेवजह कुछ और सोच रहा था? उसका दिमाग लगातार शक में उलझा हुआ था। क्या आयशा का पहले से कोई प्रेमी था? क्या उन्हीं दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट गया? ये सोचकर कार्लाइल बेचैन हो उठा। क्या इसी वजह से आयशा उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है क्योंकि उसके मन में अब भी कोई दूसरा आदमी है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह सच्चा प्यार करती थी और जो शायद उससे बेहतर था? कार्लाइल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मन ही मन फैसला किया कि अगर यही वजह है तो हमारे बीच अब तक जो कुछ हुआ है उसे ऐसे मिटाना होगा जैसे वह कभी हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ अपने कमरे में सिसिलिया बैठी थी और उसकी नौकरानी नायना पास खड़ी थी। नायना ने पूछा, आज रात का खाना कैसा रहा? सिसिलिया ने कुछ सोचते हुए कहा, बुरा नहीं था। महाराज ने मेरी काबिलियत की तारीफ की। नीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। सिसिलिया हल्का मुस्कुराई और बोली, ये तो होना ही था। बातचीत करने का तरीका, शिष्टाचार और राजनीति, इन सब में मैं काफी अच्छी हूँ। इतना कहकर उसने अपनी किताब की तरफ देखा। नीना ने सिर थोड़ा झुकाकर कहा, आपने हमेशा की तरह काउंट परवेज को भी पीछे छोड़ दिया होगा। ये सुनकर सिसिलिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने किताब बंद की और हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए कहा, शायद आज रात मुझसे एक गलती हो गई। नीना चौंक कर बोली, कैसी गलती? सिसिलिया ने तुरंत बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसके मन में वही बात घूमती रही, वह औरत मुझे इतना परेशान क्यों करती है? मुझे कार्लाइल पर ध्यान देना चाहिए, फिर मैं बार बार उसी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्या इसलिए कि मैं उसके मन की बात समझ नहीं पाती? तभी नीना ने पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? सिसिलिया ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। मेरा बिस्तर तैयार कर दो। नीना के जाने के बाद सिसिलिया पीछे टिका गई और किताब के ऊपर उंगलियां चलाते हुए खुद से बोली, बेकार की बातें सोचना बंद करो, वह सिर्फ मेरी प्रतिद्वंद्वी है। कुछ दिन बाद कार्लाइल अपने सलाहकारों के साथ कमरे में खड़ा था और उसने कहा, मुझे अपनी जीत की खबर देने के लिए यूरो जाना होगा। ये एक शाही जिम्मेदारी है। लायनल ने सहमति में सिर हिलाकर कहा, यह अच्छा फैसला है। वहां जाकर आप महारानी और मैथायस का हाल भी देख सकते हैं। कार्लाइल ने गंभीर आवाज में कहा, जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये मौका है कि हम वहां के लोगों की सोच बदलें और साथ ही उन्हें साफ चेतावनी भी दें। लायनल ने पूछा, इस यात्रा में आपके साथ कौन जाएगा? कार्लाइल ने जवाब दिया, सर लपेल्ट मेरे साथ जाएंगे। तभी पास खड़ी आशा ने कहा, मेरा सुझाव है कि डेकर को भी आपके साथ जाना चाहिए। कार्लाइल की नजर तुरंत उसकी तरफ गई। डेकर, तुम सर डॉनोवन की बात कर रही हो? आशा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वो लोगों के सामने मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है। ऐसा लगता है जैसे आपने परवेज परिवार का भरोसा पूरी तरह जीत लिया है। कार्लाइल ने ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें सर डॉनोवन पर इतना भरोसा है? आशा ने सहजता से कहा, वो मेरे लिए परिवार जैसा है। बचपन से मैं उसे जानती हूँ, मैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। डेकर आपको कभी धोखा नहीं देगा। कार्लाइल कुछ पल चुप रहा। बचपन से साथ है, इसमें कोई शक नहीं। उसके सीने में एक अजीब सी चुभन हुई और उसने सोचा, आखिर जिसे कोई दिल से चाहता हो वो उसे धोखा कैसे दे सकता है? आशा ने फिर भरोसे के साथ कहा, मैं डेकर को बचपन से जानती हूँ, इसलिए यकीन से कह सकती हूँ कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। कार्लाइल की नजर उस पर टिक गई। उसके मन में फिर वही बात आई, जब वो छोटी थी तब से डेकर उसके साथ था। जाहिर है जो किसी से प्यार करता हो वो उसे धोखा नहीं देगा। लायनल ने उसकी सोच तोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि गार्ड डॉनोवन को साथ ले जाना सही रहेगा। कार्लाइल ने शांत आवाज में कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डेकर के अलावा भी हमारे पास कई अच्छे और मजबूत योद्धा हैं। अगर कुछ और लोगों को साथ ले जाए तो शायद बेहतर होगा। ये बात सुनकर कार्लाइल फिर सोच में पड़ गया। अगर ऐसा किया जाए तो महारानी पर भी काफी दबाव पड़ेगा। आखिर उसने कहा, मैंने पहले भी महसूस किया है, लेकिन ऐसे मामलों में तुम काफी समझदार हो। आशा ने सिर झुकाकर कहा, तारीफ के लिए धन्यवाद। कार्लाइल ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, अब से मैं तुम्हें लगातार सलाह देता रहूंगा। अपने इस तेज दिमाग का इस्तेमाल करती रहना। आशा हल्का हंसकर बोली, मैंने आपकी तरफ से पहले ही बहुत धन और सामान ले लिया है, क्या अब और लेना चाहिए? कार्लाइल भी हंस पड़ा और बोला, तुमने अभी कुछ भी ज्यादा नहीं लिया है। फिर वो मन ही मन सोचने लगा, उसने मुझसे जो कुछ लिया है उसमें से भी वो
अपने लिए लगभग कुछ इस्तेमाल नहीं करती। आखिर किसी इंसान में इतनी भी लालच कैसे नहीं हो सकती? ऐसा लगता है जैसे वो कभी भी सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार रहती है। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने मेरी मदद की है, इसलिए थोड़ी और लालची बनो। आशा ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गई और बोली, मैं इसे याद रखूंगी। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं असल में क्या चाहती हूँ तो वो मुझे कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ यूरो के बड़े महल में कुलीन औरतें आपस में बातें कर रही थी। एक ने कहा, क्या तुमने खबर सुनी? लगता है लॉर्ड कार्लाइल यहाँ आने वाले हैं। दूसरी ने हैरानी से पूछा, सच में? क्या वो यहाँ आ रहे हैं? मैंने सुना है कि वो सिर्फ थोड़े समय के लिए रुकेंगे, लेकिन कौन जानता है आगे क्या होगा। इसी बीच अपने कमरे में बैठी बीएट्रिस कार्लाइल के आने की खबर से परेशान थी। उसने सोचा, उसके यहाँ आने की खबर इतनी तेजी से फैल गई है, मैंने उसकी छवि खराब करने के लिए इतनी मेहनत की थी। तभी उसका बेटा मार्टियस तेजी से अंदर आया और बोला, माँ, कार्लाइल यहाँ आ रहा है। बीएट्रिस ने शांत चेहरा रखते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हें सावधान रहना होगा। हमें ये निश्चित करना होगा कि वो यहाँ ज्यादा समय तक रुके। मार्टियस की आंखों में चालाकी चमकी और वो बोला, यही तो हमारा मौका है। बीएट्रिस ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम उसे यहाँ रोकने की बात से क्या कहना चाहते हो? मार्टियस उत्साहित होकर बोला, अगर कार्लाइल यूरो में फंस गया तो हम उसे यहाँ रोक सकते हैं और मैं उसकी जगह युद्ध के मैदान में जा सकता हूँ। बीएट्रिस ने ठंडी आवाज में कहा, तुम होश में हो? तुम उस राजकुमार को रोकने की बात कर रहे हो जो अभी एक बड़ी जीत के बाद वापस आया है। उसे सेना की कमान देना तो सीधे उससे क्राउन प्रिंस मानने जैसा होगा। मार्टियस कुछ कहना चाहता था, लेकिन बीएट्रिस ने उसे रोक दिया। फिर उसकी आवाज नरम हो गई, मार्टियस, तुम्हें युद्ध को लेकर इतना जुनून क्यों है? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मार्टियस ने धीमी आवाज में कहा, पढ़ाई के दौरान मैं हमेशा राक्षसों और युद्धों की बातें सुनता रहता हूँ। बीएट्रिस ने उसे समझाते हुए कहा, तो कल से तुम्हें वो पढ़ाई नहीं करनी होगी। मार्टियस ने खुश होकर पूछा, सच में माँ? बीएट्रिस मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, तुम कभी युद्ध के मैदान में नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हें एक राजकुमार की तरह व्यवहार करना सीखना होगा। मैं आज दोपहर किसी को तुम्हें ये सिखाने के लिए भेजूंगी। मार्टियस ने हाँ में सिर हिलाया और चला गया। उसके जाते ही बीएट्रिस ने अपने भरोसेमंद सहायक सैमुअल से पूछा, तुमने जिस दवा का जिक्र किया था उसका नाम क्या था? सैमुअल ने कहा, वो विष वाली दवा महारानी। इसकी ज्यादा मात्रा लंबे समय तक लेने पर मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। बीएट्रिस के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। बिल्कुल सही, इसे मार्टियस को तुरंत देना शुरू करो। सैमुअल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप चाहें। कुछ दिन बाद कार्लाइल यूरो पहुंचा और शहर की हवा महसूस करते हुए बोला, यूरो की गंध। डेकर ने हैरानी से पूछा, क्या इस जगह की कोई अलग गंध है? कार्लाइल हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, धोखे और साजिश की गंध। डेकर हंस पड़ा और बोला, क्या देवताओं का आशीर्वाद मिलने के बाद आप ऐसी चीजें भी महसूस कर सकते हैं? कार्लाइल का चेहरा गंभीर हो गया। रहने दो। दोनों शहर से गुजरते रहे और कार्लाइल सोचने लगा, एक साल पहले जब मैं यहाँ से गया था तब मेरे मन में सिर्फ बदला था, लेकिन शायद अब मैं बदल चुका हूँ। आशा को अपने राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए संघर्ष करते देख मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मुझे सच में अगला सम्राट बनना है तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे पहले मुझे अपना क्राउन प्रिंस का पद वापस हासिल करना होगा। महल में प्रवेश करने के बाद उसने किंग केंड्रिक के सामने झुककर कहा, पिताजी, इतने समय बाद आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। राजा ने गर्मजोशी से कहा, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे बेटे। कार्लाइल ने सम्मान से जवाब दिया, और मैं एक और जीत की खबर लेकर आया हूँ। राजा ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने सुना है कि तुमने परवेज में बर्बर लोगों को हरा दिया। कार्लाइल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सीमा को सुरक्षित कर दिया और उस कबीले को पूरी तरह हरा दिया जिसने हमारे इलाके पर हमला किया था। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा किया। कार्लाइल ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ आपके आदेशों का पालन किया और साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। इस दौरान मैंने आपकी सीख और सलाह को याद रखा जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। राजा जोर से हंस पड़े। लगता है आखिरकार तुम समझदार हो गए हो। कार्लाइल ने कहा, मुझे आखिरकार एक राजकुमार के रूप में अपना रास्ता मिल गया है और इसका पूरा श्रेय आपकी सलाह को जाता है। राजा की मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ, मुझे भरोसा था कि तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा होगा, लेकिन सिर्फ एक साल में यह तय नहीं किया जा सकता कि तुम क्राउन प्रिंस बनने के लायक हो या नहीं। कार्लाइल ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझता हूँ महाराज, अगले 2 सालों में मैं खुद को साबित कर दूंगा। राजा ने संतुष्ट होकर कहा, अच्छा अब बताओ, अपनी जीत के बदले तुम्हें क्या चाहिए? कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे यहाँ की शैंपेन की खुशबू याद आ रही थी। जीत के सम्मान में एक बड़ी दावत रखी जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। इससे उन सैनिकों का भी सम्मान होगा जिन्होंने मेरे साथ मिलकर लड़ाई की। राजा ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मैं अभी इसका इंतजाम करवाता हूँ। दूसरी तरफ बेatrice गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी। उस घमंडी ने फिर से सारी नजरें अपनी तरफ कर ली। कार्लाइल ने उसकी ओर एक नजर डाली और सोचा, जो मेढक जरूरत से ज्यादा ऊंची छलांग लगाता है वो उतनी ही जोर से नीचे गिरता है। आखिर राजधानी लौटकर वो क्या करने की योजना बना रहा है। कुछ ही समय बाद बड़ी जीत की दावत शुरू हो गई। पूरा महल हंसी, बातचीत
और जाम टकराने की आवाजों से भर गया। हर तरफ जीत का जश्न था और बड़े घरानों के लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। दो महिलाएं बार बार डेकर की तरफ देख रही थी और उनकी नजरें कुछ ज्यादा ही देर तक उस पर टिकी थी। कार्लाइल ने यह देख लिया और मजाक में उसके पास जाकर बोला, क्या तुमने उन्हें देखा, खासकर उन शादीशुदा महिलाओं को? डेकर थोड़ा असहज हुआ और बोला, हाँ, और सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी बात से खुश नहीं है। कार्लाइल हंस पड़ा, तुम अभी भी कितने भोले हो, लेकिन ध्यान रखना अगर वे तुम्हें को बढ़िया खाना खिलाने का लालच भी दे तो उनके पीछे मत जाना। डेकर ने झुंझलाकर कहा, मैं कोई बच्चा नहीं ही महाराज। जब उन महिलाओं की हंसी और सांप सुनाई देने लगी तो डेकर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कार्लाइल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चाहे जितना भी अजीब लगे इसे सहन करो, अगर अपने लिए नहीं तो अपने नेता के लिए। जिन्स ने भी हल्की हंसी के साथ कहा, अपने नेता के लिए? ये लोग सच में किसी भी हद तक जाने को तैयार है और उनका नेता है आशा परवेज। दावत आगे बढ़ती रही और कुछ देर बाद कार्लाइल कमरे के बीचों बीच पहुंचा। तभी जिन्स उसके पास आया और हल्का सा झुककर बोला, महाराज अब समय हो गया है। कार्लाइल ने सिर हिलाया, चलो शुरू करते हैं। तभी काउंट डुप्लास उसके पास आया और चिंता का दिखावा करते हुए बोला, महाराज आपको सुरक्षित वापस देखकर मुझे बहुत राहत मिली। कार्लाइल ने शांति से कहा, काउंट डुप्लास, मैंने सुना है कि जब आपको पता चला कि मैं इकराम कबीले के खिलाफ युद्ध में गया हूं तो आप बहुत परेशान हो गए थे। काउंट ने तुरंत कहा, मैं चिंता के कारण ठीक से सो भी नहीं पाया था महाराज। कार्लाइल ने भौं उठाई और बोला, आपकी चिंता की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस बार इकराम वाले काफी मजबूत तैयारी के साथ आए थे। क्या आपने भी ऐसा ही सुना है? काउंट ने कहा, हाँ, सुना है कि वे इस बार कुछ ज्यादा ही तैयार थे। कार्लाइल की नजरें गंभीर हो गईं। बिल्कुल, उन्होंने पत्थर फेंकने वाली बड़ी मशीनों तक का इस्तेमाल किया। ये हमारे लिए बिल्कुल उम्मीद से अलग था। काउंट डुप्लास का चेहरा बदल गया। मशीनें? इकराम कबीला अपने दम पर ऐसी चीजें नहीं बना सकता। जरूर किसी ने उनकी मदद की है। कार्लाइल ने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में कहा, काउंट डुप्लास, यहाँ हर बात सुनने वाले कान मौजूद हैं। काउंट ने तुरंत सिर झुका दिया, जी महाराज। वैसे परवेज की सुरक्षा और बाकी हालात कैसे चल रहे हैं? कार्लाइल ने बात को सहजता से दूसरी तरफ मोड़ दिया, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। अगर मेरे और आशा के बीच तलाक की खबर फैल गई तो यहाँ का हर बड़ा घराना अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने की कोशिश करेगा। काउंट जूलियट और मेरे शिक्षक भी पहले से अपने तरीके से रास्ता बनाने लगे हैं, लेकिन असल में इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्राउन प्रिंसेस चुनने का फैसला सिर्फ पसंद या आकर्षण से नहीं होगा, इसमें ताकत और राजनीतिक फायदा सबसे जरूरी है। मुझे आशा जैसे निजी मामलों में उलझाकर अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। तभी जिल्स ने पूछा, महाराज क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? कार्लाइल ने सिर हिलाया, नहीं, कोई खास बात नहीं। फिर भी उसका दिमाग लगातार आगे की योजना बनाने में लगा था। ध्यान रणनीति पर रखना होगा। जल्द ही शादी के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। मुझे ऐसे घरानों को प्राथमिकता देनी होगी जिनके पास मजबूत सेना और राजनीतिक प्रभाव हो। दूसरी तरफ महल के एक शांत हिस्से में आशा चांदनी के नीचे खड़ी थी और उसके विचार दूर कहीं भटक रहे थे। आज चांद कितना सुंदर है, पता नहीं काहिरा में भी ये ऐसा ही दिखाई देता होगा या नहीं। तभी सोलोन वहां पहुंचा और बोला, आप फिर अकेले गश्त कर रही है मेरी लेडी? आशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ओह, तुम हो सोलोन, मेरे पास थोड़ा समय था इसलिए बाहर आ गई। सोलोन ने आह भरते हुए कहा, आप और प्रिंस कार्लाइल दोनों एक जैसे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक पल भी आराम करेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आशा हल्के से हंसी और बोली, क्या तुम्हें मेरी चिंता होने लगी है? मुझे याद है पहले जब भी तुम मुझे देखते थे तो आह भरते थे। मुझे लगा था कि तुम मुझे भरोसे के लायक नहीं समझते। सोलोन कुछ पल चुप रहा। वो बहुत पहले की बात थी। उस समय आप और लॉर्ड कार्लाइल काफी एक जैसे लगते थे। आशा ने हैरानी से पूछा, कैसे? सोलोन ने कहा, युद्ध से लौटने के बाद आप दोनों के चेहरे पर एक जैसा भाव होता था, जैसे अंदर से टूटे हुए हों, लेकिन फिर भी अपने फैसलों में बिल्कुल साफ, उदास और अकेले। आप दोनों ऐसे लगते थे जैसे किसी भी समय सब कुछ छोड़कर गायब हो सकते हैं। आशा की मुस्कान गायब हो गई। शायद ऐसा ही है, लेकिन मैं परवेज को कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी आखिरी सांस है। सोलोन ने गंभीर होकर कहा, एक नेता के रूप में ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अपनी खुशी कहाँ है? आशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सोलोन ने कहा, मेरी लेडी, आपको अपने लिए भी कुछ चाहना चाहिए, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न लगे। तभी शायद किस्मत भी आपका साथ दे। उसी रात आशा महल के गलियारों से गुजर रही थी कि उसकी मुलाकात लेडी लेपेल्ट से हुई, जो रास्ता भटकी हुई लग रही थी। आशा ने पूछा, लेडी लेपेल्ट, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? युवती झिझकते हुए बोली, मैं पुस्तकालय ढूंढ रही थी। आशा ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। उसने कहा, मैं आपको वहां तक ले चलती हूँ,
मेरे पीछे आइए। लेपेल्ट ने राहत के साथ सिर हिलाया और दोनों शांत गलियारों से आगे बढ़ने लगी। उनके मन में इस महल से जुड़े रिश्तों, भरोसे, महत्वाकांक्षाओं और राजनीति की बातें घूम रही थी। कुछ देर बाद आशा उसे पुस्तकालय तक ले आई और आगे की तरफ इशारा करते हुए बोली, यही है। पुस्तकालय बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया था। लेपेल्ट ने चारों तरफ देखते हुए सोचा, यहाँ ज्यादा किताबें नहीं है, लेकिन हर चीज इतनी अच्छी तरह रखी गई है जैसे इसे आज भी रोज इस्तेमाल किया जाता हो। आशा ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, आप जितना चाहे यहाँ बैठकर पढ़ सकती हैं। मुझे अफसोस है कि यहाँ किताबें ज्यादा नहीं है। लेकिन लेपेल्ट मुस्कुराई और बोली, मुझे ये जगह पसंद आई, मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। आशा ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, अब मैं आपको अकेले पढ़ने देती हूँ। उसके जाने के बाद लेपेल्ट ने किताबों की अलमारी देखी, एक किताब चुनी और शांत जगह पर बैठकर पढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर में उसके विचार फिर भटकने लगे। अगर मैं कभी महारानी बनी तो शायद ऐसी शांत और बेफिक्र जिंदगी मेरे पास नहीं होगी। शायद मैं हमेशा के लिए परवेज में ही रहना पसंद करूंगी। इस बीच प्रिंस कार्लाइल को राजधानी लौटे हुए 1 हफ्ता हो चुका था। उसके वापस आने से पूरे शहर में तरह तरह की बातें होने लगी थी। बड़े घरानों के लोगों की राय भी तेजी से बदल रही थी और आम लोग आपस में कह रहे थे, बाकी राजकुमारों को देखने के बाद भी मुझे लगता है कि सम्राट बनने के लिए कार्लाइल ही सबसे सही है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। लेकिन कार्लाइल खुद इन बदलती राय पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये लोग अपने कपड़े बदलने से भी ज्यादा तेजी से अपनी राय बदल लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये समर्थन ज्यादा दिनों तक टिकेगा। मुझे उन अफवाहों की असली वजह पता लगानी होगी और इससे पहले कि लोगों की राय फिर बदल जाए, मुझे खुद ही उसकी जड़ खत्म करनी होगी। कुछ ही समय बाद कार्लाइल की आर्कबिशप रेशल के साथ एक निजी मुलाकात हुई। कार्लाइल ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है आर्कबिशप। रेशल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, भगवान आपका भला करे महाराज, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। कार्लाइल की नजरें गंभीर हो गई। आर्कबिशप, क्या आप राजधानी के सभी मंदिरों की देखरेख करते हैं? रेशल कुछ पल झिझका और बोला, नहीं महाराज, राजधानी में मेरे अलावा कोई दूसरा आर्कबिशप नहीं है। हालांकि एक और आर्कबिशप इस समय मुख्य मंदिर में ठहरा हुआ है। कार्लाइल का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, आर्कबिशप, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। मेरे बारे में मंदिरों के जरिए जानबूझकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है और मैं इनके स्रोत का पता लगा चुका हूँ। रेशल साफ तौर पर घबरा गया। महाराज, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ऐसी अफवाहें हाई चर्च की तरफ से कभी नहीं फैलाई जा सकती। कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ पीछे झुका और बोला, मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हाई चर्च और गैब्रियल नॉक्स के बीच क्या संबंध है और वो इसमें किस तरह शामिल है। रेशल का चेहरा सख्त हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? गैब्रियल हमारे सबसे समर्पित लोगों में से एक है। कार्लाइल की आवाज और ठंडी हो गई। क्या मुझे सब कुछ साफ साफ कहना पड़ेगा? क्या हाई चर्च जानबूझकर शाही परिवार के खिलाफ खड़ा हो रहा है? रेशल घबराकर बोला, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाई चर्च हमेशा से शाही परिवार की सुरक्षा और साम्राज्य की भलाई के लिए काम करता आया है। कार्लाइल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसकी ऊंची कदकाठी की परछाई कमरे में फैल गई। तो क्या आप कह रहे हैं कि गैब्रियल ने ये सब अपने दम पर किया? उसकी हाल की हरकतों को देखकर साफ है कि वह ज्यादा ताकत हासिल करना चाहता है। शायद वो आगे चलकर पोप की गद्दी तक पहुंचना चाहता है। वो पहले ही साम्राज्य का सबसे कम उम्र का आर्कबिशप और मंत्री बन चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए? कुछ दिनों बाद कार्लाइल राजा और रानी के साथ रात के खाने पर बैठा था। वो शाही मेज पर बैठकर आसपास का माहौल ध्यान से देख रहा था। हाई चर्च से टकराव के बाद से वहां कुछ ज्यादा ही शांति थी। कार्लाइल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, काफी समय बाद शाही मेज पर खाना खा रहा हूँ। लगता है इन दिनों मेरा स्वाद भी काफी बदल गया है। राजा हंस पड़े और बोले, क्या परवेज की जंगली घास और साधारण खाना खाकर थक गए हो? कार्लाइल हल्की मुस्कान के साथ बोला, इस शानदार खाने के सामने तो वहां परोसी जाने वाली हर चीज मुझे बस घास जैसी लगती है। रानी ने भी मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है कार्लाइल। लगता है सीमा पर तनाव फिलहाल कम हो गया है। अब कुछ समय के लिए राजधानी में ही क्यों नहीं रुक जाते? कार्लाइल ने सिर हिलाया, अभी नहीं। परवेज अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पिछली बार इकराम काबीले ने जो हमला किया था उसमें उन्हें मदद करने वाला कौन था, ये अभी तक पता नहीं चला है। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इकराम काबीला? क्या तुम कह रहे हो कि उन लोगों ने अकेले हमला नहीं किया था? कार्लाइल ने तुरंत कहा, जी। युद्ध के दौरान कई ऐसी बातें हुई जो सामान्य नहीं थी, लेकिन अकेले जानकारी जुटाना आसान नहीं था। इसलिए मैं इस मामले में आपकी समझ और अनुभव की मदद लेना चाहता था। पिताजी। राजा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कार्लाइल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रात का खाना खत्म होने के बाद मैं आपके कमरे में आऊंगा, तब इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। राजा का चेहरा नरम पड़ गया। बिल्कुल मेरे बेटे,
जितना मुझे पता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा। बाद में कार्लाइल अपने पिता के निजी कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवारों पर महंगे कपड़े लगे थे और राजा ने दोनों के लिए चाय डाली। राजा ने गर्व से कहा, ये चाय ड्यूक मैरीलैंड से आई है। इस साल की फसल पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी है। कार्लाइल ने चाय की एक चुस्की ली और संतुष्टि से सिर हिलाया। धन्यवाद पिताजी। परवेज लौटने के बाद भी मैं इस स्वाद को याद रखूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था ना ये खास है। कार्लाइल ने कप मेज पर रखा और उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। जब मैं परवेज में था तब मैंने महसूस किया कि हाई चर्च अब शाही परिवार के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगा है। क्या आपने भी ये देखा है? राजा ने भौहें सिकोड़ ली। हाई चर्च का दखल? कार्लाइल ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने सम्मान में एक नया त्योहार शुरू करने का सुझाव दिया है। हमारे साथ जुड़े कई राज्य कभी हाई चर्च के दबाव में रह चुके हैं। अगर हमने ऐसा त्योहार स्वीकार किया तो वे इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे दुश्मन बन सकते हैं। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। कार्लाइल ने सावधानी से कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होगा। फिर भी मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कहीं किसी ने आपके फैसलों पर अपना असर तो नहीं डाल दिया। हाई चर्च का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि भ्रष्टाचार और ज्यादा ताकत की चाह अब लगभग तय लगती है। इसी वजह से मुझे आपसे ये बात करनी पड़ी। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपनी बात साफ साफ बताने के लिए धन्यवाद कार्लाइल। कार्लाइल मन ही मन सोचने लगा, मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें धीरे धीरे दिखा पाऊंगा कि उनके आसपास कौन लोग चाले चल रहे हैं और असली खेल कौन चला रहा है। अभी मैंने सिर्फ शुरुआत की है। गैब्रियल ही मेरा सबसे बड़ा निशाना है। दूसरी तरफ गैब्रियल नॉक्स अपने कमरे में गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। कार्लाइल, वो बड़बड़ाया, उसने मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। फिर अचानक वो रुक गया और अपने कांपते हाथों को देखने लगा। क्या मैं खुद को ही खो चुका हूँ? मैं आखिर क्या बन गया हूँ? काली जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू करने के बाद से मुझे अंदर से खालीपन महसूस होता है। अब तो किसी पक्षी की मौत पर भी मेरे अंदर कोई दुख नहीं उठता। अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मुझ में और उन घमंडी अमीरों में कोई फर्क नहीं बचेगा जिनसे मैं नफरत करता हूं। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। वह लड़का साम्राज्य के भविष्य के लिए सबसे अच्छा बलिदान बन सकता है। अगर कार्लाइल का पतन हो गया तो मैं उस साम्राज्य की शुरुआत कर सकूंगा जिसका सपना मैंने हमेशा देखा है। लेकिन कार्लाइल के हाथों हार मिलने के बाद गैब्रियल के अंदर गुस्सा और भी बढ़ चुका था। एक साथी कमरे में आया और बोला, महामहिम, मैं प्रिंस कार्लाइल के बारे में खबर लाया हूँ। गैब्रियल ने कहा, अंदर आओ। साथी अंदर आया तो गैब्रियल ने पूछा, इन दिनों वो किस बारे में बात कर रहा है? साथी ने बताया, कहा जा रहा है कि हेजम शाही परिवार पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और यहाँ तक कि कई बड़े सामंतों की जगह अपने लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है। गैब्रियल ने पूछा, और सामंतों का इस पर क्या रिएक्शन है? साथी ने जवाब दिया, उनमें से कई लोग घबरा गए हैं। कुछ तो मंदिर को मिलने वाला अपना समर्थन भी रोकने के बारे में सोच रहे हैं। गैब्रियल गुस्से में बोला, उन घटिया लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? थोड़े से पैसों के लिए भगवान के नाम पर हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा साम्राज्य अंदर से सड़ चुका है। साथी ने सहमति जताते हुए कहा, मैं भी यही मानता हूँ महामहिम, उन्हें बस अपना फायदा दिखाई देता है और लॉर्ड कार्लाइल उनका इस्तेमाल करके पवित्र साम्राज्य की स्थापना में रुकावट डाल रहा है। गैब्रियल गंभीर होकर बोला, ऐसे हालात को यूं ही छोड़ना बहुत खतरनाक है। मेरा मानना है कि प्रिंस कार्लाइल को भगवान की ताकत के सामने अपनी हद समझानी होगी। वैसे उस सुनसान जमीन की जांच का क्या हुआ? साथी ने बताया, वहां भेजे गए पादरी ने कुछ चौंकाने वाली चीजें खोजी हैं। उसने बताया कि उस पूरी जमीन के हर हिस्से में एक अजीब ताकत बह रही है और वो ताकत बिल्कुल वैसी ही है जैसी शक्ति आप इस्तेमाल करते हैं महामहिम। गैब्रियल की आंखें चमक उठी। सच में? तो अब मुझे जल्द ही उस सुनसान जमीन पर जाना होगा। वैसे भी मुझे प्रोवेस्ट जाना ही है। 1 महीने बाद जब कार्लाइल कायरो में था, गाइल्स की कार्लाइल और डेकर के साथ बैठक चल रही थी। गाइल्स ने कहा, यहाँ का माहौल आपके लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है, तो क्या आपको 1 और महीने रुकने के बारे में सोचना चाहिए? कार्लाइल ने शांत होकर जवाब दिया, जब कोई चीज सामने नहीं होती तो लोग उसे ज्यादा याद करते हैं। गाइल्स ने थकी हुई सांस लेते हुए कहा, इसके अलावा मेरे पिता को और ज्यादा समय तक सहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। कार्लाइल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। गाइल्स ने आखिरकार कहा, लगता है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम योजना के अनुसार 3 दिन बाद प्रोवेस्ट के लिए निकलेंगे। गाइल्स के जाने के बाद डेकर चुपचाप कार्लाइल के पास खड़ा रहा। तभी कार्लाइल ने आराम से कहा, क्या गैब्रियल ने यहाँ कोई अजीब ताकत फैलाई है? आखिर यहाँ का माहौल इतना भारी क्यों लग रहा है? जब से आप कायरो आए हैं तब से आपने ट्रेनिंग नहीं की है। शायद इसी वजह से अब आपकी मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा है। कार्लाइल हल्का मुस्कुराया, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी जो कहा है
उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। डेकर हैरान होकर बोला, क्या मतलब है? दोनों अभ्यास वाले मैदान में पहुंच गए। तलवार हाथ में लेते हुए डेकर बुदबुदाया, मेरा मतलब ये नहीं था। कार्लाइल ने उसकी लड़ने की मुद्रा को देखा और मन ही मन सोचा, ये आदमी मेरी बात सुनने में एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वही डेकर सोच रहा था, मैंने सुना है लॉर्ड कार्लाइल पूरे साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक है। देखना होगा कि वो असल में कितने मजबूत है। डेकर ने कहा, मेरी ट्रेनिंग में अभी बहुत कमी है, इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। कार्लाइल ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा जज्बा मुझे पसंद आया। पहला हमला तुम करो। लड़ाई शुरू होते ही दोनों ने तलवारों से एक दूसरे पर हमला किया। कार्लाइल ने उसका वार बचाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शुरुआत में ही गर्दन पर वार करोगे। तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरत रहे हो। डेकर ने जवाब दिया, क्योंकि असली लड़ाई में दूसरा मौका नहीं मिलता। कार्लाइल ने कहा, तुम्हारी ताकत और सहन शक्ति अच्छी है, लेकिन तुम्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। तुम्हारे वार पहले ही समझ में आ जाते हैं। दोनों लगातार तलवारें भिड़ाते रहे। तभी डेकर ने फिर से हमला किया। कार्लाइल मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, तुम अभी भी बहुत धीमे हो। कार्लाइल ने तुरंत पलटवार किया, लेकिन डेकर ने किसी तरह खुद को बचा लिया। कार्लाइल ने कहा, अब मेरी बारी है। उसने इतनी तेजी से वार किया कि कुछ ही पलों में डेकर थककर जमीन पर बैठ गया और हांफने लगा। कार्लाइल ने कहा, प्रोवेस्ट का सबसे ताकतवर योद्धा कहते हैं। अब समझ आया कि तुम मेरे वारों को इतनी देर तक रोक क्यों पाए। डेकर उठते हुए बोला, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन प्रोवेस्ट का सबसे ताकतवर योद्धा मैं नहीं, हमारी नेता है। कार्लाइल ने कहा, मुझे पता है कि मैंने काउंट प्रोवेस्ट को उस नाम से अलग रखा था, लेकिन तुम भी काफी अच्छे योद्धा हो। आखिर तुम महान आशा प्रोवेस्ट के सबसे भरोसेमंद साथी हो। डेकर हैरान होकर बोला, मेरे लिए यह सम्मान की बात है। कार्लाइल मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, पहले ये लोग मुझे देखकर इतने गंभीर रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सच कहूं तो मुझे ये लोग काफी पसंद आने लगे हैं। मैं चाहूंगा कि हम कभी कभी फिर से ऐसी ट्रेनिंग करें, यहाँ तक कि प्रोवेस्ट लौटने के बाद भी। डेकर ने जवाब दिया, मेरी ताकत अभी कम है, लेकिन जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आपकी मदद के लिए जरूर आऊंगा। कार्लाइल ने अचानक पूछा, तुम प्रोवेस्ट वापस जाने की इतनी जल्दी में क्यों हो? कहीं इसका कारण लेडी डबलेट और लेडी लापेल तो नहीं? डेकर ने हैरानी से पूछा, क्या आखिर प्रोवेस्ट के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे नहीं पता तुमने यह बात कैसे सोच ली, लेकिन नहीं, मैं महिलाओं को लेकर उतना पागल नहीं हूं जितना तुम समझते हो। डेकर कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, अच्छा ऐसा है क्या? कार्लाइल ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, काउंट प्रोवेस्ट भी मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई अजीब आदमी हूं, जबकि वह मुझे ठीक से जानती भी नहीं। फिर कार्लाइल ने कहा, काउंट प्रोवेस्ट की बात चली है तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सच कहो तो मुझे अभी भी तुम्हारे और काउंट प्रोवेस्ट के रिश्ते की पूरी बात समझ नहीं आई है। मैंने सुना है कि कभी तुम्हें उनका पति बनने के लिए भी चुना जा सकता था। यह सुनकर डेकर थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन कार्लाइल की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। किसने तुम्हें यह बात बताई? डेकर ने हैरानी से पूछा, फिर कुछ शांत होकर बोला, हाँ यह बात सच है, लेकिन किसी ने भी इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन जैसा मानते हैं। विंसेंट यानी आशा के बड़े भाई अक्सर हमारी शादी को लेकर मजाक किया करते थे, और जब भी वो यह बात छेड़ते थे आशा का चेहरा देखने लायक हो जाता था। कार्लाइल यह सुनकर कुछ देर सोचता रहा। तो इसका मतलब सर डोनोवन और काउंट प्रोवेस्ट के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है। अगर वे सच में एक दूसरे को चाहते होते तो मुझे अब तक इसकी खबर जरूर मिल गई होती। तभी डेकर ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, माय लॉर्ड, मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, अगर आप दोबारा क्राउन प्रिंस बन गए तो आशा का क्या होगा? कार्लाइल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। डेकर ने धीरे से आगे कहा, हमारे समझौते के अनुसार जब वो समझौता खत्म हो जाएगा तब आशा का आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कार्लाइल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहा, जब हमारा समझौता पूरी तरह पूरा हो जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। डेकर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, महामहिम, आप इस बात को लेकर चिंता मत कीजिए। कार्लाइल ने शांत लेकिन भरोसेमंद आवाज में जवाब दिया, मैं हमेशा उन लोगों का ख्याल रखता हूँ जो मेरे करीब होते हैं। उसी समय आशा सेसिलिया के कमरे में पहुंची। सेसिलिया ने उसे देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया। आशा ने कहा, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सेसिलिया ने जवाब दिया, तुम्हारा यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आओ यहाँ बैठो। थोड़ी देर बाद आशा, सेसिलिया और डोरोथिया तीनों साथ बैठ गई। सेसिलिया ने कहा, आज मौसम काफी गर्म है, इसलिए मैंने ठंडी चाय तैयार करवाई है। पता नहीं तुम्हें इसका स्वाद पसंद आएगा या नहीं। आशा ने कप उठाया और चाय में अपना चेहरा देखते हुए मन ही मन सोचा, इसने चाय के लिए इतनी कीमती बर्फ तक इस्तेमाल कर दी। यहाँ लोगों की जिंदगी कितनी आराम वाली है। डोरोथिया ने चाय की एक घूंट लेते ही कहा, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। सेसिलिया मुस्कुराई और बोली, मैं हर गर्मी में इसे पीना पसंद करती हूँ। इसकी खुशबू सूखे संतरे
और रोजमेरी से आती है। आशी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, संतरा क्या होता है? डोरोथिया ने हल्की हंसी के साथ समझाया, संतरा एक गोल फल होता है जिसके बाहर नारंगी रंग का छिलका होता है। उसे हटाने पर अंदर रस से भरे छोटे छोटे हिस्से मिलते हैं। आशा ने मन ही मन उस फल की कल्पना की और सोचा, दिखने में कितना अजीब फल होगा। तभी सेसिलिया ने उसकी सोच रोकते हुए कहा, अभी इन चीजों को छोड़ो। असली बात यह है कि महामहिम जल्द ही वापस आने वाले हैं। आशा का हाथ कप के ऊपर ही रुक गया। उसने तुरंत पूछा, वापस आने वाले हैं? ये खबर पक्की है? सेसिलिया के चेहरे पर खुशी आ गई। हाँ, उन्होंने सिर्फ 1 महीने में अपने लगभग सभी काम पूरे कर लिए हैं। आशा अब भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो थोड़ा आगे झुककर बोली, कृपया हमें ठीक से समझाओ, आखिर इसका मतलब क्या है? सेसिलिया मुस्कुराई और बोली, ये एक खास संदेश है जिसे सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब है कि महामहिम ने एक बार फिर राजधानी की पूरी राजनीति को हिला दिया है। महारानी और प्रिंस मार्टियस दोनों अब परेशानी में हैं और हाई टेम्पल भी धीरे धीरे हाई प्रीस्ट गैब्रियल से दूरी बनाने लगा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हाई टेम्पल महारानी के साथ मिलकर साजिश कर रहा था। असल में इस पूरी साजिश में सिर्फ गैब्रियल का हाथ था। सेसिलिया ने आगे बताया, और भी अच्छी खबर है, प्रोवेस्ट अब कई बड़े परिवारों की नजर में आ रहा है। प्रिंस कार्लाइल जिस तरह उस इलाके को दोबारा मजबूत बना रहे हैं, उसकी खबर तेजी से फैल रही है। अब कई बड़े परिवार वहां पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर आशा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर उसके चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों दिखाई देने लगी। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि इसे पूरी तरह अच्छी खबर मानो या नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो महामहिम से नाराज लोग प्रोवेस्ट को निशाना बना सकते हैं। सेसिलिया ने सोचते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी महामहिम जल्द लौटने वाले हैं, शायद 2 या 3 दिन में, महीने के खत्म होने से पहले तो वो जरूर वापस आ जाएंगे। फिर उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लौटते समय तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेकर आएंगे? आशा ने हैरानी से पूछा, तोहफा? क्या आज लेडी सेसिलिया का जन्मदिन है? सेसिलिया जोर से हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब यात्रा से लौटते समय लाए जाने वाले छोटे तोहफे से है। बड़े लोग भी जब किसी काम से दूर जाते हैं तो अक्सर अपने खास लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। आशा के गाल हल्के लाल हो गए। उसने नजरें नीचे कर ली और मन ही मन सोचने लगी, उसके जाने के बाद हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए कुछ लेकर आए। ये सोचकर मुझे खुद पर ही थोड़ा अजीब लग रहा है। उधर कार्लाइल तेज कदमों से बेकर के कमरे में पहुंचा। बेकर ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़कर पूछा, आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपके बारे में ज्यादा कुछ बताया ही नहीं गया। कार्लाइल ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं अपने कुछ निजी काम निपटाने गया था? बेकर की चिंता और बढ़ गई। उसने कहा, आप बिना किसी सुरक्षा के अकेले चले गए थे? क्या आपको पता है ये कितना खतरनाक था? महारानी चाहती तो आपको मरवा सकती थी। कार्लाइल ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात काट दी। डेकर, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। फिर उसने मेज पर एक चीज रख दी। डेकर ने तुरंत उसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? कार्लाइल ने टालते हुए कहा, ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत हो। डेकर ने पास जाकर देखा तो वहां एक खूबसूरत तलवार रखी थी जिसकी चमकती हुई धार कमरे की रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। उसने तलवार उठाई और कुछ देर उसे ध्यान से देखने के बाद कहा, महामहिम, आपके लिए शायद इससे बड़ी तलवार ज्यादा सही रहेगी। कार्लाइल ने भौं उठाकर पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसी लग रही है? डेकर ने तलवार को हाथ में घुमाकर उसकी पकड़ और वजन परखा, फिर बोला, काफी अच्छी है, मजबूत है और बहुत अच्छे लोहे से बनाई गई है। महंगी भी लग रही है। इसे देखकर लगता है कि इसे बनाने में काफी मेहनत लगी है। कार्लाइल ने पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी को दी जा सकती है? डेकर ने तुरंत उसकी तरफ देखा, क्या आप इसे किसी को देने वाले हैं? कार्लाइल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। डेकर ने कुछ सोचकर पूछा, क्या ये काउंट प्रोवेस्ट के लिए है? कार्लाइल ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे ये पसंद आएगी? डेकर ने तलवार को फिर से देखा और बोला, मुझे लगता है वो इसे जरूर पसंद करेगी। उसकी मौजूदा तलवार काफी पुरानी हो चुकी है। कार्लाइल ने धीरे से कहा, मैंने उसे नए सामान के लिए पैसे दिए थे, फिर भी उसने अपनी तलवार नहीं बदली। आखिर क्यों? डेकर ने समझाया, शायद उसे लगता है कि वो पैसा सिर्फ प्रोवेस्ट ही सेना के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और उसकी मौजूदा तलवार भी उसके पिता ने उसे दी थी, इसलिए उसके लिए वो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि पुरानी यादों की निशानी है। कार्लाइल का चेहरा गंभीर हो गया। सिर्फ पुरानी यादों के लिए किसी पुरानी तलवार को पकड़े रखना सही नहीं है। यादें किसी तलवार की धार को तेज नहीं करती। यह तलवार हल्की है, मजबूत है और अच्छे लोहे से बनाई गई है। यह जल्दी खराब नहीं होगी और आसानी से टूटेगी भी नहीं। मैंने इसके रूप पर भी खास ध्यान दिया है। डेकर हल्का मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, आप कह रहे हैं कि आपने इसे बस ऐसे ही चुना है, लेकिन साफ दिख रहा है कि आपने इसके बारे में बहुत सोचा है। आशा इसे जरूर संभाल कर रखेगी। अगर इस पर उसका नाम भी खुदवा दिया जाए तो यह उसके लिए और खास हो जाएगी। डेकर ने यह बात जोर से कही, यह अच्छा विचार है। कार्लाइल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा,
मैंने भी यही सोचा था। डेकर ने मन ही मन समझ लिया कि नाम खुदवाना सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। महामहिम चाहते हैं कि यह तलवार आशा के लिए हमेशा एक खास निशानी बनी रहे। शायद वो चाहता है कि जब भी आशा इसे हाथ में ले उसे उसकी याद आए। कार्लाइल की नजर तलवार पर टिक गई और उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं भी यही चाहता हूँ। 3 दिन बाद महारानी बीट्रिस एक अंधेरे कमरे में गैब्रियल के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में ऐसी बेचैनी थी जैसे वो किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रही हो। बेआदर कमीना, बीट्रिस गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। उसे भगवान की योजना के बीच दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? गैब्रियल ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा और पूछा, उस योजना का क्या हुआ जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? बीट्रिस ने मेज पर रखा कागज गुस्से से पटक दिया। तुम तलाक वाली योजना की बात कर रहे हो। वो योजना कभी पूरी ही नहीं हो पाई। आखिर उनके बीच ऐसा क्या रिश्ता है कि अब वो काउंटेस परवेज के साथ बिल्कुल असली पति की तरह रहने लगा है? फिर उसने गुस्से से कहा, दूसरे इलाकों से आए मेहमानों ने खुद देखा था कि त्योहार के दौरान दोनों ने एक ही रात साथ बिताई थी। अब ये बात पूरे राजघराने और बड़े लोगों के बीच फैल चुकी है। गैब्रियल का चेहरा गंभीर हो गया। तो ये खबर बाहर निकल गई। बीट्रिस ने तुरंत कहा, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात हमारी तरफ से बाहर कैसे जा सकती है। गैब्रियल ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपकी लापरवाही है, लेकिन आपने प्रिंस मार्कस को वो दवा देना शुरू कर दिया है ना? बीट्रिस की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? गैब्रियल की आवाज अचानक सख्त हो गई। क्या तुम मुझसे भी बातें छिपाने लगी हो? उस दवा की वजह से उसकी सतर्कता और ध्यान कमजोर हो जाता है। बीट्रिस ने हैरानी से कहा, मुझे तो इसके ऐसे असर के बारे में पता ही नहीं था। गैब्रियल ने लंबी सांस ली। अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। हमें उसी हिसाब से आगे की योजना बनानी होगी। फिर उसने बताया, काउंट जूलियट की बेटी जो कुछ समय के लिए प्रोवेंस में रहने गई थी, वही इन बातों को बाहर फैला रही है। हमें खुद जाकर पूरी बात की जांच करनी होगी। बीट्रिस ने पूछा, लेकिन वहां किसे भेजेंगे? किसी आम आदमी को भेजना शक पैदा कर सकता है। गैब्रियल के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। मैं खुद जाऊंगा। एक पुजारी का वहां जाकर किसी पति पत्नी को संतान के लिए आशीर्वाद देना बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। बीट्रिस का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये तो बिल्कुल सही रहेगा। मुझे तुम पर भरोसा है गैब्रियल। बस किसी भी तरह कार्लाइल को नीचे गिराना। उसने आगे बढ़कर उसके पैरों के पास घुटने टेक दिए और बोली, मुझे भरोसा है कि तुम भगवान की इच्छा पूरी करोगे। कुछ दिनों बाद कार्लाइल अपनी गाड़ी से उतरते ही आसपास की हवा को महसूस करके बोला, जैसा मैंने सोचा था, यहाँ की हवा कितनी साफ और ताजा है। जाइल्स ने उसकी बात सुनकर कहा, यूरो और परवेज की हवा में वैसे ज्यादा फर्क नहीं है। शायद आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि परवेज का मौसम ज्यादा ठंडा है। कार्लाइल कुछ पल चुप रहा और मन ही मन सोचने लगा, खैर, आखिरकार ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। हैरानी की बात है कि इंपीरियल पैलेस से ज्यादा मुझे ये जगह अपनी लगती है। तभी आशा उसके पास आई और बोली, आपने बहुत मेहनत की है योर हाइनेस। आपके सुरक्षित वापस लौटने पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। कार्लाइल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेहनत तो तुमने की है काउंटेस परवेज। आशा ने शांत होकर कहा, यहाँ हर किसी ने अपनी पूरी मेहनत की है। कार्लाइल ने उसे ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो जानबूझकर मुझसे नजरें चुरा रही है, लेकिन अभी उसका ध्यान भटकाने का समय नहीं है। उसने अपनी टीम की तरफ मुड़कर कहा, राजधानी से जो भी सामान लाया गया है उसे अंदर पहुंचा दो। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद तुम सबको आज आराम करना चाहिए। फिर उसने जाइल्स की तरफ देखा और कहा, लॉर्ड जाइल्स। हाँ योर हाइनेस। जाइल्स ने जवाब दिया, मुझे यूरो में जो कुछ हुआ उसके बारे में बाकी लोगों को बताना है। आप सभी को मेरे कार्यालय में बुला लीजिए। थोड़ी देर बाद कार्लाइल अपने कार्यालय में अपनी पूरी टीम के साथ बैठा था। उसने कहा, इतने समय बाद तुम सबको देखकर अच्छा लग रहा है। शायद लेडी डुप्राथ ने तुम्हें कुछ बातें पहले ही बता दी होंगी, लेकिन मैं यूरो में हुई पूरी स्थिति एक बार फिर समझा देता हूँ। मेरे पिता अभी भी पहले जैसे ही है। एम्प्रेस अपनी चालें चल रही है और मार्टियस भी अब काफी अजीब व्यवहार कर रहा है और मुझे हाई प्रीस्ट गैब्रियल पर भी काफी शक है। जाइल्स ने तुरंत कहा, प्रिंस मार्टियस की हालत ठीक नहीं लग रही। उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा तेज हो गई है और वो किसी भी बात पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। कार्लाइल ने गंभीर होकर कहा, शायद एम्प्रेस ने जानबूझकर ऐसा किया है। मुझे लगता है या तो वो शराब का आदी हो रहा है या फिर उसे किसी तरह की दवा दी जा रही है। आशा ने पूछा, तो क्या एम्प्रेस अपने ही बेटे को इस तरह बिगड़ने दे रही है? कार्लाइल ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि उसके लिए ऐसा बेटा संभालना ज्यादा आसान होगा जिसे अपनी बात समझने और फैसला लेने की ताकत ही न रहे। डेकर ने पूछा, क्या एम्प्रेस खुद राज करना चाहती है? कार्लाइल ने कुछ पल सोचकर कहा, मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे को सिर्फ अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हाई प्रीस्ट गैब्रियल
उसे इतनी आसानी से ऐसा करने देगा। लायनल ने झिझकते हुए पूछा, हाई प्रीस्ट गैब्रियल के बारे में आपने जो कहा उसके पीछे असल में क्या है? कार्लाइल ने कहा, जितना मैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही वो अजीब लगता जा रहा है। गैब्रियल और उसके आसपास के कुछ पुजारी खुद को शुद्ध विचारों वाला समूह मानते हैं। पुराने और कट्टर नियमों के कारण दूसरे पुजारियों ने उन्हें काफी समय से अलग कर रखा है, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच गैब्रियल अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुआ। उसकी शक्ल, बोलने का तरीका और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता ने उसे बहुत तेजी से ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। अब बड़े घराने और राज परिवार तक उसके प्रभाव में है। लायनल ने कहा, मतलब वो असल में कोई धार्मिक आदमी नहीं बल्कि ताकत का भूखा हुआ इंसान है। फिर अगर वो खुद को इतना शुद्ध मानने वाले लोगों का नेता है तो राजनीति में दखल क्यों दे रहा है? कार्लाइल ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि वो सच में उन लोगों जैसा नहीं है। वो सिर्फ उनके विश्वास का फायदा उठा रहा है। जो लोग खुद को बहुत कट्टर मानते हैं उन्हें अपनी बात मनवाना आसान होता है। लायनल ने सिर हिलाया, सही कहा, मजबूत विश्वास रखने वाले लोगों को अपने हिसाब से चलाना आसान होता है। कार्लाइल ने कहा, फिलहाल इस मामले की और जांच करो। कुछ पुजारियों को उनके पद से हटाना ही अभी काफी होगा। कार्लाइल कुर्सी पर पीछे झुक गया और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं यूरो में कुछ और समय रखता तो हाई चर्च के लोगों को इस्तेमाल करके इंपीरियल फैमिली की पूरी व्यवस्था हिला सकता था। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो पिता को मेरे खिलाफ जाने का एक और कारण मिल जाता। शायद मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए जब तक वो खुद कोई बड़ी गलती न कर बैठे। कुछ देर बाद कार्लाइल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमें परवेज को इतना मजबूत बनाना होगा कि दूसरे बड़े घराने यहाँ आने के लिए बिगाड़े नहीं। अगर परवेज मजबूत हो गया तो पिता का बागी यहाँ लगने की जरूरत होगी और मुझे लगता है कि काफी अजीब व्यवहार होगा। उसकी नजर आशा पर गई, लेकिन जैसे ही आशा ने उसकी तरफ देखा उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। कार्लाइल मन ही मन सोचने लगा, ये मुझसे नजरें क्यों बचा रही है? क्या वो मुझसे नाराज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बुरा लगा हो कि मैं यूरो से उसके लिए कोई तोहफा नहीं लाया? तभी लायनल ने पूछा, क्या आपको कुछ याद आया? कार्लाइल तुरंत संभल गया और बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, आज की रिपोर्ट यही खत्म करते हैं, तुम सब जाकर आराम करो। बाकी लोग वहां से चले गए, लेकिन कार्लाइल ने आशा को रोक लिया। काउंटेस परवेज, मुझे तुमसे थोड़ी देर और बात करनी है। आशा रुक गई और बोली, क्या आप मुझसे कोई निजी बात करना चाहते हैं? कार्लाइल ने बिना कुछ कहे एक कपड़े में लिपटी चीज उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, इसे लो। आशा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? उसने कपड़ा खोला तो अंदर एक खूबसूरत और मजबूत तलवार रखी थी जिसकी धार कमरे की रोशनी में चमक रही थी। कार्लाइल ने शांत मुस्कान के साथ कहा, ये तुम्हारे लिए है, एक तोहफा, इसे खोलकर देखो। आशा ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या ये मेरे लिए है? कार्लाइल ने शांत होकर कहा, बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी और को देने के लिए तुम्हें कोई तोहफा दूंगा? तोहफे अक्सर उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं, भले ही उसके लिए कोई बहाना ही क्यों ना हो। आशा ने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए इतनी खास हूँ। कार्लाइल ने पूछा, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? आशा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे पसंद है, मैं बस सोच रही हूँ कि आपने मुझे ये क्यों दिया। कार्लाइल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें खुद की सुरक्षा के लिए दे रहा हूँ। हमें नहीं पता कि महारानी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आगे क्या चाल चल सकती है, और तुम्हारी पुरानी तलवार भी काफी पुरानी हो चुकी थी। आशा ने गहरी सोच में सिर हिलाया। कार्लाइल ने आगे कहा, वैसे भी हमारा समझौता खत्म होने से पहले तुम मर नहीं सकती। मेरा मानना है कि तुम्हें अपनी पुरानी तलवार को याद के तौर पर संभाल कर रख लेना चाहिए और अब से इसी तलवार का इस्तेमाल करना चाहिए। आशा ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाराज, अब जब आपने मुझे ये तलवार दी है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे समझौते के खत्म होने तक जिंदा रहूं। उसकी बात सुनकर कार्लाइल कुछ पल के लिए चुप रह गया और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। समझौता खत्म होने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि समझौता खत्म होने के बाद भी तुम मेरे साथ रहो। आशा हल्का सा मुस्कुराई, मेरे लिए ये सम्मान की बात है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि जितने लंबे समय तक संभव हो जिंदा रहो। अगली सुबह आशा अपनी नई तलवार से अभ्यास कर रही थी। मन ही मन सोचते हुए उसने तलवार को देखा, जैसा मैंने सोचा था ये सच में बहुत शानदार हथियार है। क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? तलवार की मूंछ पर लगा चमड़ा बेहद अच्छी गुणवत्ता का था और उस पर एक सुंदर नक्काशी भी बनी हुई थी। ध्यान से देखने पर उसे उस पर लिखा मिला, देवताओं का आशीर्वाद आशा के लिए। उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गईं। क्या उसने ये तलवार खास मेरे लिए बनवाई थी? तभी कार्लाइल वहां आकर बोला, तुम सुबह से ही इतनी मेहनत से अभ्यास कर रही हो। आशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा, आपको अभी भी आराम करना चाहिए था। आप इतनी सुबह
कैसे उठ गए? कार्लाइल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। तुम्हें भी आराम करना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ अभ्यास कर रही हो। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। क्या हम थोड़ा अभ्यास करें? कार्लाइल ने पूछा। क्या तुम पहले वार करोगी? आशा ने तलवार उठाते हुए कहा, ठीक है, जैसा मुझे सिखाया गया है मैं वैसे ही करूंगी। दोनों के बीच अभ्यास शुरू हो गया और तलवारों की टकराने की आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। कार्लाइल ने आशा के वार रोकते हुए कहा, पिछली बार की तुलना में तुम काफी तेज हो गई हो। मैंने पहले भी महसूस किया था, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि तुम सच में लड़ने के लिए ही बनी हो। मैंने सुना है कि गार्ड डोनोवन के अनुसार अपने भाई बहनों में तुम्हें सबसे ज्यादा समझदारी मिली है। आशा ने पलटकर कहा, लगता है उसने बिना सोचे कुछ भी बोल दिया। उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी बात कितनी शर्मनाक थी। कार्लाइल ने पूछा, तुमने इतनी अच्छी लड़ाई कब से सीखी? आशा ने जवाब दिया, मैंने बचपन से ही अभ्यास किया है। मेरे पिता मुझे दौड़ने की ट्रेनिंग देते थे ताकि किसी खतरे के समय मैं भागकर बच सकूं। लेकिन मैंने सोचा कि दुश्मन से भागते हुए मरने से बेहतर है कम से कम एक दुश्मन को साथ लेकर मरूं। कार्लाइल ने कहा, लगता है बचपन से ही तुम काफी आक्रामक थी। आशा ने तुरंत जवाब दिया, जिस लड़ाई से बचा जा सकता हो उसे स्वीकार करना आक्रामकता नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में भागना पसंद करेंगे। कार्लाइल ने उसकी तलवार रोकते हुए कहा, बहुत कम लोग अपने शरीर को तुम्हारी तरह इतनी मेहनत से तैयार करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि किसी महिला का शरीर इतना मजबूत और फिट हो सकता है। आशा उसकी बात सुनकर एक पल के लिए हैरान रह गई। कार्लाइल ने तुरंत मन ही मन सोचा, मैंने अभी क्या कह दिया? अभ्यास मैदान में तलवारों की आवाज लगातार गूंजती रही। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के सामने अभ्यास करते रहे, लेकिन आखिरकार आशा ने पीछे हटकर अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और कहा, आज के लिए इतना काफी है, मैं पहले अंदर जा रही हूँ। इतना कहकर उसने हल्का सा सिर झुकाया और वहां से चली गई। कार्लाइल उसकी पीठ को देखते हुए कुछ देर तक चुप रहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काउंटेस परवेज ने मेरी कही बात समझ ली है। दूसरी तरफ आशा तेज कदमों से अपने कमरे की ओर जा रही थी और उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैं पागल हो रही हूँ क्या? उसी समय मेरे दिमाग में ऐसी बात क्यों आई? कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अचानक क्राउन प्रिंस के साथ अभ्यास बीच में ही क्यों रोक दिया? मैंने कोई वजह भी नहीं बताई। अगर उन्हें लगा कि मैंने शाही परिवार का अपमान किया है तो तब तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। क्या मुझे हमेशा की तरह बिना किसी डर के बात टाल देनी चाहिए? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सोच टूट गई। वो जल्दी से उठी और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, अंदर आओ। निना अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी मालकिन, मैंने सुना है कि आप आज सुबह अभ्यास मैदान में गई थी। आपको पसीना भी आया होगा। क्या मैं आपके लिए नहाने का पानी तैयार कर दूं? आशा ने शांत आवाज में कहा, हाँ तैयार कर दो। निना अपना काम करने लगी और तभी उसे कुछ याद आया। वैसे क्या आपने सुना, महामहिम कार्लाइल ने यहाँ सभी लोगों के लिए तोहफे लाए हैं? आशा ने हैरानी से पूछा, नहीं, मुझे पहली बार पता चल रहा है। निना ने बताया, सभी नौकरानियों को सुंदर स्कार्फ मिले हैं, लेकिन मुझे शॉल मिला है क्योंकि मैं आपकी निजी नौकरानी हूँ। उन्होंने घर की देखभाल करने वाली महिला के लिए भी एक कोट खरीदा है। हालांकि गर्मी के मौसम में स्कार्फ और कोट देना थोड़ा अजीब लगता है ना? परवेज में इतनी जल्दी ठंड भी तो नहीं पड़ती। आशा ने ध्यान भटकते हुए कहा, हाँ ऐसा ही है। निना हंसते हुए बोली, मैं बहुत ज्यादा बोलती रहती हूँ ना, मुझे अब आपका नहाने का पानी तैयार करना चाहिए। तभी आशा ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट मिना, अगर यहाँ सभी में लेडी लापेल और लेडी दे प्रेट भी शामिल है तो उन्हें भी तो तोहफे मिले होंगे, है ना? निना ने कुछ सोचकर कहा, हाँ सही है। क्या आपको पता है उन्हें क्या मिला? दूसरी मंजिल के ज्यादातर लोगों को चाय मिली है जो सर्दियों में काम आएगी। मैंने और कुछ नहीं सुना, इसलिए शायद उन दोनों को भी चाय ही मिली होगी। आशा कुछ देर तक चुप रही। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, महामहिम ने लेडी सेसिलिया या लेडी डोरोथिया को कोई खास तोहफा नहीं दिया। निना ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं मेरी मालकिन? आशा ने तुरंत जवाब दिया, कोई खास वजह नहीं है, अब तुम जा सकती हो। निना कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने आशा के चेहरे को गौर से देखा। अकेली होते ही आशा ने गहरी सांस ली। मुझे शांत रहना होगा। महामहिम ने बस अपनी आदत के अनुसार उपयोगी चीजें तोहफे में दी हैं। शायद दूसरी महिलाओं को भी वैसे ही कुछ सामान मिला होगा जैसे मुझे तलवार मिली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई खास चीज सिर्फ मेरे लिए दी है। अगले दिन बेकर और आइजैक किसी जरूरी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी बेकर की नजर तलवार लिखकर वहां से गुजरती आशा पर पड़ी। उसने आवाज लगाई, आशा जरा हमें वो तलवार दिखाओ जो महामहिम कार्लाइल ने तुम्हें दी है। आशा रुक गई और तलवार उनकी ओर बढ़ा दी। आइजैक की आंखें चमक उठी। ये तलवार तो सीनियर विलेन की बनाई हुई है। आशा ने हैरानी से पूछा, सीनियर विलेन क्या है? बेकर ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम्हें सीनियर विलेन के बारे में नहीं पता? ये दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन तोहफा है। बेहतरीन तलवार बनाने वाली जगहों में से एक है। सिर्फ उनका नाम ही
इस तलवार की कीमत बहुत बढ़ा देता है। ऐसी तलवार की कीमत तो एक बड़े घर जितनी हो सकती है, आइजैक ने मुस्कुराते हुए कहा, और उनकी तलवारें लगभग कभी टूटती नहीं है। तुम्हें तो एक बेहद कीमती चीज मिली है। आशा ने तलवार को देखते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मुझे यकीन है कि महामहिम ने सिर्फ मुझे देने के लिए इतनी खास तलवार नहीं खरीदी होगी। आइजैक हंस पड़ा। सीनियर विलेन की तलवार कोई ऐसी चीज नहीं है जो रास्ते में मिल जाए। तुम्हें ये इसलिए मिली है क्योंकि तुम महामहिम की पत्नी और काउंटेस हो। आशा के मन में फिर वही विचार आया, मुझे बेवजह अपनी उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए। पास की खिड़की से यह सब देखते हुए सेसिलिया चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें आशा पर टिकी थी और उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दे रही थी। उसी समय कार्लाइल अपने कार्यालय में लियोनेल के साथ कागज देख रहा था। तभी चित्रकार अंदर आया और झुककर बोला, महामहिम, चित्र तैयार हो गया है। कार्लाइल कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, इसमें इतना समय क्यों लग गया? चित्रकार थोड़ी झिझक के साथ बोला, मैं कई दिनों से इस पर काम कर रहा था। बीच में चित्र की पूरी रचना बदलनी पड़ी, इसलिए मुझे एक अलग अंदाज में दूसरा चित्र बनाना पड़ा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं इसे दोबारा बना सकता हूँ। कार्लाइल ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, पहले मुझे दिखाओ, देखते हैं कैसा बना है। चित्रकार ने धीरे से चित्र सामने रखा और कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजर उसी पर टिक गई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।